स्टैक का भी यूज करना पड़ता है। जैसे जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन होती है, उसमें हम क्या करते हैं, प्रोसेसर आर्किटेक्चर पे काम कर रहे हैं। ये चीज हमें कितनी होगी 24। लेकिन अगर आप ध्यान से पहले एड्रेस पे जाओगे ना, फिर इंस्ट्रक्शन आएगी, को यूज किया जाता है और इनका यूसेज में आपको ओके सो हेलो एवरीवन मेरा नाम है यश। हे एवरीवन मेरा नाम है यश और आज डेट है याद कर लेना चाहिए। आज डेट है 19 मई 2024 और कल चेन्नई मैच हार गई थी, जिसके लिए अलग दुख है, वो साइड रखते हैं। बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, इसी बता रहे। पर मेन जो बात ये है कि अभी हमारे एग्ज़ाम्स के टाइम चल रहे हैं और ये अभी मतलब करंटली मैं वेटर में पंखा बंद करने गया था। करंटली मैं 6th सेमेस्टर में हूँ और 6th सेमेस्टर की बात करें तो टू बी वेरी 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 ऑनेस्ट मैंने अभी कुछ नहीं पढ़ा। मतलब हर सेमेस्टर में ये ऐसा होता था कि नहीं पढ़ा एग्जाम से पहले, पर इस सेमेस्टर में कुछ ज़्यादा ही हुआ। पिछले में मतलब पहले तो हमेशा थोड़ा थोड़ा पढ़ भी लेते थे, इसमें ना बराबर भी नहीं पढ़ा। एंड एग्ज़ाम्स 22 से हैं और आज डेट है 1900। तो करना ये है ना कि मैंने सोचा क्यों ना हम एक वीडियो बनाएं जिसमें मैं एक ही दिन में सारा पूरा सेमेस्टर कंप्लीट करूं पढ़ने का। क्योंकि हमारे में ऐसा होता है ना कि हम प्लेलिस्ट देखते हैं यूट्यूब की, जो उसी से काम चलना होता है। जो आईटी वाले होते हैं मेनली, मतलब जो वो होते हैं ना मैकेनिकल वगैरह वालों को, उनके तो बहुत ज़्यादा वो सॉल्व वगैरह करने पड़ते होंगे, मैकेनिकल सिविल में न्यूमेरिकल्स वगैरह। पर हमारे में ऐसा कोई सीन नहीं होता है, तो ये फ़ायदा भी हो सकता है हमारे, या जो भी। तो हमें प्लेलिस्ट देखनी है, प्लेलिस्ट देख के मेरा, अगर मैंने पूरी प्लेलिस्ट देख ली तो मेरा कंप्लीट हो जाएगा। अब ऐसा नहीं कि मैंने प्लेलिस्ट पहले नहीं देखी, मैंने प्लेलिस्ट पहले भी देखने के लिए बहुत बार सोचा, पर मेन ये होता था कि जब भी मैं प्लेलिस्ट चालू करता था एक वीडियो खत्म हुई उतने में सो जाता था मैं। मान ली कि भगवान कसम भाई, पूरी रात भर मैं इंस्टा चलाते रहता था, फिर 12 बजे करीब पढ़ने जाता था, वीडियो ऑन की, नींद लग गया, सो गया, दिन में ऑन की, सो गया। ऐसे ही होता, सही बता रहा हूँ। और यूट्यूब वगैरह पे भी लगे रहते थे इधर वीडियो वगैरह एडिट करने, हालांकि वीडियो भी सही से एडिट करके पोस्ट नहीं करता है। एंड इग्नोर दीज थिंग्स या। तो चलते हैं 2 मिनट की वीडियो के, चलते हैं लैपटॉप खोलते हैं और पढ़ते हैं। और कितने देर तक, कितनी लंबी ये वीडियो बनेगी मुझे खुद भी नहीं पता। मैं शूट चाहता पहले फ़ोन से शूट करके ऐसे करूँ, पर फिर फ़ोन से अवॉइड किया मैंने, सब उसी से कर ले रहे हैं। तो अभी किसी से, लैपटॉप से। तो चलते हैं, देखते दिखाते हैं, जो होता बताते हैं। दुआ करो कि मैं पढ़ लिख के मतलब सेमेस्टर में कंप्लीट हो जाए। बाकी कैसा फीडबैक वगैरह क्या रहता है वो सब चीज़ें बाद में बता दूँ। मेरा ट्राइपॉड है जिसमें मैं रख रहा था ये फ़ोन, और घर की हालत बहुत ख़राब कर रखी होगी मैंने, क्योंकि ऐसे रहता है ना, सफाई सफाई करने से बहुत दूरी का वो नाता नहीं रहता हमारा। तो ऐसी सारी चीज़ें पड़ी हैं यहाँ पे। अभी पढ़ना हमें, कितने देर तक पढ़ेंगे अब खुद भी नहीं पता। एक दो बंदे हैं एक्चुअली, मैं बता दे रहा हूँ। एक तो गेट स्मैशर हो गए एंड सेकंड वन इज़ 5 मिनट इंजीनियरिंग। इन दोनों की वीडियोस देख के मुझे पढ़नी है, तो आते इस सेटअप पे फिर दिखाते हैं। तो एवरीथिंग इज डन नाउ। उम्मीद करता हूँ मेरी आवाज़ सही से आ रही हो। तो मेरे पास और कोई ऑप्शन क्या, मतलब ऐसा था कि ये वीडियो मेरे व्यूज़ के लिए नहीं है। मैंने सोचा कि वीडियो जब मैं डाल ही रहा हूँ तो क्यों ना कुछ ऐसा डालूं जिससे मेरा फ़ायदा हो। तो चलो मैंने यही सोचा कि ये हराम मुझे पसंद नहीं, मेरी एक से बता रहा हूँ। तो मेरा पहला जो पेपर है वो है माइक्रो प्रोसेसर का। माइक्रो प्रोसेसर, भाई स्पेलिंग, माइक्रो प्रोसेसर स्पेलिंग भी है ना, हाँ। अरे यार आर लिख गया यहाँ पे मैंने, सॉरी, ये टाइपिंग की मिस्टेक है। तो माइक्रो प्रोसेसर का मेरा पहला एग्जाम है। सर्च करते हैं, प्लेलिस्ट दो आएंगी, आइधर वो होगी हमारे गेट्स मेसर की या होगी हमारे 5 मिनट इंजीनियरिंग की। ये दोनों प्लेलिस्ट मुझे देखनी है। पहले मैं ये वाला कंप्लीट करूंगा, फिर उसके बाद नीचे वाला। उम्मीद करता हूँ ऑन है। ओके, रिकॉर्डिंग ऑन है, तो प्ले करते हैं यहीं से। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेशर्स। इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है और माइक्रो प्रोसेसर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं इसमें बताने जा रहा हूं, जो कि आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट तो है ही, साथ ही साथ अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें तो उसमें भी कहीं ना कहीं इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। तो देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें सीपीयू माइक्रो प्रोसेसर, बात एक ही है। सीपीयू जो है वो जनरली हम जनरल टर्म में बोलते हैं, बट उसकी एक्चुअल में जो इंप्लीमेंटेशन है वो है माइक्रो प्रोसेसर। और अगर हम बात करें माइक्रो प्रोसेसर की, तो जब से ये टर्म माइक्रो प्रोसेसर आया है और इसको जब से हम लोग ने और ज्यादा शॉर्ट कर दिया और ज्यादा कॉम्पैक्ट कर दिया है, तब से साइज ऑफ द सीपीयू इज गेटिंग लेसर। अदरवाइज क्या था कि जो सीपीयू का साइज है वो बहुत बड़ा था पुराने टाइम की अगर हम बात करें, लेकिन जैसे जैसे सिस्टम आया एसएसआई, एमएसआई, उसके बाद वीएलएसआई, तो वहां से लेके जब अब हम बात करते हैं तो सिस्टम का साइज जो है वो बहुत ही छोटा हो गया। तो देखो, माइक्रो प्रोसेसर इज अ स्मॉल साइज्ड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इनसाइड अ कंप्यूटर दैट कैरीज आउट वेरियस टास्क इन्वॉल्वड इन द डेटा प्रोसेसिंग एज वेल एज अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। भाई सीपीयू वाली डेफिनेशन है, बस इसको हम थोड़ा सा इस तरीके से बोलते हैं कि सीपीयू जनरल टर्म है, इट इज एक्चुअली द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द सीपीयू। माइक्रो प्रोसेसर इज बिल्ड ओवर एन इंटीग्रेटेड सर्किट कंप्राइजिंग मिलियन ऑफ स्मॉल। तो सब कुछ ऑलमोस्ट क्लियर नहीं है।
बस ये हुआ था ना कि अभी जब मैं देख रहा था इसमें तो कैमरे में थोड़ा उल्टा सा आ रहा था, तो इसलिए थोड़ा चेंज किया। आप दोबारा शुरू करते हैं। बस इसको हम थोड़ा सा इस तरीके से बोलते हैं कि सीपीयू जनरल टर्म है, इट इज एक्चुअली द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द सीपीयू। माइक्रोप्रोसेसर इज बिल्ड ओवर एन इंटीग्रेटेड सर्किट कंप्राइजिंग मिलियन ऑफ स्मॉल कंपोनेंट्स लाइक रेजिस्टर्स, ट्रांजिस्टर्स एंड डायोड्स। तो आपको मैंने इंटीग्रेटेड सर्किट्स का पूरा कहानी बताई थी लास्ट वीडियो में, वही चीज मैं यहां पे दोबारा से आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं कि एक ही स्मॉल चिप के ऊपर आपके रेजिस्टर्स जो है या फिर ट्रांजिस्टर्स, डायोड्स, इनको कंबाइन करके जो है वो बनाया हुआ माइक्रोप्रोसेसर, और उसका काम क्या है, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करना। और देखो साइज क्यों कम होता जा रहा है 1950 से लेके अगर हम 2000 अब अगर हम बात करें तो हमारा सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन जो है वो इस तरीके के माइक्रोप्रोसेसर आज के टाइम पे आ रहे हैं, जिनको हम फिफ्थ जनरेशन माइक्रोप्रोसेसर भी बोलते हैं। मोर देन यू कैन से कि मोर देन 10 मिलियन नंबर ऑफ क्या है आपके ट्रांजिस्टर्स, अदर जो कंपोनेंट्स है वो एक ही चिप के ऊपर जो है वो लगा दिए गए हैं। देन अगर हम बात करें यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ माइक्रोप्रोसेसर की, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, अभी हम लोग जो है वो फिफ्थ जनरेशन में है, जिसमें हमारे पास पहले पेंटियम था, सेलेरॉन था, ज़ियोन था, उसके बाद आपका क्वाड आया, ऑक्टा आया। जो हम बात करते हैं ऑक्टा की, क्वाड की, वो सारे जो है वो फिफ्थ जनरेशन में आते हैं। उससे पहले आपके यही थे इंटेल 8080, मोटोरोला, इंटेल 8086, ये सारे जो है आपको मतलब प्लान करने की जरूरत नहीं है, जस्ट एक बार गो थ्रू कर लो ताकि आपको एटलीस्ट पता लग जाए कि किस टाइम पे कौन सा चल रहा था। वर्ड साइज की अगर हम बात करें तो ये आपका 4 टू 8 बिट। आज हम लोग बात करते हैं 64 बिट विंडोज में यूज करते हैं ना, तो 64 बिट विंडोज आपने सुना होगा, तो 64 बिट विंडो यूज करते हैं। 32 बिट भी कहीं यूज होती है, लेकिन रिकमेंड यही है कि मैक्सिमम 64 बिट जो है वो विंडो यूज करो, क्योंकि वर्ड का साइज अभी जो है वो कितना चल रहा है 64 बिट, जिसको हम 8 बाइट भी बोल सकते हैं। क्लॉक स्पीड, ऑब्वियसली क्लॉक स्पीड जितनी ज्यादा होगी, नंबर ऑफ क्लॉक्स उतनी ज्यादा जनरेट होगी और उतना ही फास्ट जो है वो प्रोसेसर वर्क करेगा, और इसको बोलते हैं मल्टी कोर। ये आपको पूरी कहानी बताता हूं। सबसे पहले वर्ड साइज क्या है कि प्रोसेसर एक बार में कितनी बिट्स को पैरेलली जो है वो प्रोसेस कर सकता है, दैट इज अ वर्ड साइज। तो यहाँ पे अब आज के टाइम पे अगर बात करें तो हम लोग 64 बिट वर्ड जो है वो यूज कर रहे हैं। तो 64 बिट का मतलब क्या है कि आपकी जो उसकी वजह से मेमोरी की रिक्वायरमेंट भी होगी ज्यादा और प्रोसेसिंग भी आपकी कहीं ना कहीं फास्ट हो चुकी है। और अगर बात करें मेमोरी के साइज की, तो डिपेंडिंग ऑन द वर्ड साइज द साइज ऑफ द रैम आल्सो वेरीज। ऑब्वियसली वर्ड साइज बढ़ गया तो पहले जो रैम थी वो भी कितनी आती थी एमबीज में। आज के टाइम पे अगर रैम की बात करें तो 16 जीबी 32 जीबी तक तो नॉर्मल हमारे लैपटॉप में आने लगी, और 64 आपके बिट साइज की वजह से, वर्ड साइज की वजह से अभी एक्साबाइट तक की मेमोरी को भी क्या करती है, सपोर्ट कर सकती है। तो ये आपकी पॉसिबिलिटी है। क्लॉक स्पीड की बात करें तो क्लॉक स्पीड भी ऑब्वियसली नंबर ऑफ पल्सेस दैट इज जनरेटेड पर सेकंड, और जैसे हम इसको हर्ट्ज में मानते हैं, किलो हर्ट्ज, मेगा हर्ट्ज, गीगा हर्ट्ज। अब तो सिस्टम आपके जो सीपीयू है वो गीगा हर्ट्ज तक की स्पीड में, मतलब एक काम को अगर करना है तो गीगा हर्ट्ज का मतलब क्या है, 10 रेज़ टू पावर 9 आपके जो है वो टोटल क्लॉक पल्सेस जनरेट हो सकते हैं। तो इतनी हाई स्पीड जो है वो आपकी बन रही है। कोर्स की बात करें तो कोर्स क्या है, कितने कंप्यूटेशनल यूनिट्स हैं। हम लोग बात करते हैं मल्टी प्रोसेसिंग आर्किटेक्चर की, हमारे पास मल्टीपल प्रोसेसर्स हैं, लेकिन अगर हम मल्टीपल सीपीयूज लगाएंगे ना अपने लैपटॉप में तो कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगी, साइज भी बढ़ेगा। तो बेटर क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव और साइज इफेक्टिव बनाने के लिए क्या करते हैं, कोर्स ज्यादा लगा देते हैं, जैसे ड्यूल कोर, क्वाड कोर, ऑक्टा कोर। ऑक्टा कोर का मतलब क्या है कि 8 कंप्यूटेशनल यूनिट पैरेलली वर्क करते हैं, तो प्रोसेस को थ्रेड्स में स्मॉल साइज प्रोसेसिंग में कन्वर्ट करके पैरेलली उनको एग्जीक्यूट किया जाता है, जिससे स्पीड जो है वो बहुत बढ़ती है और वी फील लाइक कि हम लोग मल्टी प्रोसेसर आर्किटेक्चर पे काम कर रहे हैं। ये चीज हमें जो है वो फील आता है उसमें। देन माइक्रो कंट्रोलर की बात करें तो माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर में क्या फर्क है। माइक्रो प्रोसेसर इज ओनली अबाउट व्हाट कि स्मॉल चिप जिसके ऊपर मल्टीपल रजिस्टर्स, ट्रांजिस्टर्स ये सारे वर्क करते हैं, इसमें हम सिर्फ सीपीयू की बात करते हैं। लेकिन माइक्रो कंट्रोलर अपने आप में एक छोटा कंप्यूटर है जिसका स्पेसिफिक काम ही है, जैसे वॉशिंग मशीन की बात कर लो, आप माइक्रोवेव की बात कर लो, या किसी गाड़ी के सिस्टम की बात कर लो, ऑटोमोबाइल सिस्टम की बात कर लो, उसका जो पर्पस होता है वो स्पेसिफिक ही है। या एसी की बात कर लो, वो सारे एक स्पेसिफिक काम ही करते हैं। लेकिन उसमें जो माइक्रो कंट्रोलर होता है उसकी एक ही चिप के ऊपर आप बोल सकते हो कि वहां पे सीपीयू भी है, वहां पे आपका मेमोरी आर्किटेक्चर भी है, वहां पे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस भी हैं, और वो सारे कनेक्टेड हैं एक दूसरे से बस के थ्रू। लेकिन उसमें आप एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी ऐड नहीं कर सकते, उसका फिक्स काम है। जैसे वॉशिंग मशीन का फिक्स काम है, जो करती वही करेगी, उसके अलावा एक्स्ट्रा कोई कंप्यूटेशन नहीं कर सकती। ऐसी एसी का, ऐसी माइक्रोवेव का, सबका फिक्स काम है, वही चीज करती है। तो वो चीज वहां पे माइक्रो कंट्रोलर का यूज किया जाता है, जहां पे स्पीड की हम बहुत बात नहीं करते या कंप्यूटेशनल बड़ी से बड़ी नहीं करते। लेकिन जब हम अपने जनरल पर्पस सिस्टम की बात करते हैं, जनरल लैपटॉप्स की, पीसीस की, तो वहां पे हम लोग बात करते हैं माइक्रो प्रोसेसर की, जिसमें हम लोग सीपीयू की स्पेसिफिक बात करते हैं, क्योंकि वहां पे स्पीड बहुत ज्यादा चाहिए हमें, प्रोसेसिंग स्पीड जिसको बोलते हैं, साइज कम से कम चाहिए, तो वो माइक्रो प्रोसेसर जो है वो अलाउ होता है। थैंक यू। माइक्रो प्रोसेसर का पर्पस होता है प्रोग्राम के अंदर जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं उनको एग्जीक्यूट करना। जैसे उसके अंदर एएलयू यूनिट होता है तो अरिथमेटिकल लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस को एक एक करके क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। लेकिन अगर मैं उसी माइक्रो प्रोसेसर के साथ मेमोरी जिसके अंदर रैम एंड रोम आती है, टाइमर एंड इनपुट आउटपुट पोर्ट्स को अगर मैं एम्बेड करके एक ही चिप में डाल दूं तो ये सिंगल चिप बन जाती है माइक्रो कंट्रोलर, जो कि आपके घरों में जितने भी एप्लायंसेस, इलेक्ट्रॉनिक एप्लायंसेस है, चाहे फ्रिज की बात करो, एसी की बात करो, टीवी की बात करो, रिमोट की बात करो, सब जगह जो है वो माइक्रो कंट्रोलर यूज किया जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे जितने भी रिमोट्स, कैलकुलेटर, इन सब में माइक्रो कंट्रोलर चिप यूज की जाती है। अब यहाँ पे जो माइक्रो प्रोसेसर होते हैं बड़े लिमिटेड पावर का होता है, बहुत हाई एंड पावर की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपके जो जनरल पर्पस सिस्टम है, जैसे आपका कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, उनमें पावरफुल माइक्रो प्रोसेसर को यूज किया जाता है। लेकिन अगर इन सबको कंबाइन कर दो, माइक्रो कंट्रोलर एक परफेक्ट फ्यूजन ऑफ टॉप क्लास फीचर्स Motorola Edge 50 Fusion। इस फोन में भर भर के ये स्टूडेंट्स वेलकम टू गेट्स मेशर्स। आज की वीडियो में लेके आया हूं इंट्रोडक्शन टू 8085 माइक्रो प्रोसेसर, और इसमें मैं 8085 माइक्रो प्रोसेसर रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे यहां पे डिस्कस करूंगा। तो भाई फटाफट वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर तक नहीं किया तो कर लीजिए, तो और डिवाइस से सब्सक्राइब करवा सकते हो, शेयर कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट लाइन है इंटेल 8085। इसको इंटेल क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज़ इंटेल कंपनी ने इसको डिजाइन किया था। इट इज एन 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर प्रोड्यूस्ड बाय इंटेल इन 1976। तो ये कब आया एक्चुअली में, 1976 मार्च 1976 में आया। और ये यहाँ आयरलैंड से हार गए, फिर इनको कश्मीर भी चाहिए। तुम लोग आईपीएल में बिजी थे, ये यहाँ आयरलैंड से हार गए। ये है एक्चुअल में 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर। तो आपने बहुत सारे माइक्रो प्रोसेसर के बारे में सुना होगा, जैसे 8080 इट इज अ 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर। आपने सुना होगा 8086 दैट इज अ 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर। तो जब भी कोई माइक्रो प्रोसेसर के बारे में बात करते हैं कि 8 बिट का है, ये 16 बिट का है, तो एक्चुअल में ये चीज किसके ऊपर डिपेंड करती है, डेटा बस के साइज के ऊपर डिपेंड करती है कि आपके माइक्रो प्रोसेसर में जो डेटा बस है वो कितने साइज की, उसके अंदर कितने नंबर ऑफ लाइंस है। तो हमेशा याद रखना, इसके अंदर आपकी जो डेटा बस है वो होती है 8 बिट की। तो इसीलिए इस माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर। 8086 में 16 बिट की डेटा बस होती है, इसीलिए उसको बोलते हैं 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर। कई बार पूछ लेते हैं इंटरव्यूज में या कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम में, तो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इट इज अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ 8080 विद 2 एक्स्ट्रा इंस्ट्रक्शंस। वैसे तो एक्चुअली में काफी इंस्ट्रक्शंस इसके अंदर, काफी चीजें मॉडिफाई की हुई हैं, लेकिन मेनली यहां पे आती है, यहां
है रिम एंड सिम इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे एक्चुअली हम कर रहे हैं सेट इंटरप्ट मास्क। यहाँ पे क्या करें, सेट इंटरप्ट मास्क या फिर रीड इंटरप्ट मास्क करें। होता क्या है कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरप्ट्स होते हैं। इंटरप्ट्स क्या है कि जैसे सीपीयू कोई पर्टिकुलर काम कर रहा है, बाहर क्या होगा, कोई हार्डवेयर के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई या सॉफ्टवेयर के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई, तो एक्चुअली क्या होता है, जो रनिंग काम कर रहा है सीपीयू, उसको रोक के उसको उस तरफ जाना पड़ता है, कोई ट्रेजेडी की तरफ जाना पड़ता है। जैसे नॉर्मली पुलिस स्टेशन है, पुलिस स्टेशन में बहुत सारे लोग वहां पे क्या कर रहे हैं, नॉर्मली अपना काम कर रहे हैं, लेकिन एकदम से जो कॉल आती है कि कुछ इमरजेंसी, तो उनको रोक के पहले उस जगह पे जाना पड़ता है। तो वही इस इंटरप्ट्स का फंडा होता है। तो यहाँ पे अगर मुझे किसी पर्टिकुलर इंटरप्ट को इनेबल करना है, डिसेबल करना है, इवन सीरियल इनपुट या फिर सीरियल आउटपुट की भी फंक्शनलिटी जो है वो इसके अंदर डाली है 8085 में, व्हिच वाज नॉट प्रेजेंट इन द 8080। इसके अलावा भी जैसे पावर कंजम्पशन की बात करें तो 8080 ज्यादा पावर कंजम्पशन करता था, ये कम करता है। स्पीड की बात करें तो इसकी स्पीड बेटर है एज कंपेयर टू 8080। तो ये काफी चीजें जो है वो इंप्रूव की थी इसके अंदर 8085 के अंदर। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 1976 में आया और मल्टीपल जैसे पर्सनल कंप्यूटर्स के अंदर, वीडियो गेम के कंसोल्स उनके अंदर भी यूज किया गया और इवन साइंटिफिक कैलकुलेटर्स उनके अंदर भी यूज किया गया और बाद में 2000 तक, सन 2000 तक जो है ये काफी पॉपुलर रहा। उसके बाद आ गया 8086 इसके बाद, ठीक है। तो इसका आप कह सकते हो कि इसका प्रीडिसेसर कौन सा है, 8080, और इसका सक्सेसर नेक्स्ट कौन सा था, 8086। कई बार ये पॉइंट्स पूछ लेते हैं। देन वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, इट इज अ 40 पिन इंटीग्रेटेड सर्किट डिवाइस। तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ पिन्स हैं, 40 पिन्स हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उन 40 पिन्स को एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि उसके ऊपर क्वेश्चन जो है वो आ जाता है। तो ये 40 पिन जो है वो डिवाइस आप याद रखना। इट्स ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसीज आर दीस। वैसे तो अगर हम बात करें 8085 की, अगर आपसे पूछ ले या 8085A भी लिख देते हैं इसके अंदर, कई बार इस तरीके से भी लिख देते हैं 8085A, तो याद रखना इसकी तो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है 3 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। ये हमेशा याद रखना। मतलब एक जो टाइम पीरियड है वो आपका कितना होगा, एक टाइम पीरियड 1/3 आप कह सकते हो मेगा का, 1/3 मेगा। तो इसको आप क्या कह सकते हो, एक तरह से 1/3 माइक्रोसेकंड, क्योंकि आपका एक्चुअली मेगा का 10^6, तो आप डिवाइड करो तो 1/3 माइक्रोसेकंड का आप कह सकते हो एक टाइम पीरियड। तो ये काफी हाई फ्रीक्वेंसी जो है वो, तो ये वर्क करता है। तो अगर बात करें यहाँ पे 5 या फिर 6 एक्चुअली इसके अंदर डिफरेंट वर्जन आए। 8085 के अंदर जो है वो 8085-2 आया, 8085AH1 आया, उनके अंदर जो है वो मल्टीपल अलग-अलग ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी थी, लेकिन इसकी याद रखना 3 मेगाहर्ट्ज ही है। Then 8085 use a single 5 voltage power supply। ये भी पॉइंट याद रखना, कई बार डायरेक्टली पूछ लेते हैं। तो 5 वोल्टेज की पावर सप्लाई। देन इट हैज 16 बिट एड्रेस बस। तो आपको पता लग गया डेटा बस कितने की है, ये 8 बिट की, और एड्रेस बस कितने की है, 16 बिट की। याद रखना। तो इसका मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 16 बिट एड्रेस बस। जैसे देखो यहां पे अगर हम बात करें 16 बिट अगर मेरी एड्रेस बस है, तो यानी ये कितने एड्रेसेस को रेफरेंस कर सकती है, कितने एड्रेसेस को ये एक्चुअल में रिलेट कर सकती है, 2^16 एड्रेसेस को। देखो कैसे, फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई मेमोरी है, ठीक है, और मेमोरी के अंदर लेट्स सपोज मेरे पास 8 स्लॉट्स है, ठीक है। तो मेरे पास अगर मेरे पास इस तरीके से 8 स्लॉट है तो हम कैसे देते हैं, 000 001 010 011 100 101 110 एंड 111, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि मेरे पास जो मेरी एड्रेस बस है, लेट्स सपोज मेरी एड्रेस बस का साइज है 3 बिट, ठीक है, 3 बिट। इसका मतलब क्या है, ये कितने रेफरेंसेस, कितने मेमोरी लोकेशंस को ये रेफर कर सकती है, डिनोट कर सकती है, 2^3 दैट इज 8। तो देखो एड्रेस बस में अगर मैं एड्रेस बस की बात करूं 3 बिट की, तो अगर मैं इसके अंदर लिख दूं लेट्स से 001, तो इसका मतलब क्या है, ये इस पर्टिकुलर लोकेशन पे जाके डेटा को फेच कर सकती है। तो ये एक्चुअली में होती है कि आप कितने साइज की मेमोरी को इसके साथ अटैच कर सकते हो। अगर 3 बिट की है तो आप कह सकते हो कि टोटल लोकेशन कितनी होगी, 8, और हर एक लोकेशन में आप 1 बाइट डेटा स्टोर कर सकते हो। अगर हर एक लोकेशन में 1 बाइट स्टोर कर सकते हो, टोटल लोकेशन आपकी 8 है, तो यानी टोटल मेमोरी साइज हो गया 8 बाइट। तो अगर मेरे पास 16 बिट की एड्रेस बस है, तो यानी कितनी टोटल लोकेशंस को ये पॉइंट कर सकती है, 2^16, और हर एक लोकेशन में बाय डिफॉल्ट साइज जो है वो लेके चलते हैं 1 बाइट का, व्हिच इज 8 बिट। तो अगर मैं इसको 1 बाइट से मल्टीप्लाई कर दूं तो यानी क्या हो गया, 2^16 बाइट। इसको क्या लिख सकते हो, 2^16 को क्या लिख सकते हो, 2^6 into 2^10। 2^10 क्या होता है, किलोबाइट होता है। जैसे 2^20 मेगा, 2^30 गीगा, ये होता है किलोबाइट, ठीक है। और 2^6 क्या होता है, 64। तो याद रखना, कई बार आपसे पूछ लेते हैं, तो 64 किलोबाइट की मेमोरी को आप इसके साथ अटैच कर सकते हो, इंटरफेस कर सकते हो। 8085 के अंदर अपनी कोई मेमोरी नहीं है, वो सिर्फ उसको पॉइंट कर रही है जिस मेमोरी को, तो एक्चुअल में 64 केबी तक के साइज को आप प्रेजेंट कर सकते हो बाय यूजिंग द 8085। तो ये मेन पॉइंट्स है रिलेटेड टू 8085, ये याद रखना। डायरेक्टली पूछ लेते हैं, एक नंबर में आ जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या इंटरव्यूज में। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम लोग 40 पिन इंटीग्रेटेड सर्किट। थैंक यू। Tired of long videos, lectures, tutorials, conference videos? Rest assured, ये स्टूडेंट्स वेलकम टू क्विक मेजर्स। आज की वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं एक्सटर्नल आर्किटेक्चर ऑफ 8085 माइक्रोप्रोसेसर, या इसको आप 40 पिन आर्किटेक्चर भी बोल सकते हो, क्योंकि आपको मैंने लास्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन टू माइक्रोप्रोसेसर बताया था कि 8085 में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो आपको लास्ट वीडियो में बताए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं चेक की तो एक बार जरूर चेक कर लेना, ऊपर आपको आई सेक्शन में उसका लिंक आ रहा होगा। तो अगर आपने वीडियो चेक की तो ठीक है, अगर नहीं भी चेक की तो एटलीस्ट आपको ये पता है कि जो मेरा माइक्रोप्रोसेसर है 8085 उसमें 40 पिन है, तो उन हर एक पिन का सिग्निफिकेंस क्या है, हर एक पिन का सिग्निफिकेंस क्या है, क्योंकि आपके एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं। तो देखो सबसे पहले अगर बात करें 8085 को हम क्या बोलते हैं, 8 बिट माइक्रोप्रोसेसर। क्यों? क्योंकि जो डेटा बस है, डेटा बस का साइज होता है 8 बिट, और जो एड्रेस बस होती है इसमें एड्रेस बस का साइज होता है 16 बिट। तो सबसे पहले हम इन्हीं पिन से स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे आपके दिमाग में आएगा कि सर 8 बिट तो डेटा बस के लिए और 16 बिट होगी आपकी मतलब एड्रेस, तो यानी टोटल आपकी पिन कितनी होगी, 24। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पे 24 पिन को यूज नहीं किया, यहां पे पिन कितने यूज किए, 16 नंबर ऑफ पिन यूज किए। तो देखो कैसे, यहां पे अगर ध्यान से देखो A8 से A15 क्या है, ये एड्रेस बस के लिए पिन, मतलब ये जो है आपकी 8 एड्रेस बस को डिनोट कर रही है। और जो दूसरा आपको दिख रहा है AD0 से लेके AD7, ये एक्चुअल में क्या किया हुआ है, ये एक्चुअल में मक्स किया हुआ है। किसका मक्स का मतलब दोनों का मिक्सिंग किया हुआ है, एड्रेस का और डेटा का। मतलब जब हम चाहते हैं कि डेटा बस के तौर पे इसको यूज करें तो हम इसको डेटा के तौर पे यूज करते हैं, जब हम चाहते हैं इसको एड्रेस के तौर पे यूज करें तो हम इसको एड्रेस के तौर पे यूज कर सकते हैं। तो इससे हुआ क्या, मेरी नंबर ऑफ पिन्स को थोड़ा हमने रिड्यूस किया, 24 की जगह टोटल 16 पिन में ही काम चल गया। अब देखो होगा कैसे, ये एक्चुअल में होगा कैसे, यहां पे जो है वो ALE बड़ा यूज होता है। ALE का एक्चुअल में एड्रेस लैच इनेबल, ये एक्चुअल में करता क्या है, हमें पता है कि यार जब हम एड्रेस को, जैसे देखो आपने फॉर एग्जांपल माइक्रोप्रोसेसर कहता है मुझे मेमोरी से कुछ रीड करना है या मुझे मेमोरी में कुछ राइट करना है, आईओ डिवाइस को कुछ रीड करना है, जैसे इनपुट डिवाइस से मुझे कुछ रीड करना है, आउटपुट डिवाइस पे कुछ राइट करना है। तो जब भी रीड राइट होगा एक्चुअल में सबसे पहले आप उस एड्रेस पे पहुंचोगे तभी तो रीड राइट होगा। जैसे आपने अपने दोस्त से कुछ सामान लेने जाना है या उसको सामान देने जाना है, अरे पहले उसके घर पे पहुंचोगे, पहले उस एड्रेस पे पहुंचोगे, फिर रीड राइट करोगे। तो वही चीज यहां पे है, पहले तो आपको उस एड्रेस पे पहुंचना है। तो यानी जब हम एड्रेस बस को यूज कर रहे हैं तो डेटा बस यूज हो रही है, और जब हम डेटा को कर रहे हैं मतलब जब हम रीड राइट कर रहे हैं तब एड्रेस की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हम ऑलरेडी उस पे पहुंच चुके हैं। तो इसी का सिग्निफिकेंस इन्होंने लिया। तो ये जो ALE है ना, एड्रेस लैच इनेबल, ये कहता है कि जब ALE की वैल्यू 1 होगी तो यानी ये मेरा एड्रेस के तौर पे यूज
होगी, मतलब आप कह सकते हो कि ये वाली सारी पिन एज एड्रेस यूज होंगी। तो देखो 8 ये एड्रेस, 8 ये एड्रेस, टोटल क्या होगी आपकी 16 बिट जो है वो एड्रेस के तौर पे यूज होगी। आप उस एड्रेस पे जाओ, डेटा को फेच करो, जो भी आपको करना है। अगर ये ALE की वैल्यू है 0, तो ये वाली जो पिन है ये एक्चुअल में यूज होगी एज ए डेटा बस। तो यहां पे आप क्या करोगे, जब ALE की वैल्यू 0 है तो आप 8 बिट डेटा जो है वो रीड कर सकते हो या फिर राइट भी कर सकते हो, क्योंकि ये वाली जो है वो बाई डायरेक्शनल है। आप रीड भी करना चाहते हो या राइट करना चाहते हो, दोनों में से जो भी काम करना चाहते हो, तो ये बोथ बाई डायरेक्शनल। लेकिन एड्रेस ऑब्वियसली माइक्रोप्रोसेसर उस एड्रेस पे जाएगा, वहां से कुछ लेके नहीं आएगा, वहां पे हमें जो है वो याद रखना, तो इसलिए इसको बाई डायरेक्शनल जो है वो मेंशन किया हुआ है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी IO एंड M। ये एक्चुअल में पिन का पर्पस क्या है, अब इसमें भी देखो वैल्यू या तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1 होगी या वैल्यू क्या होगी 0। अब अगर वैल्यू इसकी 1 है तो एक्चुअल में क्या करें हम, इनपुट आउटपुट डिवाइस से कुछ रीड राइट करना चाहते हैं, मतलब एक तरह से इनपुट आउटपुट डिवाइस को इनेबल कर दिया। इनपुट डिवाइसेस आपको पता होगा, कीबोर्ड माउस सारे, आउटपुट डिवाइस भी आपको पता है, प्रिंटर मॉनिटर। तो अगर मैंने उनको यूज करना है तो हम इसको बंद कर देते हैं, और अगर मुझे मेमोरी को यूज करना है, मतलब मेमोरी से कुछ रीड राइट करना है, जैसे रैम है उसमें से, तो फिर हम इसको वैल्यू को क्या कर देते हैं 0 कर देते हैं। ये जो है वो फंडा कहलाता है। अब इसके बाद आ जाती है रीड एंड राइट। अब रीड एंड राइट का फंडा क्या है, वही सेम चीज, अगर मेमोरी से या इनपुट आउटपुट डिवाइस से कुछ रीड करना चाहते हो, जैसे देखो आपने IO इसकी वैल्यू, इस पिन की वैल्यू 1 कर दी, मतलब आपने इनपुट आउटपुट डिवाइस को इनेबल कर दिया। अब आपने अगर RD की वैल्यू यहां पे 0 दी तो एक्चुअली क्या कर रहा है, ये रीड कर रहा है कहां से, इस पर्टिकुलर थिंग से, मतलब कोई ना कोई पर्टिकुलर IO डिवाइस से, लेकिन उसका एड्रेस क्या है, वो एड्रेस इस एड्रेस बस पे चला जाएगा। तो आप पहले उस एड्रेस पे पहुंच जाओ, आपने IO डिवाइस को इनेबल कर दिया और वहां से कुछ आप रीड कर रहे हो। अगर आप राइट करना चाहते हो तो यानी राइट वाली बिट को आप इनेबल कर दो। और एक्चुअल में ये बात जो है वो ऊपर क्या रिप्रेजेंट कर रही है, कई बार ये पूछ लेते हैं, इसको होते हैं लो इनेबल्ड पिन। लो इनेबल्ड पिन का मतलब क्या है, जनरली क्या होता है, जब हम फैन को ऑफ करना है या ऑन करना है, तो जब ऑन करते हैं तो एक तरह से हम कहते हैं 1 किया तो ऑन हो गया, 0 किया तो ऑफ हो गया। लेकिन लो इनेबल्ड का मतलब क्या होता है, जब हमने 0 पास किया तब वो चल पड़ी चीज, और जब 1 पास किया तब वो बंद हो गई। तो एक्चुअल में क्या है, ये बात का मतलब है कि अगर हम 0 देंगे तो ये रीड इनेबल हो जाएगा, अगर हम 1 देंगे तो रीड इनेबल नहीं होगा। ऐसे ही आपका राइट जो है वो 0, मतलब 0 जब हम देंगे तो इनेबल हो जाएगा। तो ये भी देख लो बाहर की तरफ डायरेक्शन है, क्योंकि आप उस जगह पे जाके कुछ रीड या फिर राइट करना चाह रहे हो। अगर IO है तो 1 किया तो यानी इनपुट डिवाइस से रिलेटेड, अगर मेमोरी वाली वैल्यू इसको 0 किया तो यानी मेमोरी से कर रहे हो। उसके बाद आ जाता है आपका S1 S2, ये आपकी स्टेटस बिट या स्टेटस पिन भी आप इसको बोल सकते हो। ये एक्चुअल में है ये सारी स्टेटस एंड कंट्रोल बिट्स आप कह सकते हो इनको। स्टेटस का मतलब क्या है कि आप जो है वो मेमोरी से कुछ रीड कर रहे हो, मेमोरी में कुछ राइट हो, जैसे देखो S1 S2 है तो यानी आपके भाई कॉम्बिनेशन बन गई 0001 1011। अब 0 के लिए आप कह सकते हो कि जैसे 00 है तो मतलब हॉल्ट, कोई भी काम नहीं कर रहा, मतलब इसके अलावा आप जैसे ऑपरेंड को फेच करो या आप लेट्स सपोज वहां पे मेमोरी में जाकर कुछ रीड कर रहे हो, राइट करो, मतलब एट प्रेजेंट माइक्रो प्रोसेसर क्या कर रहा है, उसका स्टेटस क्या है, कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, वो स्टेटस एक्चुअल में S1 और S2 से पता लग जाता है। फिर ALE वो मैंने आपको बता दिया कि इन दोनों को मक्स करने के काम आता है, ताकि 24 पिन की जगह आप कम पिन से भी काम चला लो, क्योंकि इंटीग्रेटेड डिवाइस है, जितनी पिन कम होगी उतना ही बेनिफिट है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास ये वाली पिन। इन पिन में हमारे पास सबसे पहले क्या आता है, ये वाली आ जाती है आपकी ट्रैप्स, ट्रैप RST 6.5 7.5 यहां तक। ये एक्चुअल में क्या है, रिलेटेड टू द इंटरप्ट्स। इंटरप्ट्स मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, अगर आपने नहीं पढ़ा तो ऊपर आपको सेक्शन में लिंक आ रहा होगा। इंटरप्ट्स एक्चुअली होता क्या है कि कुछ एकदम से इमरजेंसी आ गई, माइक्रोप्रोसेसर अपना काम कर रहा था चुपचाप, कोई इंस्ट्रक्शन आई उसको एग्जीक्यूट कर रहा है, ये वो रीड राइट कर रहा है, एकदम से कोई पावर फेलियर हो गया, हार्डवेयर फेलियर हो गया, या माउस से किसी ने कुछ क्लिक कर दिया या कीबोर्ड से कुछ प्रेस कर दिया, तो रनिंग प्रोसेस को बीच में रोके इंटरप्ट को हैंडल करना पड़ता है। तो उसको एक्चुअल में क्या किया हुआ है, मल्टीपल कैटेगराइजेशन में डिवाइड किया हुआ है। तो टैप एक्चुअल में क्या है, वन ऑफ द हाईएस्ट प्रायोरिटी इंटरप्ट, मतलब जैसे पावर फेलियर हो गया या एकदम से हीट इतनी जनरेट होगी तो सिस्टम को बंद करना पड़ रहा है, तो वो वाले जो सारे हार्डवेयर से रिलेटेड वो ट्रैप में आ जाते हैं। फिर 7.5 6.5 ये भी डिफरेंट सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स भी है, और ये इनकी प्रायोरिटी जो है वो ट्रैप से थोड़ी कम होती है, बट ये भी आपके ट्रैप्स के अंदर या आप कह सकते हो इंटरप्ट्स के अंदर आते हैं। तो अगर उस टाइप का इंटरप्ट कोई जनरेट हुआ तो ये इनवर्स क्यों है, जैसे बाहर से कोई ना कोई इसको इनेबल करेगा, बाहर से कोई ना कोई भेजेगा कि देयर इज अ टैप, देयर इज RST 7.5, देयर इज RST 5.5। तो ये एक्चुअल में जैसे INT है, ये भी क्या एक तरह से इंटरप्ट है जो कीबोर्ड या फिर माउस के क्लिक होने पे जनरेट होता है। तो जब भी इस तरीके के आते हैं तो ये एक्चुअल में क्या करता है, फिर माइक्रोप्रोसेसर को अपने काम धंधा को छोड़ के पहले इंटरप्ट को हैंडल करना पड़ता है। तो एक्चुअल में होता है क्या, यहाँ पे जैसे ही यहाँ से पिन में 1 आया तो एक्चुअल में माइक्रोप्रोसेसर क्या बोलेगा, ओहो इंटरप्ट आ गया, तो फिर क्या करेगा, वो सबसे पहले एक्नॉलेजमेंट बिट को आगे भेजेगा। एक्नॉलेजमेंट बिट मतलब अरे यार मेरे पास अगर ट्रांजैक्शन, मैं कोई ट्रांजैक्शन कर रहा हूं और ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई, लास्ट में कोई मैसेज नहीं आया कि ये ट्रांजैक्शन इज कंप्लीटेड सक्सेसफुली, है वो तो मैं तो वेट ही करता रह जाऊंगा, तो लास्ट में आता है कि ट्रांजैक्शन इज सक्सेसफुली कंप्लीटेड। तो उसका मतलब क्या है, एक एक्नॉलेजमेंट आ गई, मेरे पास एक स्लिप आ गई, तो जिससे पेरिफेरल को या डिवाइसेस को लगेगा कि ठीक है माइक्रोप्रोसेसर को पता लग गया, वो कुछ करेगा। तो एक्चुअल में जब भी कोई यहां से इंटरप्ट जनरेट होता है तो ये बोलेगा ओके मैं कुछ करता हूं, ठीक है। तो ये एक्चुअल में क्या एक तरह से एक्नॉलेजमेंट की तरह वर्क करता है। उसके बाद आ जाता है यहाँ पे होल्ड, होल्ड एंड होल्ड एक्नॉलेजमेंट। ये क्या है, ये DMA कंट्रोलर के थ्रू कनेक्ट होता है। DMA कंट्रोलर क्या होता है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। जल्दी होता क्या है, जब भी हम इनपुट आउटपुट डिवाइस से मेमोरी से, जैसे इनपुट आउटपुट डिवाइस कह रहा है मुझे कोई मेमोरी को रीड करना है या कुछ राइट करना है, तो बीच में माइक्रोप्रोसेसर जो है, बीच में जो ये है, ये एज ए मिडिल एंटिटी वर्क करता है। लेकिन कई बार क्या होता है, DMA कहता है माइक्रोप्रोसेसर तू रुक जा, उनको डायरेक्टली करने दे, मतलब तू अपनी एड्रेस बस और डेटा बस को रिलीज कर दे। इनपुट आउटपुट डिवाइस डायरेक्टली जो है वो मेमोरी को कुछ रीड राइट करना चाहती है, तो उस केस में हम चाहते हैं कि तू होल्ड पे रह, थोड़ी देर के लिए अपनी एड्रेस बस और डेटा बस को छोड़ दे, रिलीज कर दे। तो उसके लिए जब भी कोई आएगी DMA कंट्रोलर के थ्रू कोई रिक्वेस्ट आएगी तो वो इसके थ्रू आएगी। तो जैसे यहां से 1 आया मतलब DMA कंट्रोलर कहता है तू रिलीज कर थोड़ी देर के लिए, फिर ये बोलेगा ओके, तो एक्नॉलेजमेंट मतलब ओके, तो ये इनवर्ड है या आउटवर्ड है, ये DMA कंट्रोलर बोलेगा ओके मैं रिलीज करता हूं, तो इससे को पता लग गया। और ये याद रखना कि ये जो होल्ड वाली है ये इनसे भी ज्यादा प्रायोरिटी है, मतलब टैब वैसे हाईएस्ट प्रायोरिटी है लेकिन होल्ड की टैब से भी ज्यादा हाईएस्ट प्रायोरिटी है। तो आप कह सकते हो कि अगर होल्ड और टैब दोनों में से 1 आ गया, दोनों पे 1 आ गया, तो वो सबसे पहले होल्ड वाली को एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, पहले तू कर, उसके बाद इसको हैंडल करेगा। फिर आ जाता है जी रीसेट, रीसेट आउट। एक्चुअली क्या है रीसेट का मतलब क्या, रीसेट इनका मतलब क्या है, माइक्रोप्रोसेसर को अगर रीसेट करना है तो माइक्रोप्रोसेसर को रीसेट करना, इसके ऊपर भी बार का मतलब लो इनेबल्ड, मतलब अगर 0 आया तो माइक्रोप्रोसेसर क्या हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा, और अगर 1 आया तो कुछ नहीं होगा। और रीसेट आउट का मतलब अगर माइक्रोप्रोसेसर किसी पेरिफेरल डिवाइसेस को, पेरिफेरल मतलब IO डिवाइसेस को अगर रीसेट करना चाहता है तो फिर वो यहां से क्या भेजेगा, 1 भेजेगा और वो डिवाइस को रीसेट कर सकता है। फिर आ जाता है आपका रेडी। रेडी का फंडा क्या है, रेडी एक्चुअल में कहां से आ रही है, बाहर से आ रही है। बाहर कौन, रेडी एक्चुअल में कौन है, पेरिफेरल डिवाइसेस, डिफरेंट डिवाइसेस होते हैं जैसे कीबोर्ड है, माउस है, वो डिवाइसेस भेज रहे हैं माइक्रोप्रोसेसर को कि आई एम रेडी। एक्चुअल में होता क्यों, क्योंकि माइक्रोप्रोसेसर जो है वो 3 मेगाहर्ट्ज पे काम करता है, मतलब 3 मेगाहर्ट्ज का मतलब क्या है, इसकी जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है वो 3 मेगाहर्ट्ज, यानी एक टाइम पीरियड हो गया 1/3। इसको आप क्या कह सकते हो, जैसे टाइम पीरियड क्या होता है 1 फ्रीक्वेंसी, तो इसको आप कह सकते हैं 1/3 मेगा। मेगा का मतलब क्या होता है 10⁻⁶, तो ऊपर जाके क्या हो गया 10⁻⁻6, यानी 1/3। सुबह से खाना नहीं खाया। कि माइक्रो सेकंड में ये एक काम कर सकता है, और पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं स्लो, तो अगर ये काम करता गया तेजी तेजी, डिवाइसेस बोलेंगे यार रुक जा मैं ओवरफ्लो हो गया, तो उस केस में क्या करेगा, पेरिफेरल डिवाइस भेजेगा ठीक है अब मैं रेडी हूं, अब तो नेक्स्ट बिट को भेज सकता है या नेक्स्ट बिट को राइट कर सकता है। तो एक तरह से आपस में सिंक्रोनाइज करने में हेल्प करता है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है यहाँ पे देन SID इन एंड SID आउट। ये एक्चुअल में क्या है, सीरियल इनपुट एंड सीरियल आउटपुट के लिए, तो ये सपोर्ट करता है सीरियल इन या फिर सीरियल आउटपुट। अगर आप डेटा भेजना चाहते हो तो उसके लिए आपकी ये 2 पिन जो है वो वर्क करती है। इसके अलावा ये सारी पिन हो गई, सिर्फ 5 पिन इसके अलावा और है, एक है आपकी VCC। VCC पिन क्या है, अगर 5 वोल्ट, आपको पता है कि 5 वोल्टेज पे काम कर रहा है, तो 5 वोल्टेज जब आप दोगे तो VCC के थ्रू दोगे। एक होती है इसमें VSS जो ग्राउंड के थ्रू कनेक्ट होती है, ग्राउंड के साथ जो है वो कनेक्ट होता है। एक होती है इसमें X1 एंड X2 और एक होती है इसके अलावा इसमें क्लॉक।
क्लॉक मतलब जैसे बहुत सारी डिवाइसेस होती है जो क्लॉक के थ्रू काम नहीं करते, उनके साथ कोई क्लॉक नहीं होती, तो माइक्रो प्रोसेसर क्या कहता है, उस क्लॉक के थ्रू, इस क्लॉक पल्स के थ्रू जो है वो उनके साथ रिलेट हो जाता है, मतलब उनके साथ जो है वो एक तरह से सिंक्रोनाइज करना चाहता है, तो वो इस क्लॉक पल्स के थ्रू हो जाता है। X1 X2 क्या है, X1 X2 क्या होता है, एक तरह से क्रिस्टल ऑसिलेटर होता है जिसके साथ ही कनेक्टेड होती है बिट्स, और वो क्रिस्टल ऑसिलेटर का पर्पस क्या है कि 3 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी जनरेट करना ताकि माइक्रो प्रोसेसर वर्क करे। एक्चुअली ये 6 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है, और ये एक्चुअली क्या होता है, ऑसिलेटर जो जनरेट करता है उसकी डिवाइड बाय 2 एक्चुअली यूज होती है, तो ये जनरेट तो 6 मेगाहर्ट्ज करता है लेकिन डिवाइड बाय 2 होने की वजह से 3 मेगाहर्ट्ज रह जाती है, और फिर 3 मेगाहर्ट्ज पे ये प्रोसेसर जो है वो वर्क करता है। तो ये सारी की सारी 40 पिन जो है वो इस तरीके से वर्क करती है। ये सारे पॉइंट्स नोट कर लेना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कॉलेज यूनिवर्सिटी में जहां भी पूछे आप इजीली आंसर दे सकते हैं। थैंक यू। ये स्टूडेंट्स, वेलकम टू बिट्स मेजर्स। आज की स्टडी में लेके आया हूं वर्किंग ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर, मतलब किस तरीके से ये काम करता है, इंटरनल स्ट्रक्चर भी बोल सकते हो आप 8085 की, और इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं विद एग्जांपल एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि इसको अगर एग्जांपल के बिना करोगे ना तो समझ ही नहीं आएगा। समझ क्या, मैं अगर अपनी भी बात करूं, अपना भी बताऊं, तो मैंने जब अपने बीटेक के टाइम पे ये चीजें पढ़ी थी तो समझ तो दूर की बात है। अब इसे देख के ऐसा क्यों लग रहा है बंद ही करना सही हो रहा था। हर बार मैं आके इसी वीडियो पर रुक जा रहा था, ऑलमोस्ट सही बता रहा हूँ। मतलब जितने बार मैं पढ़ने आया मैं सोचता था कि पढ़ेंगे, इधर ही आकर रुक जाते थे, फिर उसके बाद नींद ही लग जाती थी, ऐसा हो जाते थे। क्या भाई, क्या होगा। मतलब इसको देख के पहले तो बुक ही बंद कर देते थे, और आप भी वीडियो मत बंद कर देना कि सर ये कौन सा खतरनाक डायग्राम ले आए, बट एक्चुअल में आज के टाइम पे आप मोबाइल यूज कर रहे हो, फोन यूज कर रहे हो, इवन इस वीडियो को देखने के लिए भी जो लैपटॉप या फोन यूज कर रहे हो उसकी जो बैकबोन है वो क्या है, माइक्रो प्रोसेसर। तो आज के टाइम पे ठीक है हम लोग बहुत पावरफुल माइक्रो प्रोसेसर को यूज करें, प्रोसेसर को यूज करें, i7 को, i9 को, ये जनरेशन वो जनरेशन, एप्पल वाले में कहते हैं M1 चिप आ गई, M2 चिप आ गई, लेकिन इन सब का जो बेस है वो एक्चुअल में स्टार्टिंग जो है वो 8085 से ही है। तो इसलिए इसकी वर्किंग को समझना बहुत जरूरी है। तो डायग्राम दिखने में जरूर खतरनाक लग रहा है, बट अगर आप इसको एक एक करके जब स्टेप बाय स्टेप समझोगे ना तो आपको लगेगा यार ये था। मतलब मैंने खुद अपने टाइम पे सच बताऊं ना तो इतना क्रैम करने की कोशिश की है, ये तो क्रैम नहीं होता, इसका रट्टा नहीं होता। क्यों? क्योंकि कैसे कर लोगे, अगर आपने थोड़े बहुत नाम भी याद रख लिए तो आपको एरो नहीं याद रहेंगे कि ऊपर की तरफ था, नीचे था, इधर को था, बाहर को था, ये चीजें आप याद नहीं रख सकते। तो फिर क्या होता है जी, पर्ची हम बनाने की कोशिश करते हैं, तो भैया ये पर्ची ये फर्रे नहीं बना सकते, इसके तो इतना गंदा डायग्राम है। तो कहीं ना कहीं सबसे बेस्ट जो है वो क्या है, बेस्ट केस क्या है इसका कि इसको समझ लो। तो मैं आपको बिल्कुल ऐसे बिल्कुल मजे से समझाऊंगा ना, अच्छे एग्जांपल से आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। तो देखो एक बार पहले इसको ओवरऑल आर्किटेक्चर में है क्या, यहाँ पे सबसे पहले तो मेन आते हैं यहाँ पे रजिस्टर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स हैं जिसके बारे में ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रजिस्टर, जनरल पर्पस क्या होते हैं, स्पेशल रजिस्टर्स कौन कौन से होते हैं, जैसे एक्यूमुलेटर है, टेम्परेरी है, फ्लैग रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है, इवन हमारे पास यहाँ पे जनरल पर्पस रजिस्टर है जैसे BCDEHL, इनके बारे में ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं। एक बार वीडियो जरूर चेक कर लेना। क्यों? क्योंकि ये सारा ना एक वीडियो में आप नहीं समझ सकते, इसके लिए पूरी सेट ऑफ सीरीज है, सेट ऑफ वीडियोस है, तो अगर आप सीक्वेंस में करोगे तो आपको बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो एक बार टाइप ऑफ रजिस्टर वाली वीडियो देख लेना, ऊपर आपको लिंक में जो है वो सारी इंफॉर्मेशन आ रही होगी। और यहाँ पे अगर बात करें तो रजिस्टर आगे ये हमारा आ जाता है टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट। टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट का फंडा क्या होता है, ये सारे टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल्स जो है, टाइमिंग सिग्नल्स जनरेट करता है, और ये टाइमिंग सिग्नल्स बताते हैं कि किस टाइम पे क्या करना है। ठीक है, ALU मेरे को पता है कि क्या करता है, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, अरिथमेटिक ऑपरेशनल लॉजिकल यूनिट को परफॉर्म करता है, लेकिन किस चीज को कब करवाना है, कब कहां पे लेके आना है, कब कहां पे भेजना है, वो सारा टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल जो है वो मैनेज करता है। फिर यहाँ पे इंटरप्ट से रिलेटेड जितनी भी कमांड्स है, जितनी भी इंस्ट्रक्शन है वो यहाँ पे एग्जीक्यूट होती है। सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट वाला फंडा यहाँ पे होता है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे इसमें सबसे मेन जो है वो कहानी जो है वो स्टार्ट होती है सबसे पहले प्रोग्राम काउंटर से। तो ये पूरे डायग्राम को एक एक करके देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले फोकस आपको क्या करना है, प्रोग्राम काउंटर पे। जो कहानी का आप कह सकते हो कि सबसे पहली चीज क्या है, जैसे कोई भी कहानी सुनते हैं तो एक बार की बात है, ऐसी कहते हैं एक बार की बात है एक राजा था, तो भैया यहाँ पे एक बार की बात है, सबसे पहले क्या है, प्रोग्राम काउंटर था, और उसका साइज क्या है 16। ठीक है, तो यहाँ से कहानी हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेकिन कहानी को स्टार्ट करने के लिए हमें कुछ कैरेक्टर्स कुछ जो है वो लेने पड़ते हैं कैरेक्टर्स। तो वो मैं यहाँ पे क्या लेके चलता हूँ एक एग्जांपल के तौर पे। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल क्या कहता है, मेरे पास इंट a b c a = 10 b = 20 c = a + b, सिंपली हमने दोनों को ऐड किया। ठीक है, अब यहाँ पे ये तो हाई लेवल लैंग्वेज है, इसको क्या करना पड़ता है मुझे, असेंबली लेवल लैंग्वेज में, लो लेवल में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो असेंबली में क्या कर सकते हैं, मूव, हमने क्या की, a की वैल्यू जो हमारे पास यहाँ पे क्या थी, a की वैल्यू 10, वो 10 वैल्यू हमने मूव कर दी एक्यूमुलेटर में। बाय डिफॉल्ट जब भी हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो 8085 में अगर दो वैल्यूज को सम कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, मल्टीप्लाई कुछ भी कर रहे हो, उसमें से एक वैल्यू कम से कम आपकी एक्यूमुलेटर में जाएगी ही जाएगी। दूसरी वैल्यू आप किसी भी जनरल पर्पस रजिस्टर में डाल दो, b में डाल दो, c में डाल दो, कहीं पे भी, लेकिन एक वैल्यू तो एक्यूमुलेटर में जाएगी ही जाएगी, वो उसका तो बाय डिफॉल्ट यूज होगा ही होगा। और वो आप इस डायग्राम से समझ सकते हो कि इस ALU ने जब प्लस करना है तो इसके पास दो वैल्यू कहां से आई, एक वैल्यू देख लो एक्यूमुलेटर से आएगी, मतलब एक तो एक्यूमुलेटर से आएगी, दूसरी आपके b में स्टोर कर दो, c में कर दो, DEHL कहीं भी स्टोर कर दो, वहां से घूम के आपकी टेम्परेरी में आ जाएगी, और टेम्परेरी से ALU में चली जाएगी। तो बाय डिफॉल्ट याद रखना, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक वैल्यू तो आपकी एक्यूमुलेटर में आएगी ही आएगी। चलिए यहाँ पे हमारे पास इंस्ट्रक्शन नंबर 1 इसको नाम दे देते हैं, ये इंस्ट्रक्शन नंबर 2 है, ये इंस्ट्रक्शन नंबर 3, सिंपली ऐड कर दिया। ऐड बी का मतलब क्या है, अब इसको इंटरनली समझ सकते हो, इसका मतलब क्या है, हमने ऐड कर दिया एक्यूमुलेटर में, एक्यूमुलेटर के अंदर जो है वो b की वैल्यू को ऐड कर दी, क्योंकि एक्यूमुलेटर में ऑलरेडी एक वैल्यू आ चुकी है 10, b की वैल्यू जो है मतलब यहाँ पे जो है 20 वैल्यू वो हमने b रजिस्टर में डाल देनी है, दोनों को ऐड करके इस तरीके से फंडा जो है वो क्लियर हो जाता है। यहाँ पे लेट्स सपोज ये मेमोरी में मेरे पास मेमोरी आपको पता है कि यहाँ पे मेरे पास जो है वो एड्रेस बस 16 बिट की होती है, तो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक एड्रेस लेता हूँ 1000, ये 1001 और ये 1002। ठीक है, कुछ इस तरीके से मेमोरी लोकेशन ले लो। अब ये देखो आपको यहाँ पे मैं छोटा सा डायग्राम पहले माइक्रो प्रोसेसर का बना के दिखाता हूँ, फिर हम उसी पे आएंगे। ये जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर है इसमें सबसे पहली चीज क्या है आपकी, प्रोग्राम काउंटर। तो प्रोग्राम काउंटर में बाय डिफॉल्ट पहली इंस्ट्रक्शन का एड्रेस है, पहली इंस्ट्रक्शन कौन सी आपकी 1000 पे पड़ी है i1, तो पहली जो इंस्ट्रक्शन है उसका एड्रेस कहां पे वो पड़ी है 1000, वो कहां पे है, प्रोग्राम काउंटर में लोडेड है। ठीक है, तो यहां से कहानी जो है वो आपकी स्टार्ट होती है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, प्रोग्राम काउंटर में जो भी एड्रेस है, प्रोग्राम काउंटर में जो भी एड्रेस है वो ये लोड कैसे हुआ, 1000 इसके अंदर आया कैसे, ऑपरेटिंग सिस्टम की तो कोई चीज है, ऑपरेटिंग सिस्टम सारी चीजों को बैकएंड पे मैनेज करता है, तो उसने पहली इंस्ट्रक्शन का एड्रेस यहां पे लोड रखा है। अब यहां पे क्या होगा, यहां पे क्या है आपकी एड्रेस बस। सबसे पहली चीज क्या है, प्रोग्राम काउंटर में जो एड्रेस है, मुझे एड्रेस पता लग गया कि मुझे फलाना गली में जाना है, उस हाउस नंबर में जाना है, तो भैया अब मैं जाना स्टार्ट करता हूं। तो यहां से सबसे पहली चीज क्या है, आपकी एड्रेस बस जो है वो आती है। एड्रेस बस में आप ये एड्रेस, क्योंकि एड्रेस बस क्या है 16 बिट की है, तो 16 बिट का ये एड्रेस जो है वो जनरेट होगा और आप उस पर्टिकुलर एड्रेस पे जाओगे, पहले उस एड्रेस पे जाओगे ना, फिर इंस्ट्रक्शन आएगी। तो पहला स्टेप क्या है, आप उस एड्रेस पे गए। तो लो जी यहां से भी आप देख सकते हो प्रोग्राम काउंटर में जो भी एड्रेस है 16 बिट का, क्योंकि ये आपकी जो वैल्यू है यहां पे आप कह सकते हो कि जो एड्रेस बस है वो 16 बिट की है। तो इधर आपकी एक मेमोरी है, तो यहां से 16 बिट में जो भी एड्रेस लिखा हुआ है वो यहां पे आया, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया। 8 जो है वो क्या है, एड्रेस की बिट, और 8 जो है वो क्या है, एड्रेस और डेटा दोनों के लिए यूज किया थी। मैंने आपको 40 पिन आर्किटेक्चर में बताया था कि हमारा जो ALE यहां पे एड्रेस लैच इनेबल, ALE कहां गया, ये एड्रेस लैच इनेबल, जब इसकी वैल्यू 1 होती है, क्योंकि हम मकसद यूज करते हैं, हम जो है वो एक्चुअल में क्या किया, हमने एड्रेस और डेटा बस की दोनों को जो है इकट्ठा यूज कर लिया। तो यहां पे एक्चुअल में क्या है, हमारी जो 16 पिन है, जो 16 बिट का जो एड्रेस है वो यहां पे आएगा 8 हीरा। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि एक तरह से AD0 से लेके AD7 और यहां पे A8 से लेके A15, तो
ये 16 बिट का एड्रेस जो है वो इस तरीके से आया और ये एड्रेस एक तरह से मेमोरी में गया। आप अब कहां जा रहे हो, मेमोरी में गए, लो जी मेमोरी में पहुंच गए, 1000 एड्रेस पे पहुंच गए। यहां पे जो इंस्ट्रक्शन है अब क्या होगा, इसको रीड करो। तो यहां पे टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट जो है वो क्या ओके करेगा, वो एक तरह से क्या टाइमिंग, ये सिग्नल जनरेट करता है, सिग्नल जैसे हमारा दिमाग जनरेट करता है ना सिग्नल कि यार अब ये करो, जैसे मैंने यहां से चल के यहां तक जाना है, ठीक है, मेरे पैर मेरे को लेके जा रही है यहां से यहां, वापस लेके आ रही है यहां से, लेकिन यार ये सारे जो सिग्नल कौन जनरेट कर रहा है, वही चीज यहां पे जो दिमाग वाला काम है वो यहीं पे टाइमिंग एंड कंट्रोल कर रहा है। तो उसने क्या बोला तुरंत कि रीड करो, रीड जो है वो इनेबल हो गया। तो रीड हमने किया क्या, इंस्ट्रक्शन को रीड किया, तो I1 को रीड किया। अब जब इंस्ट्रक्शन को रीड किया तो रीड करके हम एड्रेस पे पहुंच गए, इंस्ट्रक्शन को रीड करेंगे। अब नेक्स्ट क्या आ गई आपकी डेटा बस। अब ये जो इंस्ट्रक्शन है वो एड्रेस बस में नहीं, ये एड्रेस का काम था सिर्फ एड्रेस तक पहुंचाना। अब वहां उस एड्रेस पे जाके बंदे को उठाना है, उस इंस्ट्रक्शन को उठाना है। तो इस इंस्ट्रक्शन को रीड करने के लिए अब जो है वो डेटा बस, उसको डेटा बस में बिठाओ और डेटा बस में उसको ले जाओ। तो 8 बिट की हमारी डेटा बस होती है। अब ये देखो यही चीज आपकी ये वाली जो बिट है, इसमें से जो 8 है वो आपकी एड्रेस पे भी यूज होती है और डेटा में भी यूज होती है। अब ALE की वैल्यू जो है, जो आपका ALE की वैल्यू आ जाएगी 0 और 0 हो गई। तो अब ये है ये वाली जो आपकी वैल्यू है ये एक्चुअली डेटा बस की तरह यूज हो रही है। तो अब आप कह सकते हो कि डेटा बस में ये वाली इंस्ट्रक्शन जो है वो ट्रैवल करके आएगी। तो आई ये इंस्ट्रक्शन को वेलकम करो जी, जब वेलकम किया तो वेलकम करके वो आ गई। अंदर आके क्या करेगी, अंदर आके कहां जाएगी, अंदर आके वो जाएगी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर। तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर एक स्पेशल रजिस्टर है जिसका पर्पस क्या है, वेलकम करना। जो मेमोरी से इंस्ट्रक्शन आ रही है उसका वेलकम करो कि आ और मेरे यहां पे आके बैठ जा। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में आके वो इंस्ट्रक्शन आके बैठ गए, इसको बोलते हैं फेच, इंस्ट्रक्शन फेच। सुना ना पाइपलाइन में सुनते इंस्ट्रक्शन फेच, इंस्ट्रक्शन डिकोड, एग्जीक्यूट, राइट बैक। तो वो पहला स्टेप हो गया आपका इंस्ट्रक्शन फेच। अब जैसे इंस्ट्रक्शन फेच हो गई सक्सेसफुली, I1 यहां पे आके बैठ गई, तो तुरंत क्या कर देना है, दो चीजें होंगी। एक तो इस इंस्ट्रक्शन को करो डिकोड, एक तो करो इंस्ट्रक्शन को डिकोड। अरे भैया इंस्ट्रक्शन आ गई कि मुझे ये करना है, पर पता कैसे लगेगा क्या करना है, मुझे ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना है, सबट्रैक्ट करना है, क्या करना है। तो उस चीज को जो है वो एक तरह से डिकोड करना पड़ता है, उसको ओपन करना पड़ता है, वो एक्चुअली इंस्ट्रक्शन डिकोडर करता है। ठीक है, तो साथ ही साथ ये इंस्ट्रक्शन को डिकोड करने के लिए लगा दिया और प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू 1 इंक्रीमेंट हो गई। क्यों, क्योंकि प्रोग्राम काउंटर जो है वो रुका नहीं रहेगा, वो बोलेगा ठीक है तू इसको एग्जीक्यूट कर, इतने में मैं तेरे को नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस दे दूंगा। तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस एक तरह से प्रोग्राम काउंटर इसको डिनोट कर रहा है। तो यहां पे हमारे पास क्या है, ये जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट इसने कर दिया, इंक्रीमेंट कर दिया प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू को। ठीक है, तो यहां पे दो चीज होगी, प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी और यहां पे इंस्ट्रक्शन को जो पहले वाली थी I1 वाली वो डिकोड होनी स्टार्ट होगी। अब उसको डिकोड किया, एक तरह से ये इंस्ट्रक्शन है। वैसे तो 0101 की फॉर्म में क्योंकि लो लेवल लैंग्वेज तो 01 इंक्रीमेंट तो 01 समझता है, बट आपको मैंने इस तरीके से लिखा ताकि आपको समझ आ जाए कि इसमें क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं एक्यूमुलेटर में ये वैल्यू। ठीक है, अब ये इंस्ट्रक्शन को डिकोड किया, डिकोड करके कंप्यूटर को पता लग गया, माइक्रोप्रोसेसर पता लग गया कि भैया 10 वैल्यू को लोड करो एक्यूमुलेटर के अंदर। तो एक्यूमुलेटर के अंदर जो है वो 10 वैल्यू को लोड किया जाएगा। तो यहां पे एक तरह से आप कह सकते हो कि जब ये डिकोड हो गई, डिकोड हो गई, टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल को पता लग गया कि क्या करना है, उसने फिर जो है वो टाइमिंग और कंट्रोल सिग्नल्स को जनरेट किया और क्या कहेगा कि 10 वैल्यू को लोड करो किसके अंदर, एक्यूमुलेटर के अंदर। तो एक्यूमुलेटर के अंदर आप कह सकते हो कि जो 10 वैल्यू है वो क्या होगी, आपकी लोड होगी। ठीक है, तो यहां से आपकी इंस्ट्रक्शन यहां से एड्रेस गया था, आपकी जो है वो इंस्ट्रक्शन आई, इंस्ट्रक्शन आके यहां से घूम के इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में बैठ गई, डिकोड हो गई, टाइमिंग कंट्रोल को पता लग गया कि अब ये करना है, तो उसने क्या किया 10 वैल्यू जो है वो एक्यूमुलेटर में लोड कर दी, 10 वैल्यू एक्यूमुलेटर में लोड कर दी। अब क्या हो गया, एक इंस्ट्रक्शन आपकी एग्जीक्यूट हो गई। I feel like something's coming. In 2024, your life and your business won't. अब दूसरा मूव करना है बी, मतलब दोबारा इंस्ट्रक्शन देख लो, प्रोग्राम काउंटर 1001 पे है, नेक्स्ट ये फिर एड्रेस गया 1001 पे गए, वहां से डेटा बस के थ्रू हमने कॉल की, इंस्ट्रक्शन को कॉल की, फिर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में आई, उसको डिकोड किया, पता लग गया कि भैया क्या करना है, मूव बी, मतलब आप बी रजिस्टर में क्या डाल दो, 20 वैल्यू डाल दो। तो 20 वैल्यू जो है वो हमारी, क्योंकि हम हेक्साडेसिमल में उसको रिप्रेजेंट करें, तो वो आपकी डाल दो किसके अंदर, बी के अंदर। तो लो जी, फिर हमारी वहां से मेमोरी से इंस्ट्रक्शन आई, उसको यहां पे हमने रजिस्टर में डाला, फिर उसको डिकोड किया, टाइमिंग कंट्रोल में क्या करना है कि ये डाल, तो वो आपका करना है नेक्स्ट कर दी। अब क्या हो गया, एक इंस्ट्रक्शन आपकी एग्जीक्यूट हो गई, आपकी लोड हो गई। ठीक है, तो यहां से आपकी इंस्ट्रक्शन, यहां से एड्रेस गया था, आपकी जो है वो इंस्ट्रक्शन आई, इंस्ट्रक्शन आके यहां से घूम के इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में बैठ गई, डिकोड हो गई, टाइमिंग कंट्रोल को पता लग गया कि अब ये करना है, तो उसने क्या किया 10 वैल्यू जो है वो एक्यूमुलेटर में लोड कर दी, 10 वैल्यू एक्यूमुलेटर में लोड कर दी। अब क्या हो गया, एक इंस्ट्रक्शन आपकी एग्जीक्यूट हो गई। अब दूसरा मूव करना है बी, मतलब दोबारा इंस्ट्रक्शन देख लो, प्रोग्राम काउंटर 1001 पे है, नेक्स्ट ये फिर एड्रेस गया 1001 पे गए, वहां से डेटा बस के थ्रू हमने कॉल की, इंस्ट्रक्शन को कॉल की, फिर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में आई, उसको डिकोड किया, पता लग गया कि भैया क्या करना है, मूव बी, मतलब आप बी रजिस्टर में क्या डाल दो, 20 वैल्यू डाल दो। तो 20 वैल्यू जो है वो हमारी, क्योंकि हम हेक्साडेसिमल में उसको रिप्रेजेंट करें, तो वो आपकी डाल दो किसके अंदर, बी के अंदर। तो लो जी, फिर हमारी वहां से मेमोरी से इंस्ट्रक्शन आई, उसको यहां पे हमने रजिस्टर में डाला, फिर उसको डिकोड किया, टाइमिंग कंट्रोल में क्या करना है कि ये डालो बी के अंदर, इस बी वाले रजिस्टर में क्या डाल दो, 20 वैल्यू डाल दो। ठीक है, तो ये 20 वैल्यू एक तरह से यहां आ गई, मतलब हेक्साडेसिमल में आप लिख सकते हो इसको, जैसे 14h लिखा हुआ है और यहां पे हमारे पास 10 आ गई। तो इन दोनों को क्या करना है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या है, फिर प्रोग्राम काउंटर इंक्रीमेंट हो जाता है। प्रोग्राम काउंटर आपका फेच होने के बाद ही हो जाता है, एग्जीक्यूट होने के बाद ही, फेच होने के बाद ही इंक्रीमेंट हो जाता है। फिर वो क्या करेगा, ऐड करेगा। तो ऐड करने के लिए भाई एक्यूमुलेटर से आपकी क्या वैल्यू है, एक तरह से 10, और जो यहां पे बी रजिस्टर है इसमें वैल्यू जो है वो क्या थी, 20। तो यहां से टेम्परेरी रजिस्टर में एक बार के लिए टेम्परेरी स्टोर कर दी, परमानेंट नहीं, नाम ही टेम्परेरी है, तो यहां पे वैल्यू क्या की 20। लो जी, एक्यूमुलेटर में वैल्यू दे दी हमने, एक्यूमुलेटर सॉरी ALU में वैल्यू दे दी, ALU का पता है आपको, ऑटोमेटिक लॉजिक दोनों को क्या कर देगा, ऐड कर देगा, ऐड करके क्या आ गया रिजल्ट। तो जो रिजल्ट आया, अब उस रिजल्ट का क्या करना है, उस रिजल्ट को लेट्स सपोज मुझे एक्यूमुलेटर में डालना है, तो एक्यूमुलेटर में डालना, लो जी एक्यूमुलेटर में एक बार स्टोर कर दिया। अब यहां से मुझे निकाल के मेमोरी को देना है, तो आप मेमोरी को दिलवा सकते हो, यहां से उठा के अगर आपको लेट्स सपोज इनपुट आउटपुट डिवाइस को देना है, उसको राइट करवा सकते हो। तो यहां पे ये एक सिंपल सा आप कह सकते हो कि सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स जो है वो परफॉर्म करता है। तो यहां पे मैक्सिमम चीजें जो है वो आपको समझ आ गई होंगी कि किस तरीके से हमारी वर्किंग जो है वो चल रही है। इसके बाद हमारे पास एक आ जाता है यहाँ पे स्टैक पॉइंटर का फंडा। स्टैक पॉइंटर का बेसिकली फंडा क्या होता है, इसके अंदर होता है टॉप ऑफ द स्टैक का एड्रेस। जनरली हमारे पास स्टैक जो है, आपको पता है स्टैक के बारे में आपने पढ़ा हुआ है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो स्टैक आपको पता है कि कैसे वर्क करता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा एड्रेस नंबर है 1005, एड्रेस नंबर है 1004, एड्रेस नंबर है 1003, एड्रेस नंबर है 1002, एड्रेस नंबर है 1001। लेट्स सपोज आपका जो टॉप ऑफ द स्टैक है फिलहाल जो है वो आपका टॉप ऑफ द स्टैक जो है वो यहाँ पे पड़ा। ठीक है, अब लेट्स सपोज मुझे वही चीज करनी है, A + B अगर मुझे परफॉर्म करना है, तो जनरली जो आपकी स्टैक ऑर्गेनाइजेशन है वो जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन के लिए यूज की जाती है। जीरो एड्रेस मतलब जहां पे हम कोई भी एड्रेस वगैरह मेंशन करते हैं, हम वहां पे सिंपली लिखते हैं इंस्ट्रक्शन क्या, पुश करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, पुश का मतलब क्या है, जैसे इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम काउंटर ने मेमोरी से इंस्ट्रक्शन को उठाया, डिकोड किया, डिकोड करते क्या आ गया, पुश का मतलब क्या है, एक तरह से आप स्टैक पॉइंटर मतलब टॉप ऑफ द स्टैक में पुश कर दो। लेट्स सपोज ये वैल्यू है 10, ये वैल्यू है 20, तो एक तरह से 10 वैल्यू जो है वो टॉप ऑफ द स्टैक। अब ये टॉप ऑफ द स्टैक का एड्रेस कहां है, ये 1005 कहां है, वो एड्रेस आपका कहां है, स्टैक पॉइंटर के अंदर। तो स्टैक पॉइंटर से एड्रेस उठाया हम उस, ये कहां पे है, ये स्टैक एक तरह से कहां पे पड़ा है, तो ये मेमोरी के अंदर ही, ये एक ऑर्गेनाइज्ड डेटा स्ट्रक्चर होता है। मेमोरी के अंदर आपका प्रोग्राम भी होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन भी होती है, डेटा भी होता है, और आपका स्टैक जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी वहीं पे होता है। तो मेमोरी में गए, वहां पे टॉप ऑफ द स्टैक में हमने क्या कर दिया, 10 वैल्यू एक तरह से पुश कर दी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, ये टॉप ऑफ द स्टैक डिक्रीमेंट हो गया, तो डिक्रीमेंट होके यहां पे चला गया, ये देख लो जी, ये आपका डिक्रीमेंट इस केस में यूज होता है। तो डिक्रीमेंट हुआ, वो टॉप ऑफ द स्टैक। अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन फिर उठाई, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में क्या लिखा था, प्रोग्राम काउंटर ने वही से नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन उठाई, मेमोरी एड्रेस पे गया जहां पे भी सारी इंस्ट्रक्शन स्टोर है, जैसे पहले किया हमने, इंस्ट्रक्शन उठाया, डिकोड किया, उसमें क्या लिखा था, पुश। तो यहां पे फिर क्या लिख दिया, पुश।
फिर क्या लिखा था वहां पे पुश, तो इसका मतलब क्या है टॉप ऑफ द स्टैक में नेक्स्ट वैल्यू बी की पुश कर दो, तो आपको टॉप ऑफ द स्टैक ही रहा, इसका एड्रेस कहां से मिलेगा, फिर वही स्टैक पॉइंटर से यहां पे क्या कर दिया, पुश कर दिया 20, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा था यहां पे पॉप, फिर हम प्रोग्राम काउंटर में जो नेक्स्ट एड्रेस जो है वो इसका था, हमने इंस्ट्रक्शन को कॉल किया, सेम वही फंडा, इंस्ट्रक्शन जिसके अंदर ये इंस्ट्रक्शन आई उसको डिकोड किया, तब पता लगा पॉप। अब पॉप का मतलब क्या होता है कि जो आपकी लास्ट दो वैल्यूज है, क्योंकि स्टैक में क्या होता है आप इस तरीके से एक करके भरते हो और लास्ट में जो आपने डाली वही आप बाहर निकालोगे, और लेट्स सपोज अगर आप ऐड करें तो आपको पता है ऐड इज अ बाइनरी, तो लास्ट में आपने जो दो डाली वो निकालो, तो लास्ट में जो दो डाली वो निकालो, तो पॉप क्या करेगा एक तरह से आपका इंक्रीमेंट कर देगा। तो जैसे हमने ये 20 डाला तो टॉप द स्टैक यहां पे, अब उसके बाद इसको दो इंक्रीमेंट किया, तो दो इंक्रीमेंट करके एक तरह से 20 को बाहर निकाल लिया, 10 को बाहर निकाल लिया और इसको क्या कर दिया 30 करके दोबारा फिर पुश कर दी। तो ये आप चाहे जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन कर लो, चाहे वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन कर लो, जैसे भी आप इसको यूज करना चाहते हो आप इस तरीके से इसको यूज कर सकते हो। तो ये सारा जो है वो बेसिक वर्किंग आपको पता लग गई कि किस तरीके से जो है वो माइक्रो प्रोसेसर आपका वर्क करता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे फ्लैग वाला, जो ये फ्लैग, क्योंकि आपको मैक्सिमम रजिस्टर्स के बारे में पता लग गया, लेकिन जो आपको, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको फ्लैग पॉइंटर सॉरी सारे पॉइंटर्स के सारे जो रजिस्टर्स के बारे में आपको पढ़ा दिया, लेकिन अब आपको वर्किंग भी पढ़ा दी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे फ्लैग। फ्लैग रजिस्टर का बेसिकली फंडा क्या होता है, जो हमारा स्टेटस है रिजल्ट का कि कैरी है या नहीं, पैरिटी है या नहीं, ऑक्सिलरी कैरी है या नहीं, वैल्यू जीरो है या नहीं, साइन क्या है, प्लस में आंसर है माइनस में, वो सारी चीजें जो है वो फ्लैग के अंदर स्टोर होती है। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू। क्या गर्मी है भाई। ओहो, हम एकदम। बेटा प्यास तो आपको भी लगी होगी, ये लो लो पानी पियो, लो 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 पियो। हाँ, ऐसे पहले पानी आप पीजिए, और पिएंगे क्या? हाँ हाँ, ठहर जाइए। ये मजा ने पिंटू को इतना दिलदार कैसे बना दिया? पीजिए पीजिए पीजिए। ये स्टूडेंट्स वेलकम टू गेट्स मेजर्स। आज की वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपको 40 पिन आर्किटेक्चर एक्सप्लेन किया था, हर एक पिन का सिग्निफिकेंस, हर एक पिन का रोल आपको बताया था। अगर आपने वीडियो नहीं चेक की तो एक बार जरूर चेक करना, क्योंकि ये सारी एक सीक्वेंस में है। माइक्रो प्रोसेसर को एक वीडियो में आप इसको समझने के लिए सारी चीजों को जो है वो एक एक करके पढ़ना पड़ेगा, और ये सीक्वेंस में इसी तरीके से मैं लेके आऊंगा। अब इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं रजिस्टर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स होते हैं, और रजिस्टर्स का बेसिकली आपको पर्पस पता है कि एक स्टोरेज यूनिट है, ठीक है, और ये वन ऑफ द फास्टेस्ट स्टोरेज यूनिट है। और ये क्या होते हैं, मदरबोर्ड जो माइक्रो प्रोसेसर की जो चिप आप बोल सकते हो उसके ऊपर ही एम्बेड किए जाते हैं, क्योंकि ये फास्टेस्ट है। इनमें जो स्टोरेज है ऐसा नहीं है कि मेमोरी की तरह इसमें आप किलोबाइट, मेगाबाइट, टेराबाइट ऑफ डेटा स्टोर कर सकते हो, नहीं, इसमें आप ज्यादा से ज्यादा 8 बिट का डेटा या 16 बिट का डेटा जो है वो स्टोर कर सकते हो। और ये सीक्वेंस ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं, जैसे 8 बिट का है तो 8 फ्लिप फ्लॉप्स को कनेक्ट करके लगा दिया तो आप 8 बिट को स्टोर कर सकते हो। और यहां पे अलग-अलग कैटेगरी में रजिस्टर्स को यूज किया जाता है, और इनका यूसेज मैं आपको विद रियल लाइफ एग्जांपल यहां पे एक्सप्लेन करूंगा। तो देखो, सबसे पहले अगर बात करें, क्योंकि जो इंटरनल आर्किटेक्चर है ना 8085 का, उसको समझने से पहले आपको उसके हर एक यूनिट को समझना पड़ेगा, तो आप बिल्कुल इजीली समझ जाओगे। तो इसीलिए बस बने रहो साथ में, बिल्कुल लास्ट तक जरूर देखना। देखो, सबसे पहले अगर बात करें, यहां पे रजिस्टर्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक है जी जनरल पर्पस, एक है स्पेशल रजिस्टर्स। जनरल पर्पस मतलब जिनका काम है जनरल, ठीक है, और ये बेसिकली यूज किए जाते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए, जैसे सम ऑफ टू नंबर कर रहे हैं, सबट्रैक्शन कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो वहां पे हम लोग देते हैं ना कि ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 20। तो ये जो वैल्यूज हम दे रहे हैं, ये जो डेटा हम पास कर रहे हैं, वो डेटा जनरली आपका स्टोर होता है, कहां पे आता है, इन जनरल पर्पस रजिस्टर में आता है। तो 8085 में ये 6 जो है वो आपके जनरल रजिस्टर्स है, और इनको कुछ भी नाम नहीं देना, ये नाम ऑलरेडी दिए हुए हैं, बी सी डी ई एच एल, और ये पेयर में ही है। इसी तरीके से ही इसी पेयर में बी और सी का पेयर है, ये 8 इसका साइज, मतलब आप 8 बिट का डेटा इसमें स्टोर कर सकते हो। अगर आपको 16 बिट का करना है तो आप इन दोनों का पेयर यूज कर सकते हो। और यहां पे पूछ लेते हैं कि क्या मैं बी और ई का पेयर बना सकता हूं, नहीं, ऑलरेडी बने हुए हैं, बी और सी का पेयर है, डी और ई का पेयर है, एच और एल का ये पेयर है। तो ये कहानी जो है वो दिमाग में रखना। देखो, अगर मैं इस ब्लॉक डायग्राम की बात करूं ना, इस पूरे ब्लॉक डायग्राम की जो इंटरनल आर्किटेक्चर है, जिसको देख के याद तो भाग जाएंगे, वीडियो छोड़ देंगे कि ये कहां से आ गया सर, बट ये एक्चुअली में आपको मैं ऐसे समझाऊंगा ना, बिल्कुल ऐसे मक्खन की तरह आपको समझ आएगा, लेकिन इसको ध्यान से समझना है। इसको समझने के लिए सबसे पहले देखो, जो मैंने अभी आपको बताया, ये जो रजिस्टर का पूरा सेट है, ये रजिस्टर का पूरा एक सेट है, उसमें ये रहा बी सी डी ई एच एल, बस सिर्फ इसको देखना अभी, और आगे कुछ नहीं करना, ठीक है। तो ये यहां पे पढ़िए। अब उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास स्पेशल रजिस्टर। स्पेशल रजिस्टर्स में हमारे पास सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, जैसे एक इंस्ट्रक्शन होती है एलडीए, इसमें हम लोग कहते हैं ना कि लोड करो एक्यूमुलेटर में कुछ वैल्यू। तो ये एक्यूमुलेटर क्या है, एक रजिस्टर है, 8 बिट का रजिस्टर है, और यहां पे 8085 में याद करना हमेशा जो सबसे ज्यादा यूज होगा वो एक्यूमुलेटर। और इसका सिंपल सा मैं आपको रीजन बताता हूं, जैसे आपने सम ऑफ टू नंबर करना है, 10 और 20 को जोड़ना है, तो याद रखना, चाहे आपने सम करना, चाहे मल्टीप्लिकेशन, चाहे डिवीजन, जब भी आप दो चीजों का या तीन चीजों का यूज कर रहे हो, तो आप मान के चलो कि आपका डेटा, एक डेटा, कम से कम एक डेटा तो आपका एक्यूमुलेटर में आएगा ही आएगा। जैसे आपने 10 और 20 को जोड़ना है तो आप 10 मान के चलो कि एक्यूमुलेटर में आएगा, और जो दूसरा डेटा वो इसमें से किसी में भी डाल दो। हमेशा याद रखना कि कम से कम एक डेटा, एक जो आप कह सकते हो आपका ऑपरेंड, जिसको बोलते हैं एक्चुअली ऑपरेंड, एक ऑपरेंड तो आपका एक्यूमुलेटर में ही आएगा, दूसरा ऑपरेंड या तीसरा या चौथा जो मर्जी बाकी के बचे हुए इनमें से डाल दो, लेकिन एक तो एक्यूमुलेटर में आएगा ही आएगा। ये मैं आपको रियल एग्जांपल से समझाऊंगा अभी। दूसरा आ जाता है फ्लैग रजिस्टर। फ्लैग रजिस्टर का बेसिकली पर्पस क्या है, ये स्टेटस बताते हैं। जैसे आपने दो चीजों को ऐड किया तो रिजल्ट क्या आया, प्लस में आया, माइनस में आया, वो जो स्टेटस है, उसका जो साइन है, वो फ्लैग रजिस्टर के अंदर होता है। आप दो चीजों को नींद आने लगी थी, खतरनाक सही बता रहे हैं। पर सोना नहीं है आज, आज पढ़ना है। जब सोच लिया खुद से पढ़ने का ना, तो आगे तो दिक्कत, क्योंकि मेरा साइड एंगल थोड़ा खराब सा है, इसीलिए मुझे कैमरा ऐसे रोटेट करना पड़ता, ताकि एटलीस्ट कोई अगर देखे टाइम बर्बाद करने के लिए अपना, तो वो ज़्यादा परेशान ना हो जाए मेरी शक्ल से। तो कितनी देर की वीडियो बन गई, 28 मिनट की बस वीडियो बन जाता है। कंपेयर करो, दो नंबर पे चेक करो कि कौन सा बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है। तो कैसे चेक करते हैं, जल्दी दोनों को माइनस कर दो, दोनों को माइनस किया, रिजल्ट पॉजिटिव है तो यानी पहला नंबर है बड़ा, और अगर रिजल्ट जो है वो आपका नेगेटिव है तो यानी दूसरा नंबर बड़ा, और अगर कैसे इसमें दूसरा ही आएगा। लो, हाँ, चेक करा था मैं, आवाज़ आ रही थी। चेक सही सब सही है।
दूसरा ऑपरेंड या तीसरा या चौथा जो मर्जी बाकी के बचे हुए इनमें से डाल दो, लेकिन एक तो एक्यूमुलेटर में आएगा ही आएगा। ये मैं आपको रियल एग्जांपल से समझाऊंगा भी। दूसरा आ जाता है फ्लैग रजिस्टर। फ्लैग रजिस्टर का बेसिकली पर्पस क्या है? ये स्टेटस बताते हैं। जैसे आपने दो चीजों को ऐड किया तो रिजल्ट क्या आया, प्लस में आया, माइनस में आया, वो जो स्टेटस है उसका जो साइन है वो फ्लैग रजिस्टर के अंदर होता है। आप दो चीजों को कंपेयर करो, दो नंबर आप चेक करो कि कौन सा बड़ा कौन सा नंबर छोटा है, तो कैसे चेक करते हैं? जल्दी दोनों को माइनस कर दो, दोनों को माइनस वो क्या है? ये स्टेटस बताते हैं। जैसे आपने दो चीजों को ऐड किया तो रिजल्ट क्या आया, प्लस में आया, माइनस में आया, वो जो स्टेटस है उसका जो साइन है वो फ्लैग रजिस्टर के अंदर होता है। आप दो चीजों को कंपेयर करो, दो नंबर आप चेक करो कि कौन सा बड़ा कौन सा नंबर छोटा है, तो कैसे चेक करते हैं? जल्दी दोनों को माइनस कर दो, दोनों को माइनस किया, रिजल्ट पॉजिटिव है तो यानी पहला नंबर है बड़ा, और अगर रिजल्ट जो है वो आपका नेगेटिव है तो यानी दूसरा नंबर बड़ा, और अगर रिजल्ट दोनों नंबर का बराबर है तो रिजल्ट क्या आएगा? जीरो आएगा। तो ये जो जीरो वैल्यू वो आपका फ्लैग के अंदर स्टोर होगी। ऐसे आप दो नंबर को ऐड करते हो तो कई बार कैरी आता है ना, वो कैरी कहां पे स्टोर होगा? इसके अंदर। तो ये जो स्टेटस है, जो उसकी इंटरमीडिएट वैल्यूज है वो कहीं ना कहीं फ्लैग रजिस्टर में स्टोर होती है। और ये भी मैं आपको यहां पे दिखा देता हूं। ये देख लो जी, ये आपका एक्यूमुलेटर, ये जो आपकी बस है, बस के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होता है एक्यूमुलेटर। ये है जी आपका फ्लैग, फ्लैग ठीक है, ये एएलयू के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। अभी वरी मत करना कि सर अच्छे से बताओ, ये आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी सिर्फ आप इनकी ये देख लो कि पोजीशनिंग कहां है। ये आपके जनरल पर्पस, ये आपका एक्यूमुलेटर, ये आपका फ्लैग वाला आ गया। नेक्स्ट अभी आपको बताता हूं पहले इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का बेसिकली फंडा क्या है यार? आपने एक प्रोग्राम लिखा, प्रोग्राम क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो जब उन इंस्ट्रक्शंस को आप कॉल करोगे, आप उनको एग्जीक्यूट करना चाहते हो, एएलयू जो है उसको एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन ये एग्जीक्यूट करने के लिए पहले उनको बुलाओ तो सही, पहले मेमोरी से उनको लेके तो आओ। जब आप भूख लगी। मेमोरी से उनको लेके आओगे तो वो इंस्ट्रक्शन कहां पे जाके एक बार रेस्ट करेगी, बैठेगी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के बाद। उसके बाद इसको डिकोड किया जाता है इंस्ट्रक्शन को, ठीक है। तो ये इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का पर्पस है। फिर प्रोग्राम काउंटर, अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपकी जो कहानी है ना, पूरी वर्किंग जो है वो कहानी स्टार्ट होती है प्रोग्राम काउंटर से, क्योंकि प्रोग्राम काउंटर में इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होता है जिसको आपने एग्जीक्यूट करना है। मतलब आप स्टार्ट करने जा रहे हो, सबसे पहले इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है। अरे वो इंस्ट्रक्शन आएगी कहां से, मुझे क्या पता कहां पड़ी है? मेमोरी के अंदर कहीं पे भी पड़ी हो सकती है, तो कहां पे पड़ी है मेमोरी में? वो जो एड्रेस है वो कहां स्टोर होगा? प्रोग्राम काउंटर में। और जब उस इंस्ट्रक्शन को हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस इसके अंदर आ जाता है, ताकि नेक्स्ट वाली जो है वो फिर पिक कर ले, फिर उसे नेक्स्ट वाली पिक कर ले, तो प्रोग्राम काउंटर। फिर आ जाता है आपका स्टैक पॉइंटर। स्टैक पॉइंटर साइज जो है वो साथ साथ नोट कर लेना। स्टैक पॉइंटर का बेसिकली फंडा क्या है? कई बार हमारे पास जो है वो, जैसे हम प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम में हमारे पास डेटा होता है, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस होती है, और साथ ही साथ इंस्ट्रक्शंस में कई बार हमारे पास स्टैक का भी यूज करना पड़ता है। जैसे जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन होती है, उसमें हम क्या करते हैं? पुश करते हैं, वैल्यू को पॉप करते हैं। तो जैसे हम कहते हैं, जैसे मैंने करना है a + b, ठीक है। अब जीरो इंस्ट्रक्शन में हम लोग पता क्या करते हैं? जीरो एड्रेस में ऐसे करते हैं। No one would be interested to know so loud that people that रात को जो चावल बच जाता है वो सुबह घर पे फ्राई किया गया था, तो वो खा रहा हूँ। अभी टाइम कितना हो रहा है? टाइम तो मैं देख सकते हैं, टाइम हो रहा है अभी 5:30। शायद आधे घंटे में पापा आ जाए, फिर मेरी मुझे वीडियो बंद करना पड़ सकता है, या क्या मालूम नहीं, क्या देखते हैं। पुश, तो पुश का मतलब क्या है? एक तरह से टॉप ऑफ द स्टैक में ए को डाल दो। फिर मैंने किया पुश, इसका मतलब क्या है? टॉप ऑफ द स्टैक में बी को डाल दो, ठीक है। फिर आपने क्या किया? ऐड। तो ऐड में क्या करेगा? ये जो दो वैल्यूज को पॉप करके उनको जोड़ के दोबारा फिर पुश कर देगा। तो ये जो एक्चुअल में कर कौन रहा है? ये स्टैक पॉइंटर जो है वो एक तरह से टॉप ऑफ द स्टैक का एड्रेस, जो टॉप ऑफ द स्टैक मतलब जहां पे मेरी नेक्स्ट लोकेशन खाली है स्टैक के अंदर, उसका एड्रेस जो है वो इसके अंदर होता है। और फाइनली आ जाता है टेंपरेरी रजिस्टर। नाम से पता लग रहा है टेंपरेरी, मतलब जो टेंपरेरी डेटा है, इंटरमीडिएट जो डेटा है, उसको एक बार स्टोर करने के लिए हम इसको लिखते हैं। जैसे मैंने 10 + 20 किया, रिजल्ट क्या है? 30 एएलयू में कैलकुलेट कर दिया, क्योंकि एएलयू अरिथमेटिक ऑपरेशन करता है। तो 10 + 20 क्या हो गया? 30। अब 30 को मुझे मेमोरी में स्टोर करवाना है, या मेरे को लेट्स सपोज मॉनिटर एएलयू में कैलकुलेट तो एग्जीक्यूट करना चाहते हो, एएलयू जो है उसको एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन ये एग्जीक्यूट करने के लिए पहले उनको बुलाओ तो सही, पहले मेमोरी से उनको लेके तो आओ। जब आप मेमोरी से उनको लेके आओगे तो वो इंस्ट्रक्शन कहां पे जाके एक बार रेस्ट करेगी, बैठेगी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के बाद। उसके बाद इसको डिकोड किया जाता है इंस्ट्रक्शन को, ठीक है। तो ये इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का पर्पस है। फिर प्रोग्राम काउंटर, अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपकी जो कहानी है ना, पूरी वर्किंग जो है वो कहानी स्टार्ट होती है प्रोग्राम काउंटर से, क्योंकि प्रोग्राम काउंटर में इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होता है जिसको आपने एग्जीक्यूट करना है। मतलब आप स्टार्ट करने जा रहे हो, सबसे पहले इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है। अरे वो इंस्ट्रक्शन आएगी कहां से, मुझे क्या पता कहां पड़ी है? मेमोरी के अंदर कहीं पे भी पड़ी हो सकती है, तो कहां पे पड़ी है मेमोरी में? वो जो एड्रेस है वो कहां स्टोर होगा? प्रोग्राम काउंटर में। और जब उस इंस्ट्रक्शन को हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस इसके अंदर आ जाता है, ताकि नेक्स्ट वाली जो है वो फिर पिक कर ले, फिर उसे नेक्स्ट वाली पिक कर ले, तो प्रोग्राम काउंटर। फिर आ जाता है आपका स्टैक पॉइंटर। स्टैक पॉइंटर साइज जो है वो साथ साथ नोट कर लेना। स्टैक पॉइंटर का बेसिकली फंडा क्या है? कई बार हमारे पास जो है वो, जैसे हम प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम में हमारे पास डेटा होता है, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस होती है, और साथ ही साथ इंस्ट्रक्शंस में कई बार हमारे अंकित जैसे वीडियो देखते हैं, कॉपीराइट का वो झंझट चल रहा होगा।
अगेन ये मैं बताना चाहूँगा, ये व्यूज़ के लिए नहीं है। व्यूज़ आगे तो अच्छी बात है, मेनली खुद के लिए ही था। एटलीस्ट इसी बहाने देख लेना, चाहे 2 बार देखना पड़े एक वीडियो, पर हो जाएगा। नहीं तो मैं वो भी नहीं देख रहा था। एटलीस्ट मैं वीडियो के चक्कर, अरे क्या बोलते हैं, यूट्यूब वीडियो के चक्कर में एटलीस्ट मैं देख रहा हूँ उसके। कई बकवास कर रहा हूँ, मालूम नहीं कोई देख रहा हो अपने। हमारे पास स्टैक का भी यूज करना पड़ता है, जैसे जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन होती है, उसमें हम क्या करते हैं, अगली बार जब करूँगा ना, अगर अच्छे से, तो सारे बंद कर दूंगा पहले ही। फोन हो गया, एक मिनट, वो भी आया है, राजन का कुछ हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके वो बता रहा है। पुश करते हैं वैल्यू को, पॉप करते हैं। तो जैसे हम कहते हैं, जैसे मैंने करना है a प्लस b, ठीक है। अब जीरो इंस्ट्रक्शन में हम लोग पता क्या करते हैं, जीरो एड्रेस में ऐसे करते हैं पुश। तो पुश का मतलब क्या है, एक तरह से टॉप ऑफ द स्टैक में a को डाल दो। फिर मैंने किया पुश, इसका मतलब क्या है, टॉप ऑफ द स्टैक में b को डाल दो, ठीक है। फिर आपने क्या किया, ऐड। तो ऐड में क्या करेगा, ये जो दो वैल्यूज को पॉप करके उनको जोड़ के दोबारा फिर पुश कर देगा। तो ये जो एक्चुअल में कर कौन रहा है, ये स्टैक पॉइंटर जो है वो एक तरह से टॉप ऑफ द स्टैक का एड्रेस, जो टॉप ऑफ द स्टैक मतलब जहां पे मेरी नेक्स्ट लोकेशन खाली है स्टैक के अंदर, उसका एड्रेस जो है वो इसके अंदर होता है। और फाइनली आ जाता है टेंपरेरी रजिस्टर, नाम से पता लग रहा है टेंपरेरी, मतलब जो टेंपरेरी डेटा है, इंटरमीडिएट जो डेटा है, उसको एक बार स्टोर करने के लिए हम इसको लेते हैं। जैसे मैंने 10 + 20 किया, रिजल्ट क्या है 30, ALU में कैलकुलेट कर दिया, क्योंकि ALU अर्थमेटिक ऑपरेशन करता है। तो 10 + 20 क्या हो गया 30। अब 30 को मुझे मेमोरी में स्टोर करवाना है, या मेरे को लेट्स सपोज मॉनिटर पे प्रिंट करवाना है, या मुझे प्रिंटर को देना है कि भैया इसको प्रिंट कर। ये काम तो मैं बाद में करूंगा, पहले उसको मुझे कुछ देर के लिए स्टोर करना पड़ता है, वो टेंपरेरी रजिस्टर के अंदर स्टोर होता है। तो बस इसकी पोजीशन देख लो, एक्यूमुलेटर ये आपका टेंपरेरी रजिस्टर, इसके बाद फिर इसको जो है वो आगे जो भी इसका करना है एक बार के लिए स्टोर कर लो, उसके बाद आप इसको आगे भेज दो, फ्लैग आ जाता है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर आ गया, ठीक है, ये आपके जनरल पर्पस रजिस्टर आ गया। तो ये बेसिक कहानी समझ लो। अब मैं आपको समझाता हूं एक सिंपल से एग्जांपल से। ये देखो हमारे पास एक सिंपल सा प्रोग्राम है, int a b c, a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू 20 है, c = a + b। सिंपल सी प्रोग्रामिंग में हाई लेवल लैंग्वेज में आप इसको बोल सकते हो। इसको हमने क्या किया, कंपाइलर को दिया, कंपाइलर ने इसको क्या किया, लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट किया। तो बीच में पहले क्या होगा, एक असेंबली लेवल लैंग्वेज जिसको मशीन लैंग्वेज बोलते हैं। तो यहां पे क्या हो गया, मूव a, मतलब ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू क्या है 0, एक मतलब क्या है 0 0 0 0, हेक्साडेसिमल है ना, 1 0 1 0 1 0 1 0 क्या होता है 10 होता है। तो यानी ये मेरी इंस्ट्रक्शन नंबर 1 है। वैसे तो इंस्ट्रक्शन जो है वो इसके बाद लो लेवल में 0 1 की फॉर्म में हो जाती है, लेकिन 0 1 की फॉर्म में लिखूंगा तो आपको समझ नहीं आएगा, वो डिकोडर समझता है। हम इसको इस तरीके से लिख लेते हैं असेंबली में मूव a, इसके बाद लिख दिया मूव b। अब ये 14 का मतलब क्या है, 1 क्या होता है 0 0 0 1, 14 का मतलब क्या होता है 1, ठीक है। तो ये जो है 0 1 0 0, तो ये क्या होता है, ये 20 होता है। तो आप इसको चेक कर सकते हो, ये 20 के बराबर है। तो ये मेरी इंस्ट्रक्शन नंबर 2 है, और उसके बाद मुझे ऐड करना है इंस्ट्रक्शन नंबर 3, ठीक है। ऐड का मतलब क्या है, ये बाय डिफॉल्ट वही है। ऐड का मतलब है कि एक्यूमुलेटर की वैल्यू में b को ऐड कर दो। ये इसका मतलब क्या है, मूव a, इसका मतलब है एक्यूमुलेटर में 10 वैल्यू को डालो, इसका मतलब है b वाले रजिस्टर में 20 को डालो, और इसका मतलब क्या हो गया, ऐड कर दो, एक्यूमुलेटर में वैल्यू थी 10, b में क्या थी 20, तो रिजल्ट क्या आ गया 30, और ये 30 एक बार टेंपरेरी रजिस्टर में स्टोर हो जाएगा। तो यहां पे कहानी क्या है, ये मेमोरी है, मेमोरी के अंदर मेरे किसी एड्रेस पे 1000 एड्रेस पे ये इंस्ट्रक्शन पड़ी है, 1001 पे मेरी ये इंस्ट्रक्शन पड़ी है, 1002 पे मेरी ये इंस्ट्रक्शन पड़ी है, ठीक है। क्योंकि हमने प्रोग्राम लिखा, उसको कंपाइल करके सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस में कन्वर्ट कर दिया। अब कहानी जो है वो स्टार्ट कहां से थी, मैंने अभी बताया, प्रोग्राम काउंटर से। तो प्रोग्राम काउंटर में बाय डिफॉल्ट सबसे पहले जो स्टार्टिंग वाली इंस्ट्रक्शन है उसका एड्रेस आ गया। लो जी 1000 एड्रेस आ गया, मतलब आप 1000 एड्रेस पे जाओ, ये जो इंस्ट्रक्शन पड़ी है, ये जो इंस्ट्रक्शन पड़ी है वैसे तो मान के चलो 0 1 की फॉर्म में होती है, लेकिन आपको समझ नहीं आएगी ना मुझे बताने में पता, तो इसीलिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया मूव। तो ये इंस्ट्रक्शन जो है वो कॉल करेंगे, ये इंस्ट्रक्शन i1 कहां पे आ जाएगी, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में आके एक बार स्टोर हो जाएगी। बस के थ्रू आपके पास एड्रेस बस है, डेटा बस है, उसके थ्रू जो है वो एड्रेस बस के थ्रू एड्रेस पास हो गया, और फिर डेटा बस के थ्रू हमने कॉल करके उसको इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में स्टोर कर दिया, ठीक है। अब इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में आ गई ये वाली इंस्ट्रक्शन, इसको फिर डिकोड किया जाता है। डिकोड क्या करता है, हर एक इंस्ट्रक्शन में क्या होता है, एक होता है ऑपकोड कि करना क्या है, जैसे मूव करना है, एक होता है आपका ऑपरेंड मतलब डेटा, जैसे इसमें ऑपरेंड क्या आपका 10। तो ये जब इंस्ट्रक्शन को डिकोड करेगा तो 10 वैल्यू जो है वो एक्यूमुलेटर में डाल देगा। तो आपका एक जगह पे एक्यूमुलेटर ऑलरेडी पता ही है, एक्यूमुलेटर में क्या वैल्यू आ गई 10। फिर दूसरी इंस्ट्रक्शन, इतने में जो प्रोग्राम काउंटर है, जैसे हम इंस्ट्रक्शन को फेच करते हैं उसके बाद जब इसको डिकोड करते हैं ना, तो डिकोड करते टाइम ये एक्चुअल में वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाती है ऑटोमेटिकली। तो 1001 मतलब अब 1001 वाली इंस्ट्रक्शन को कॉल किया, अब इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर i2 आ गया, इसको डिकोड किया, जब डिकोड किया तो पता लगा कि आपका एक b रजिस्टर को यूज करो और उसमें क्या डाल दो 20 डाल दो। इतने में ये वैल्यू जो है वो इंक्रीमेंट होकर 2 पे होगी। अब 2 वाली को कॉल करो, ऐड b, इसको हमने बुलाया, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में i3 आ गई, इसको डिकोड किया, तो डिकोड करने के बाद पता लगा भैया ऐड करना है, ए एक्यूमुलेटर और b की वैल्यू को ऐड करना है। तो ALU आपके पास है, ALU क्या करेगा 10 और 20 की वैल्यू, क्योंकि ऑलरेडी कनेक्टेड है ALU, एक्यूमुलेटर से भी कनेक्टेड, और b से डेटा को कॉल कर लेगा बस के थ्रू, और उनकी वैल्यू जो है वो 30 कर देगा, और 30 को कहां पे स्टोर कर देगा, एक बार टेंपरेरी रजिस्टर में। उसके बाद आप इसको मेमोरी में स्टोर करना चाहते हो, प्रिंटर को देना चाहते हो, मॉनिटर को देना चाहते हो, इंटरप्ट डिवाइस को, जिसको मर्जी दो, वो बात की बात है। तो मेन कहानी वर्किंग आपको पता लगी, ये नोट कर लेना, ये बेसिक है, ये फाउंडेशन। अगर ये क्लियर नहीं होगा तो माइक्रोप्रोसेसर क्लियर नहीं होगा। आई होप कि आपको सारे रजिस्टर्स की वर्किंग जो है वो वर्किंग आ रही है। रजिस्टर ALU एक्यूमुलेटर से कनेक्टेड और b से डेटा को कॉल की वैल्यू को अब क्या इसको एड्रेस बस डेटा बस उसके थ्रू जो है वो एड्रेस बस के थ्रू एड्रेस पास हो गया, और फिर डेटा बस के थ्रू हमने कॉल करके उसको इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में स्टोर कर दिया, ठीक है। अब इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में आ गई ये वाली इंस्ट्रक्शन, इसको फिर डिकोड किया जाता है। डिकोड क्या करता है, हर एक इंस्ट्रक्शन में क्या होता है, एक होता है ऑपकोड कि करना क्या है, जैसे मूव करना है, एक होता है आपका ऑपरेंड मतलब डेटा, जैसे इसमें ऑपरेंड क्या आपका 10। तो ये जब इंस्ट्रक्शन को डिकोड करेगा तो 10 वैल्यू जो है वो एक्यूमुलेटर में डाल देगा। तो आपका एक जगह पे एक्यूमुलेटर ऑलरेडी पता ही है, एक्यूमुलेटर में क्या वैल्यू आ गई 10।
फिर दूसरी instruction, इतने में जो प्रोग्राम काउंटर जैसे हम इंस्ट्रक्शन को फेच करते हैं उसके बाद जब इसको डिकोड करते हैं ना, तो डिकोड करते टाइम ये एक्चुअल में वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाती है ऑटोमेटिकली। तो 1001 मतलब अब 1001 वाली इंस्ट्रक्शन को कॉल किया, अब इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर i2 आ गया, इसको डिकोड किया, जब डिकोड किया तो पता लगा कि आपका एक बी रजिस्टर को यूज करो और उसमें क्या डाल दो 20 डाल दो, इतने में ये वैल्यू जो है वो इंक्रीमेंट होकर 2 पे होगी। अब 2 वाली को कॉल करो, ऐड बी, इसको हमने बुलाया, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में i3 आ गई, इसको डिकोड किया, तो डिकोड करने के बाद पता लगा भैया ऐड करना है ए एक्यूमुलेटर और बी की वैल्यू को ऐड करना है। तो ALU आपके पास है, ALU क्या करेगा 10 और 20 की वैल्यू, क्योंकि ऑलरेडी करेक्टेड है ALU, एक्यूमुलेटर से भी करेक्टेड और बी से डेटा को कॉल कर लेगा बस के थ्रू और उनकी वैल्यू जो है वो 30 कर लेगा, और 30 को कहां पे स्टोर कर देगा एक बार टेंपरेरी रजिस्टर में। उसके बाद आप इसको मेमोरी में स्टोर करना चाहते हो, प्रिंटर को देना चाहते हो, मॉनिटर को देना चाहते हो, इंटरनल डिवाइस को, जिसको मर्जी दो, वो बात की बात है। तो मेन कहानी वर्किंग आपको पता लगी, ये नोट कर लेना, ये बेसिक है, ये फाउंडेशन। अगर ये क्लियर नहीं होगा तो माइक्रोप्रोसेसर क्लियर नहीं होगा। आई होप कि आपको सारे रजिस्टर्स की वर्किंग जो है वो पता लगी होगी। यहां पे लास्ट में थोड़ा सा पॉइंट है, जो टेंपरेरी रजिस्टर में हमारे पास एक तो ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि इंटरमीडिएट रिजल्ट्स को स्टोर करता है, या फिर जैसे एक वैल्यू एक्यूमुलेटर में आ चुकी है और जो दूसरी वैल्यू बी में थी वो बी की वैल्यू भी कॉल करके एक बार टेंपरेरी में डालेंगे और फिर ALU को दोनों वैल्यूज देंगे। लास्ट में हमारे पास ये दो रजिस्टर जो है वो W एंड Z, बट हमारे पास B C D E और HL ये तो हमारे जनरल पर्पस हो गए। स्टूडेंट्स को लगता है सर W और Z भी तो हमारे जनरल पर्पस है, नहीं, ये W और Z एक्चुअल में क्या है, ये इस 8085 के पर्सनल आप कह सकते हो कि इसके पर्सनल रजिस्टर्स हैं, यूजर इनको यूज नहीं कर सकता। हमारे पास इसका कोई ऑथराइजेशन है, हम ना इसमें से रीड कर सकते हैं ना इसमें कुछ राइट कर सकते हैं, ये इंटरनली खुद इसको यूज करता है वर्किंग के लिए। एग्जांपल के तौर पे मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं, जैसे मैं अगर करना चाहता हूं स्वैप ऑफ टू नंबर्स, कई बार करते हैं ना सी प्रोग्रामिंग में स्वैप ऑफ टू नंबर्स करना है, जैसे A की वैल्यू है 10 और B की वैल्यू है 20 और मुझे इन दोनों को स्वैप करना है, A में 20 करना है, B में 10 करना है। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, जैसे एक वैल्यू मेरे पास एक्यूमुलेटर में 10 आ गई, दूसरी वैल्यू लेट्स को दूसरे रजिस्टर में हमने 20 डाल दी। अब यहां पे इस रजिस्टर का यूज करेगा कौन, इंटरनली ये। तो टेंपरेरी रजिस्टर हमारे पास एक तो ये हो गया, दूसरे हमारे पास दो है टेंपरेरी में W एंड Z जो इसके पर्सनल है। तो क्या करेगा, एक बार 10 की वैल्यू जो A की वैल्यू है 10 वो W में डाल दी और फिर जो 20 की वैल्यू है वो किस में डाल दी, एक तरह से A में डाल दी, और फिर उसके बाद ये वाली जो वैल्यू थी वो किस में डाल दी, B में डाल दी। तो इसका इंटरनली वो यूज करता है इस तरीके से, यूजर के पास इसको यूज करने की कोई ऑथराइजेशन नहीं होती। तो ये पॉइंट भी नोट कर लेना। थैंक यू। Ready? On your mark. Mama, pimple is gone. But what about the mark? It's made of neem and haldi, which helps in removing both the pimple and its mark. Get it go. Himalaya Purifying Neem Face Wash, the original solution for pimple. Dear students, welcome to Kids Measures। आज की वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं फ्लैग रजिस्टर इन 8085। लास्ट वीडियो में मैंने आपको फुल वर्किंग बताई है कि 8085 किस तरीके से काम करता है, कौन सा कंपोनेंट जो है वो क्या काम करता है। तो यहाँ पे जो फ्लैग रजिस्टर है, पता है इसका साइज जो है वो क्या है 8 बिट का। तो यहाँ पे हर बिट जो है वो क्या एक्चुअल में सिग्निफिकेंस, क्या उनका रोल है, तो वो मैं आपको बताता हूं। तो अगर मेरे पास 8 बिट का फ्लैग रजिस्टर है, तो इसमें अगर हम बात करें यहाँ पे LSB बिट, ये जो LSB बिट है इसमें ये वाली जो है वैल्यू वो किसको रिप्रेजेंट करती है, कैरी फ्लैग को। ये एक्चुअल में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कैरी फ्लैग। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो बिट आती है ये क्या है, अनयूज्ड, इसको इन्होंने यूज ही नहीं किया। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे वैल्यू चाहे 0 चाहे 1 हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यहाँ पे 0 या 1 होगा तो उसका एक रूल है, उसका एक मीनिंग है। देन आ जाता है हमारे पास पैरिटी, ये आ जाती है आपकी पैरिटी फ्लैग। अब पैरिटी फ्लैग में भी वैल्यू या तो 0 हो सकती है या 1 हो सकती है, तो ये भी एक इसका भी एक रूल है कि 0 पे क्या है 1 पे क्या है। तो यहाँ पे नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, ये भी खाली स्पेस है, इसको इन्होंने कोई यूज नहीं किया तो छोड़ो इसको। उसके बाद आ जाता है हमारे पास ऑक्सिलरी कैरी। ऑक्सिलरी कैरी कई बार AX भी लिख देते हैं, AC भी लिख देते हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ऑक्सिलरी कैरी भी या तो वैल्यू 0 हो सकती है या 1 हो सकती है। कब 0 की कब 1 होगी वो मैं आपको एक करके एग्जांपल के साथ बताऊंगा। फिर हमारे पास एक स्पेस है वो हमारे पास अनयूज्ड है, मतलब इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। फिर आ जाता है जी आपके पास 0, अब 0 का ऑक्सिलरी एक रूल है। देन आ जाता है हमारे पास पैरिटी, ये आ जाती है आपकी पैरिटी फ्लैग। अब पैरिटी फ्लैग यानी 3 फ्लैग। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो बिट आती है ये क्या है, अनयूज्ड, इसको इन्होंने यूज नहीं किया। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे वैल्यू चाहे 0 चाहे 1 हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यहाँ पे 0 या 1 होगा तो उसका एक रूल है, उसका एक मीनिंग है। देन आ जाता है हमारे पास पैरिटी, ये आ जाती है आपकी पैरिटी फ्लैग। अब पैरिटी फ्लैग में भी वैल्यू या तो 0 हो सकती है या 1 हो सकती है, तो ये भी एक इसका भी एक रूल है कि 0 पे क्या है 1 पे क्या है। तो यहाँ पे नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, ये भी खाली स्पेस है, इसको इन्होंने कोई यूज नहीं किया तो छोड़ो इसको। उसके बाद आ जाता है हमारे पास ऑक्सिलरी कैरी। ऑक्सिलरी कैरी कई बार AX भी लिख देते हैं, AC भी लिख देते हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ऑक्सिलरी कैरी भी या तो वैल्यू 0 हो सकती है 1 हो सकती है। कब 0 की कब 1 होगी वो मैं आपको एक करके एग्जांपल के साथ बताऊंगा। फिर हमारे पास एक स्पेस है वो हमारे पास अनयूज्ड है, मतलब इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। फिर आ जाता है जी आपके पास 0, ये आ जाता है आपके पास 0 फ्लैग, इसकी वैल्यू भी 0 हो सकती है 1 हो सकती है। कब 0 कब 1 वो भी एक अपने आप में जो है वो आपको एग्जांपल के साथ करवाऊंगा। देन हमारे पास आ जाता है लास्ट में साइन फ्लैग। तो साइन मतलब भाई पॉजिटिव नेगेटिव, तो कब पॉजिटिव सातवां वीडियो है ये। उम्मीद करता हूँ इस बार कंप्लीट हो जाए, और प्लेलिस्ट कंप्लीट होने के बाद समझ आए कि नहीं वो भी देखना पड़ेगा कि कितने साल ओवरऑल। बाकी इसके बाद उनकी देखने वीडियो क्या नाम है, टाइपनेट इंजीनियरिंग की, वो भी आज देखते। मतलब मेरा मूड तो था कि एक ही दिन प्ले करे सारे देखे, इसमें 68 वीडियोज है, माइक्रोप्रोसेसर की ये भी है। पॉजिटिव कब नेगेटिव कब 0 कब 1 वो आपको सारी कहानी एक एक बताऊंगा। तो पहले इसको सिर्फ नोट कर लो कि हर एक कैरी की एक्चुअल में फुल फॉर्म क्या है और किस तरीके से यूज होती है। तो देखो सबसे पहले अगर बात करें कैरी फ्लैग की, तो कैरी फ्लैग का रोल क्या है, मतलब कब ये वैल्यू 0 होगी कब ये वैल्यू 1 होगी, यही आपसे पूछते हैं। तो लेट्स सपोज हमारे पास एक नंबर है A, हेक्साडेसिमल नंबर है, लेट्स सपोज हेक्साडेसिमल नंबर है 10H। ठीक है, 10H। एक है हमारे पास नंबर लेट्स सपोज 20H, ये हेक्साडेसिमल नंबर है। अब मुझे करना क्या है, लेट्स सपोज मुझे करना है ऐड B। अब ऐड B का आपको मतलब पता है कि क्या होता है, एक्यूमुलेटर में ऑलरेडी लेट्स सपोज मेरे पास A की वैल्यू है, उसमें B की वैल्यू को ऐड करो और जो रिजल्ट है वो एक्यूमुलेटर में स्टोर करो। तो सबसे पहले क्या होगा, A वैल्यू जो है वो एक तरह से ये वाली वैल्यू जो है वो एक्यूमुलेटर में आ गई। अब 10 ये हेक्साडेसिमल में है, तो मैं इसको कैसे ओपन करूंगा, अगर मैं इसको ओपन करूं तो यानी 1 भी अपने आप में क्या है 4 बिट का और 0 भी अपने आप में क्या है 4 बिट की। अगर ये बाइनरी में होता तो आप इसको 10 को क्या लिखते 10 10 लिख देते, लेकिन ये एक्चुअल में हेक्साडेसिमल है, तो और मेनली आपको हेक्साडेसिमल ही दिया हुआ है यहाँ पे, तो इसलिए कंफ्यूज मत होना। हेक्साडेसिमल में हमारे पास पता है कि हर एक नंबर 4 बिट में रिप्रेजेंट करते हैं, तो 1 जो है वो क्या होगा 4 बिट में 0 0 1। ठीक है, अब 0 जो है वो क्या होगी
सिंपल है। अब 2 जो है वो क्या होगा 0 0 1 0 और 0 तो आपको पता ही है क्या होती है ये लो जी, ठीक है। अब यहाँ पे करना क्या है इन दोनों का एडिशन, इन दोनों को क्या करना है ऐड करना है। तो देखो इसको हम बोलते हैं, इसको एक तरह से आप कह सकते हो कि ये मेरी D0 बिट है, D1 है, D2 है, D3 है, D4 है, D5 है, D6 है एंड D7 बिट है, ठीक है। और इसको आप फर्दर ये भी कह सकते हो कि ये अपने आप में क्या है एक निबल, निबल का मतलब क्या होता है 4 बिट का जैसे निबल, 8 बिट का क्या होता है बाइट होता है, 4 बिट का क्या है निबल। तो ये आपका एक तरह से ये एक तरह से यहाँ पे जो है वो निबल बन गया और ये भी एक तरह से क्या है निबल। तो ये लो निबल है, ये अपर निबल, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें ये इसी तरीके से आप इसको भी मेंशन कर सकते हो। तो सिंपली आपको एडिशन करनी है तो ये तो 0 हो गया, 0 + 0 0 + 0 0 + 0 ये 1 + 0 क्या होता है 1, 1 + 0 क्या होता है 1, ये आ गया 0, 0 + 0 क्या होता है 0। तो यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो क्या ध्यान में रखना है कि ये जो लास्ट में ये जो D7 वाला देखो ध्यान से, D7 वाली ये जो ऊपर वाली बिट थी 0, नीचे वाली 0, इन दोनों को जब ऐड किया तो वैल्यू क्या आई 0। तो यानी यहाँ से मेरा इस वाले से D7 से इस तरफ को कोई भी 0 या 1 जो है कोई भी कैरी जो है वो आगे आ रहा है, कोई कैरी यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे कोई कैरी एक तरह से नहीं आ रहा। आप इसको क्या लिख सकते हो एक तरह से कैरी जो है वो 0 के बराबर, ठीक है, क्योंकि कुछ नहीं आ रहा तो 0 तो आप लिख सकते हो। तो यानी ये मेरी वैल्यू जो है वो क्या जनरेट हुई 0। तो अगर मेरी D7 बिट क्या जनरेट कर रही है, अगर तो ये कैरी जनरेट कर रही है 1 तो यहाँ पे CY की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और अगर ये D7 बिट मेरी जनरेट कर रही है कैरी 0 तो यहाँ पे CY की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। बस ये सिंपल सा फंड है। एक और एग्जांपल से करते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास नंबर है, एक नंबर लेते हैं हम 80H और लेट्स से दूसरा नंबर हम ले लेते हैं 90H। इन दोनों को अगर ऐड करना है तो देखो 80 को क्या लिखोगे 8 क्या होता है एक्चुअली में या 1000 और 0 तो आप एज इट इज लिख लो, ठीक है। वैल्यू कुछ भी दे सकते हैं आपको, 9 क्या होता है 1001, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से हो गया। अब इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो ये तो आपका 0 0 0 0 D7 बिट, ये D7 बिट थी, D7 ने कोई कैरी और जनरेट किया क्या वैल्यू जनरेट की 1 जनरेट की। तो यहाँ पे एक तरह से CY की वैल्यू क्या हो गई 1 होगी। तो आप इसको ये लिख सकते हो कि यहाँ पे CY की वैल्यू तरह से 1 होगी, इस केस में CY की वैल्यू 0। बस सिर्फ आपको ये वाली वैल्यू जो है वो चेक करनी है। अगर ये जनरेट कर रही है 1 तो CY की वैल्यू 1, अगर ये जनरेट कर रही है 0 तो CY की वैल्यू 0। बस ये कहानी आपकी CY फ्लैग की। उसके बाद हमारे पास आता है पैरिटी। पैरिटी की बात करें अगर हम, पैरिटी फ्लैग जो है वो अपने आप में क्या है, इफ द टोटल नंबर ऑफ वंस इन द रिजल्ट इज इवन देन पैरिटी बिट जो है वो क्या होगी 1 होगी। इफ द टोटल नंबर ऑफ 1 इन द रिजल्ट इज ऑड देन पैरिटी इज इक्वल टू 0। तो यहां पे क्या कह रहा है, अगर मेरे टोटल नंबर ऑफ 1 रिजल्ट में क्या है इवन है तो पैरिटी मेरी क्या होगी 1 होगी। तो देखो यहां पे टोटल नंबर ऑफ 1 देखो ये वाला जो आपका रिजल्ट हमेशा याद रखना, इसी केस में आपको एग्जांपल के बता रहा हूं। तो लेट्स सपोज यहां पे मेरा रिजल्ट क्या है, दिस इज योर रिजल्ट, ठीक है। हमने इनपुट दी थी 8 बिट की और रिजल्ट आया ये तो 8 बिट है और एक कैरी जो है वो अपने आप में क्या है 0। तो जब भी आप रिजल्ट लेते हो तो रिजल्ट भी आपको 8 बिट का ही कंसीडर करना है। नहीं समझ आया, यहां पे देखो आपने 8 बिट का इनपुट दिया, 8 बिट का इनपुट, तो आपका रिजल्ट जो है वो सिर्फ यहीं तक है। बस इस पॉइंट को नोट कर लो, सारी कहानी जो है वो सारा पूरे कांसेप्ट का जो क्रक्स है उसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो आपका रिजल्ट यहां से लेके यहां तक है। लोगों को पता क्या लगता है कि यार रिजल्ट जो है वो कितना मेरा ये सारा रिजल्ट है, नहीं ये वाला तो मेरा एक तरह से CY के अंदर कंसीडर हो गया, ये तो मेरा कैरी के अंदर आ गया, ये तो 9th बिट है, हमें रिजल्ट देखना है तो रिजल्ट सिर्फ इसी को चेक करना है। तो अब आपको जब पैरिटी की वैल्यू देखनी है तो पैरिटी की वैल्यू आप सारे 9 में से देखोगे। अगर आप सारे 9 में से देखोगे तो आपको क्या लगेगा नंबर ऑफ वंस कितने हैं 2। अगर आप सारों को देखोगे तो नंबर ऑफ वंस कितने हैं 2, लेकिन अगर आपने सारों को देखा नंबर ऑफ वंस क्या है 2 तो यहां पे देखो अगर मेरे पास नंबर ऑफ 1 क्या है इवन तो पैरिटी की वैल्यू क्या होगी 1। अगर आप पूरे को देखोगे नंबर ऑफ 1 कितने हैं 2 तो आप क्या कर दोगे पैरिटी की वैल्यू को 1 कर दोगे। बट ये गलत है, आपको रिजल्ट में सिर्फ यही 8 बिट की चेक करनी है, ये नहीं करनी। तो इन 8 को देखो नंबर 1 कितने हैं एक ही है, तो यानी ऑड है तो यानी इसकी वैल्यू क्या हो गई 0 होगी। बस ये पॉइंट जो है वो नोट कर लो, इसके अलावा कुछ नहीं। तो जो मर्जी वैल्यू दे दे, जैसे इसमें तो 8 की 8 क्या, अगर 9 भी चेक कर लो वैसे तो 8 ही चेक करनी है, बट अपने आप ये तो है ही नहीं 0 ये। तो ये आपके पास नंबर 1 कितने हो गए 2 के मतलब क्या है इवन है, तो पैरिटी की वैल्यू क्या हो गई आपकी 1। लेकिन यहाँ पे ये केस आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम लोगों को लगेगा कि सर इसको क्यों नहीं कंसीडर किया, अरे भैया 8 बिट का रिजल्ट है, ये तो आपकी कैरी आई थी, तो 8 बिट में देखो नंबर 1 कितने सिर्फ एक ही है, तो यानी पैरिटी की वैल्यू मेरी क्या हो गई 0 हो गई। बस ये पॉइंट याद रखना, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। फिर आ जाता है हमारे पास तीसरा ऑक्सिलरी कैरी। ऑक्सिलरी कैरी जो है वो जनरली जो है वो किस तरीके से यूज किया जाता है मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल में बताता हूं। ऑक्सिलरी कैरी में क्या है बस थोड़ा सा फर्क है। जैसे देखो मैंने यहाँ पे ए वैल्यू मेरे पास है लेट्स सपोज भाई हम ले लेते हैं लेट्स से 10H ले लेते हैं और बी वैल्यू ले लेते हैं लेट्स से 20H, ठीक है। अब यहाँ पे इसको आप क्या लिखोगे 001 0000, ठीक है, और इसको लिखोगे 001 0000। तो यहाँ पे अगर आप ऐड करोगे तो 0000, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि ये D0 ये D1 ये D2 ये D3। बस यहाँ पे ऑक्सिलरी में याद रखना, ऑक्सिलरी में वही सेम कैरी वाला कांसेप्ट है, लेकिन यहाँ पे D3 बिट को देखना है। वहां पे हमने D7 बिट को देखा था, कहानी वही है, वहां पे D7 कंसीडर कर रहे थे कि D7 जनरेट क्या कर रहा है, यहाँ पे D3 बिट को देखेंगे कि D3 क्या वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई। क्लियर, बस ये सिंपल सा कांसेप्ट है। एक और एग्जांपल से बताता हूं। लेट्स सपोज ए मेरे पास नंबर है 18 और बी मेरे पास नंबर है लेट्स से 28, ठीक है। हेक्साडेसिमल नंबर है तो इसको अगर मैं 4 बिट में रिप्रेजेंट करूं 1 क्या होगा 0001, 8 क्या होगा 1000, 2 क्या होगा 0010 और 8 क्या होगा 1000, ठीक है। अब यहाँ पे D3 बिट याद रखना ये, ठीक है, जो लोअर निबल है उसकी एक तरह से MSB, जो लोअर निबल है उसकी MSB, तो D3 बाकी को कुछ नहीं, बाकी तो आप सिर्फ ऑपरेशन करो अपना जो भी करना है ऐड प्लस जो भी करना है, ठीक है। ये देखो जी D3 1 + 1 क्या हो गया 2 को हम कैसे लिखते हैं माइंड में 10 यानी 0 यहां आ गया और जो कैरी है यहां आ गया, तो D3 ने कैरी जनरेट किया, क्या किया 1, तो यानी यहां पे ऑक्सिलरी कैरी की वैल्यू क्या हो गई 1 होगी। और हमेशा याद रखना, हमेशा ये पॉइंट याद रखना, ऑक्सिलरी कैरी ये जितने भी फ्लैग रजिस्टर हैं, फ्लैग रजिस्टर में हर ऑपरेशन के बाद वैल्यू अपडेट होती है, हर ऑपरेशन के बाद वैल्यू क्या होती है अपडेट होती है। चाहे पहले ऑपरेशन ने कैरी की वैल्यू 0 कर रखी थी, ऑक्सिलरी कैरी की वैल्यू 0 कर रखी थी, जो मर्जी कर रखी थी, इसने क्या जनरेट किया चाहे 0 किया, पहले 0 थी अब भी 0 किया, तो आपको अपडेट करना है, सिस्टम उसको अपडेट करेगा कि भैया पहले जो मर्जी थी अब ये 0 है। ऐसे अगर वैल्यू पहले 1 थी और अब आ गई लेट्स सपोज 0, तब तो आपको लगेगा कि पहले 1 थी अब 0, मतलब ये तो चेंज करेगा। ऐसा नहीं है कि 1 से 0 करेगा 0 से 1 करेगा, अगर पहले 0 थी तो अब 0 है तो 0 को करेगा। पहले ऑपरेशन में जो मर्जी हो, कैरी हर एक में, कैरी क्या पूरे फ्लैग जो है वो हर एक ऑपरेशन के बाद, हर एक ऑयल ऑपरेशन के बाद जो है वो अपडेट होते हैं। अब इसने क्या जनरेट किया, तो यानी 1 + 1 क्या हो गया एक तरह से 0 हो गया, यहां पे आ गया 1 आ गया, तो 1 + 1 क्या हो गया 0 ये। तो रिजल्ट जो मर्जी है मेन आपको देखना बस ये, तो इसने क्या जनरेट किया, इसने यहां पे कैरी 1 जनरेट किया। तो और अगर आप बात करोगे सर इसी क्वेश्चन में अगर आप कैरी वाली बात करो तो कैरी वाला तो सेम ही है, ये देखो लास्ट में आपके पास 0 0 क्या है 0, यानी इसमें तो कुछ भी जनरेट नहीं किया, तो ये अपने आप में जो आपकी CY की वैल्यू यहां पे 0 रहेगी, CY की वैल्यू यहां पे भी 0 रहेगी, लेकिन ये आपका कांसेप्ट अब D3 वाला समझ जाओ। So, this company recently announced that anyone can make a game without writing a line of code.
डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेशर्स। नेक्स्ट टू फ्लैग्स हमारे पास आ जाते हैं, जीरो फ्लैग एंड साइन फ्लैग। तो देखो इनका सिग्निफिकेंस क्या है। अगर तो हमारा रिजल्ट एग्जीक्यूट करने के बाद, जो इंस्ट्रक्शंस हमको एग्जीक्यूट करने के बाद हमारा रिजल्ट अगर लेट्स सपोज सारा जीरो आता है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और अगर रिजल्ट जीरो नहीं आता तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है 0। देखो आपको एग्जांपल से समझाता हूं। लेट्स सपोज हमारे पास एक नंबर दिया हुआ है ATH और दूसरा भी लेट्स सपोज हम लेते हैं ATH, ठीक है, हेक्साडेसिमल नंबर है। इसको अगर मैं ओपन करके लिखूं तो 8 क्या होता है 1000 और 0 आपको पता ही है। 8 क्या होता है 1000 और 0 आपको पता ही है। तो इसको अगर आप इस तरीके से करते हो और ऐड करते हो तो ऐड करने के बाद देखो यहां पे तो सिंपल है, आपको पता है सिंपल 0 0 और ये वाला भी आपका 0 1 + 1 क्या होता है 2 मतलब 0 और ये क्या आ गया 1। तो यहां पे अगर आप देखो ध्यान से तो जो मेरा CY मैंने आपको क्या बताया था, CY जो कैरी वाला है वो वैल्यू तो यहां पे क्या आ गई 1, लेकिन जो रिजल्ट है, रिजल्ट हमेशा आपको ये चेक करना है क्योंकि ये तो CY की वैल्यू है, ये तो कैरी फ्लैग है। रिजल्ट आपका बाकी का यही 8 बिट का है क्योंकि 8 बिट की इनपुट दिए तो 8 बिट का ही ये मेरा रिजल्ट है। बस इस रिजल्ट को देखो कि क्या ये रिजल्ट सारा 0 है। तो देखो अगर ध्यान से देखो ये क्या है 0 और ये भी क्या है 0, मतलब अगर इसको आप लिखोगे तो 0 0 H। तो अगर ये 0 है तो यानी मेरा जो 0 फ्लैग है वो क्या होगी वैल्यू 1। तो मतलब इसका क्या है, एक तरह से 0 आंसर आ रहा है मेरा। तो 1 क्या बता रहा है 0 आंसर आ रहा है। और लेट्स सपोज अगर कहीं पे भी एक बन आ जाए या मल्टीपल बन आ जाए, जैसे आप यहां पे 1 0 ठीक है, और अगर आप लेट्स सपोज इसमें 7 ऐड कर देते हो, ठीक है, मतलब आपके पास एक नंबर है ATH और दूसरा लेट्स सपोज 70H। तो अगर आप ये लेते हो तो देखो अगर आप इसमें ऐड करते हो तो यहां पे 1 1 1 1 तो देखो कुछ भी आ जाए इस तरीके से, अगर एक भी 1 कहीं पे आ गया मल्टीपल 1 आ गए तो यानी Z की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी 0 क्योंकि रिजल्ट आपका नॉन जीरो है। बस ये सिंपल सा कांसेप्ट है। फिर आ जाता है आपका साइन बिट। साइन बिट क्या कहता है कि आपका जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव में है या नेगेटिव में। देखो हमारे पास नंबर सिस्टम में दो तरीके से नंबर होते हैं, एक होता है अनसाइंड और एक होता है साइंड। अनसाइंड की बात करें तो जैसे मैं नंबर लिख दूं लेट्स सपोज 1 1 0, ठीक है, आपको देखते ही पता लग जाएगा कि ये क्या है 6। इसका अगर आपने डेसिमल इक्विवेलेंट लिखना हो तो क्या लिखोगे 6, क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो है वो अनसाइंड को ही लेके चलते हो और अनसाइंड में आपको पता है कि ये तीनों बिट को कंसीडर करोगे तो 6 आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर मैं साइंड बोल दूं ये नंबर साइंड में, साइंड मतलब या तो साइन मैग्नीट्यूड है या फिर 1 कॉम्प्लीमेंट या 2 कॉम्प्लीमेंट में, तो नेगेटिव के केस में हमें पता है कि साइन के केस में ये वाली जो वैल्यू है ये क्या बताती है साइन बताती है और बाकी जो है वो मैग्नीट्यूड बताती है। तो अगर ये साइन है तो यानी अगर 1 लेते हैं तो आपको पता है नेगेटिव को शो करता है, और अगर ये वैल्यू 0 है MSB बिट जो है वो 0 है तो यानी ये पॉजिटिव नंबर है। बट ये साइन के केस में, अनसाइंड में तो कोई ऐसा फंडा ही नहीं, वो बाय डिफॉल्ट सारे पॉजिटिव लेके चलते हैं। तो अगर इस तरीके से ये हम यूज करते हैं वही सेम कांसेप्ट हमारे पास साइन में। हमने दो नंबर्स हैं उनको लेट्स सपोज ऐड किया है कुछ भी। अब अगर मैं अनसाइंड लेके चलता हूं, अनसाइंड के केस में तो कोई फंडा ही नहीं, अनसाइंड के केस में तो आपको पता है कि रिजल्ट आपका हमेशा पॉजिटिव। लेकिन अगर लेट्स सपोज मैं ये साइन नंबर ले दूं, ये मेरे पास एक साइन नंबर है दूसरा साइन नंबर है और इसको मैंने क्या किया ऐड किया। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं, अब देखो जी जो रिजल्ट आया इस रिजल्ट में आप ये D7 बिट चेक करो क्योंकि ये D0 D1 D2 D3 अप टू D4 5 D6 एंड D7, आप D7 बिट चेक करो। अगर तो D7 बिट क्या आ रही है 0, अगर D7 बिट क्या आ रही है 0 मतलब साइन की वैल्यू क्या है 0 तो यानी एक पॉजिटिव है। अगर इसकी वैल्यू क्या आ रही है लेट्स सपोज 1 तो यानी एक साइन नंबर और S की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 और ये क्या है एक नेगेटिव नंबर। बस सिर्फ आपको D7 बिट को चेक करना है, इसकी वैल्यू 0 है 1 0 है तो साइन की वैल्यू 0 1 है तो साइन की वैल्यू 1 और आपको पता है कि 0 जो है वो पॉजिटिव नंबर के लिए 1 जो है वो नेगेटिव नंबर के लिए यूज होता है। दैट्स इट। तो ये सारे फ्लैग जो है वो आपके इस तरीके से करते हैं। थैंक यू। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेशर्स। आज की वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं इंस्ट्रक्शन इन 8085। तो देखो इंस्ट्रक्शन सबसे पहले अगर बात करें इट इज अ कमांड टू द माइक्रोप्रोसेसर टू परफॉर्म अ गिवन टास्क ऑन अ पर्टिकुलर डेटा। इसके साथ आप एक और चीज भी ऐड कर लो एट अ पर्टिकुलर टाइम, मतलब यहां पे टाइमिंग भी मैटर कर रही है, आप क्या एक्शन परफॉर्म कर रहे हो वो भी मैटर कर रहा है और माइक्रोप्रोसेसर जो है वो क्या कमांड एक्शन में दे रहा है। देखो आपको सिंपल सी लैंग्वेज में समझाता हूं। जैसे मेरा जो माइंड है वो क्या है एक तरह से माइक्रोप्रोसेसर। अब देखो मैं बोल रहा हूं, हाथ भी हिला रहा हूं, चल भी रहा हूं, तो ये सारे मैं एक्शंस परफॉर्म कर रहा हूं। तो ये जो मेरा माइंड है ये एक्चुअल में क्या जनरेट कर रहा है, कमांड जनरेट कर रहा है। मतलब मेरे हाथों को क्या कर रहा है कि कमांड दे रहा है कि आपने इस तरीके से मूव करना है और मेरा जो है ये सारी चीजें जो है वो आपस में एक सिंक्रोनाइज्ड वे से काम कर रही है। मतलब टाइमिंग भी यहां पे मैटर कर रही है, एक्शन क्या परफॉर्म कर रहे हैं वो भी मैटर कर रहा है। तो ये सारी चीजें जो है वो क्या एक तरह से कमांड है जो पूरे के पूरे माइक्रोप्रोसेसर जो है वो एक्चुअल में यूज करता है ताकि कोई भी पर्टिकुलर टास्क को एग्जीक्यूट कर सके। और यहां पे अगर बात करें 8085 में हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन है वो 1 वर्ड की भी हो सकती है जिसको आप 1 बाइट भी बोल सकते हो, क्योंकि अगर आपको कुछ भी मेंशन किया तो बाय डिफॉल्ट एक वर्ड जो है वो 1 बाइट का होता है, मतलब 8 बिट का बोल सकते हो, ठीक है। तो यहां पे 1 बाइट इंस्ट्रक्शन 2 बाइट एंड 3 बाइट इंस्ट्रक्शन जो है वो 8085 में होती है, जिसको आप ये कह सकते हो कि 1 बाइट मतलब 8 बिट की इंस्ट्रक्शन है। यहां पे 16 बिट की हो गई और यहां पे आपकी होगी 24 बिट की। तो इस तरीके से भी आप इसको मेंशन कर सकते हो। तो यहां पे अगर बात करें सबसे पहले किस तरीके से पूरी कहानी जो है वो वर्क करती है, कौन सी 1 बिट है, कौन सी 2 बिट है, कौन सी 3, तो ये सबसे पहले आप देखो यहां पे एक सिंपल सा एग्जांपल मैंने दिया हुआ है MDI A1A। तो यहां पे क्या कर रहे हैं हम मूव कर रहे हैं इमीडिएटली 1A का डेटा जो है वो हम एक्यूमुलेटर के अंदर डाल रहे हैं। तो देखो इंस्ट्रक्शन में हमारे पास जनरली होता क्या है, एक है हमारे पास अपकोड और दूसरी चीज हमारे पास क्या है ऑपरेंड। अपकोड का मतलब क्या है कि एक्चुअली मुझे करना क्या है, टास्क क्या परफॉर्म करना है, और ऑपरेंड मतलब किस पे परफॉर्म करना है, किस डेटा पे उसको परफॉर्म करना है। तो ये मेन कहानी होती है। तो यहां पे अगर देखा तो MDI A, 1 तो यहां पे हम कर क्या रहे हैं 1A जो मेरा डेटा है उसको एक्यूमुलेटर के अंदर हम लोग मूव करवा रहे हैं। तो 1A डेटा को एक्यूमुलेटर के अंदर मूव करवाना है तो ये पूरी ये क्या होगी इंस्ट्रक्शन होगी। अब इसका साइज अगर हमें निकालना है तो इसके लिए सबसे पहले देखो हमें पता है कि जो हमारी मेमोरी है यहां पे 16 बिट हम लोग जो है वो एड्रेस बस को यूज करते हैं 8085 में, मतलब 2⁻16 रेफरेंसेस हो गए टोटल, ठीक है। अब 2⁻16 आप कह सकते हो इतने आपके जो है वो ब्लॉक्स है और हर एक ब्लॉक जो है वो कितना है 1 बाइट का, एवरी ब्लॉक इज ऑफ 1 बाइट। तभी यहां पे जो मेमोरी है वो आपकी कितनी बनती है 64 किलोबाइट की मेमोरी माइक्रोप्रोसेसर बोलते हैं, जहां पे 64 की क्या होगी लोकेशंस होगी और B मतलब बाइट एक लोकेशन 1 बाइट की। तो इसको आप कैसे मेंशन कर सकते हो, अगर मैं 16 बिट का एड्रेस देना चाहूं तो यहां पे सबसे पहला एड्रेस एक तरह से क्या हो गया 000 मतलब 16 टाइम आप 0 लिख दो, या फिर आप क्या लिखो हेक्साडेसिमल में लिख दो, मतलब ये 0 एक तरह से क्या है 4 टाइम 0, ये भी 0 4 टाइम 0, ये भी 4 टाइम, मतलब इसको आप इस तरीके से हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो अगर मेरा पहला 000 हो गया तो लास्ट ऑब्वियसली क्या होगा F F F एंड F, मतलब F क्या होगा 1 1 1 1, तो यानी 16 टाइम्स 1 होगी। तो इतनी मेरे पास यहां पे लोकेशंस है एंड एवरी लोकेशन इज ऑफ 1 बाइट। तो यहां पे मैं हर एक लोकेशन में 8 बिट जो है वो स्टोर कर सकता हूं। तो अब देखो मेन कहानी आपकी स्टार्ट होगी। तो मेरी जो पहली इंस्ट्रक्शन क्या थी MDI A, 1A। तो यहां पे अगर मुझे इस इंस्ट्रक्शन को स्टोर करना है तो मेरे को पता है जिस जगह पे मुझे स्टोर करना है उसका साइज तो 1 बाइट है। तो क्या ये पूरी इंस्ट्रक्शन जो है वो 1 बाइट की है? अगर ये 1 बाइट की है तो मैं उठाऊं और यहां पे घुसा दूं, लेकिन अगर ये 1 बाइट की नहीं है उससे ज्यादा तो फिर तो भैया इसको डायरेक्टली नहीं डाला जा सकता, तोड़ के डालेंगे। तो देखो यहां पे सबसे पहले अगर ध्यान से देखो MDI A इसका मतलब एक्चुअल में क्या है कि हम लोगों ने मूव करना है डेटा को एक्यूमुलेटर के अंदर, और यहां पे जो हमारा 8085 आपको पता है कि ये 8 बिट माइक्रोप्रोसेसर है। तो यहां पे 2⁻8 मतलब 256 इंस्ट्रक्शंस जो है वो जनरेट हो सकती हैं, इतने अपकोड जनरेट हो सकते हैं। लेकिन इंटेल वालों ने जब इसको बनाया था तो 246 इंस्ट्रक्शंस जो है वो इन्होंने क्रिएट की थी और हर एक को एक नंबर दिया, हर एक को क्या दिया एक नंबर दिया, ताकि मैं अगर MDI A करना चाहता हूं मतलब मैं मूव करना चाहता हूं कुछ इमीडिएटली एक्यूमुलेटर के अंदर तो इसको जो है वो एक हेक्साडेसिमल कोड दिया। अब देखो मेरे पास 8 बिट है तो यानी आप कह सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 मतलब 0
से लेके 1 1 के बीच में कोई भी नंबर जो है वो हो सकता है। तो वो मेरा जो MVI A है उसके लिए इन्होंने क्या दिया, उसके लिए इन्होंने नंबरिंग दिया यहाँ पे 3E, मतलब ये फिक्स्ड है, दिस इंस्ट्रक्शन इज फिक्स्ड। तो यहाँ पे 3E मतलब ये जो इंस्ट्रक्शन है इसको इन्होंने क्या साइज दिया 3। तो ये जो इंस्ट्रक्शन है 3 का मतलब क्या हो गया 0 0 1 1 और E का मतलब आपको पता क्या होता है 1 1 1 0। तो यानी ये वाला मेरा टोटल कितनी बिट का बन गया 8 बिट का बन गया, यानी 1 बाइट का बन गया। तो यानी आप MVI A वाली जो है इसको आप यहाँ पे लेट्स सपोज आप कहीं से भी स्टार्ट कर रहे हो प्रोग्राम को स्टोर करना, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे 1000 एड्रेस से स्टार्ट कर रहा हूँ, 1000 हेक्साडेसिमल एड्रेस है, तो यहाँ पे आप MVI A वाली जो है वो इस जगह पे डाल दो क्योंकि 1 बाइट की हुई है, ये वाली सारी जो है वो 1 बाइट। तो इसका फिक्स है, इसकी नंबरिंग जो है इसकी कोडिंग जो है वो फिक्स है, इसका कोड 3E फिक्स है, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा क्या है 1A, मतलब ये क्या है डेटा ऑपरेंड है। अब ये जो डेटा है 1A इसको आप कैसे लिखोगे, ये भी हेक्साडेसिमल नहीं है, सारी चीजें हम हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंट करते हैं। तो 1 क्या होता है ये होता है और A क्या होता है 1010, ये तो आपको पता ही है। अब ये भी कितने बिट का हो गया 8 बिट का, यानी 1 बाइट का। तो यानी इसको और इसको हम इकट्ठा तो नहीं डाल सकते, ये तो 2 बाइट की इंफॉर्मेशन होगी, 1 बाइट ये हो गया और 1 बाइट ये, तो इसको हम बोलेंगे 2 बाइट की इंस्ट्रक्शन। तो 2 बाइट को कैसे स्टोर करेंगे, 1 बाइट MVI A इधर कर दिया और जो मेरा 1A था वो मैंने नेक्स्ट लोकेशन में, नेक्स्ट बाइट लोकेशन में स्टोर कर दिया। बस ये है एक्चुअल में गाली। ये मुद्दा अगर आपको समझ आ गया तो उसके बाद तो कुछ भी नहीं है, उसके बाद तो आपको सेम कांसेप्ट ही अप्लाई करना है। अब आगे MVI B मतलब 46 वैल्यू जो है हेक्साडेसिमल वैल्यू 46 को B वाले रजिस्टर में डालो, पहले एक्यूमुलेटर में डाले थे B रजिस्टर में डालने, ठीक है। अब MVI B जो है MVI B आपका 06 कोडिंग इन्होंने दे दी, मतलब जब इंटेल वालों ने 8085 बनाया तो उन्होंने ये वाली इंस्ट्रक्शन को एक कोड दे दिया, एक नंबर दे दिया, क्योंकि MVI B तो एक्चुअल में क्या असेंबली लैंग्वेज है ना, तो मशीन जो है वो तो 0 1 0 1 समझता है, तो मशीन को क्या पता MVI B उसको क्या करना है, M क्या है B क्या है, वो तो 0 1 में समझता है। तो इन्होंने क्या किया MVI B को एक कोडिंग दे दी 06, जैसे इसको दी थी 3E, इसको 06। अब 06 क्या है 0 0 0 0 और 6 क्या होता है 0 1 1 0, यानी 1 बाइट की इंफॉर्मेशन हो गई, 1 बाइट ही हमें भरना होता है। तो 1 बाइट की इंफॉर्मेशन में यहाँ पे MVI B को भर देता हूं। तो ये 11002 नेक्स्ट, क्योंकि सीरियली डालते हैं तो सीरियली डालो। अब 46 ये भी क्या है हेक्साडेसिमल वैल्यू। अब इसको भी आप खोलोगे क्या लिखोगे 0 1 1 0 और 6 क्या होता है आपको पता है 0 1, मतलब ये भी क्या हो गया आपका 1 बाइट की इंफॉर्मेशन होगी। तो इसको आप नेक्स्ट लोकेशन में स्टोर कर दो। तो 46 आपने नेक्स्ट लोकेशन में स्टोर कर दी, क्योंकि एवरी लोकेशन कैन हैव ओनली 1 बाइट। उसके बाद आ गया ऐड B, तो इसको भी कह सकते हो 2 बाइट की इंस्ट्रक्शन है, ये भी 2 बाइट की है। अब नेक्स्ट आ गई ऐड B। ऐड B का मतलब क्या होता है B की वैल्यू जो B रजिस्टर में डेटा पड़ा है उसको एक्यूमुलेटर में ऐड कर दो, एक्यूमुलेटर में जो डेटा पड़ा है B में जो डेटा पड़ा है दोनों को क्या कर दो ऐड कर दो और एक्यूमुलेटर में स्टोर कर दो। तो ये जो ऐड B है इसके लिए भी उन्होंने क्या दे दी वैल्यू 80 80 हेक्साडेसिमल, मतलब इसकी भी कोडिंग फिक्स कर दी। जब भी ऐड 0 है तो यानी माइक्रोप्रोसेसर समझ जाएगा आपकी वैल्यू जो एक्चुअल में जब मशीन कोड में कन्वर्ट करेंगे तो 80 80 क्या होता है 1 0 0 और 0 आपको पता है 0 0 0, तो ये भी क्या होगी 1 बाइट की इंफॉर्मेशन। अब ये 1 बाइट इसके साथ और कुछ भी नहीं है, तो 1 बाइट के इसको पूरे को उठाओ और ऐड B को यहां डाल, क्योंकि ये तो 1 बाइट की है ना, तो 1 बाइट की आपकी 80 वाली जो है वो लोकेशन, ये वाली आपकी 1004 लोकेशन में डल गई, खत्म। अब ये 1 बाइट की आपकी इंस्ट्रक्शन है। उसके बाद आता है STA, ये क्या है स्टोर करना। आपको जो एक्यूमुलेटर में डेटा आपने 2 वैल्यूज को ऐड कर दिया, एक्यूमुलेटर में डेटा आ गया, लेकिन उस डेटा को आपको मेमोरी में स्टोर करना है, मेमोरी में किसी लोकेशन पे। लेट्स सपोज लोकेशन है 2500H, ये भी क्या है हेक्साडेसिमल है। तो STA एक्चुअल में क्या है, उसके लिए इन्होंने कोडिंग दे दी 32, माइक्रोप्रोसेसर में कोडिंग दे दी 32। तो 32 का मतलब क्या हो गया फिर भाई 0011 और 2 आपको पता है 0010, तो यानी 1 बाइट की इंफॉर्मेशन। तो लो जी STA तो आपका यहां पे स्टोर हो गया, ये तो 1 बाइट की इंफॉर्मेशन यहां पे स्टोर हो गई। और उसके बाद आपके पास क्या है लोकेशन 2500 का मतलब पता क्या है, ये 16 बिट की इंफॉर्मेशन है, ये मेमोरी एड्रेस है और मेमोरी में आपको पता है हर एक एड्रेस यहां पे एवरी एड्रेस इज ऑफ 16 बिट। तो अगर आप इसको ओपन करोगे 2 आपको पता है 00105 आपको पता है 00, ये आपका 16 बिट का बड़ा कोड है। तो 16 बिट इंफॉर्मेशन यहां तो डाल सकते हैं या तो 8 बिट डाल सकते हो। तो यानी आप क्या करोगे 25 को अलग और 00 को अलग, मतलब ये आपका जो 2500 है इसमें ये जो है एक तरह से अपर बाइट है, 4 बिट है 4 बिट टोटल क्या हो गया 8 हो गया, अपर बाइट आप कह सकते हो। और ये 4 4 8 ये आपका लोअर बाइट है। तो आप क्या करते हो सबसे पहले जो लोअर बाइट है वो आपने यहां पे डाल दिया, मतलब 00 जो है वो आपने इस एड्रेस पे डाल दिया और जो 25 है वो आपने इस एड्रेस पे डाल दिया। तो ये एक्चुअल में कहानी है। अब देखो ये STA 2500 को स्टोर करने के लिए आपने कितने मेमोरी लोकेशन लिए 3, तो यानी ये 3 बाइट की इंस्ट्रक्शन है। ऐड के लिए एक ब्लॉक लिया 1 बाइट की, मूव वाली 2 ब्लॉक लिए तो यानी 2 बाइट की। लास्ट में आ गई आपकी हॉल्ट जो है वो आपकी HLD जो है वो यहां पे 1008 इस तरीके से आपकी स्टोरेज है, क्योंकि ये भी क्या है 1 बाइट की इंफॉर्मेशन है। इसके लिए कोड उन्होंने इंटेल वालों दिया 76, ठीक है। तो जब भी इस तरीके से कोडिंग आती है तो आप इसको इजीली, मतलब आपको ये रटने की जरूरत नहीं है, ये तो जस्ट आपको एग्जांपल के तौर पे बताया। मेन कहानी है कि इंस्ट्रक्शन क्या होती है, अलग-अलग साइज की इंस्ट्रक्शन कैसे हम लोग जो है वो मेमोरी के अंदर स्टोर करते हैं। थैंक यू। ये स्टूडेंट्स वेलकम टू गेट्स मेजर्स। आज की वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं ब्रांच इंस्ट्रक्शन इन 8085 माइक्रोप्रोसेसर। काफी इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है। इसका रीजन क्या है, जनरली होता क्या है कि जब हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं, जैसे मैं आपको सिंपल एग्जांपल से समझाता हूं। लेट्स सपोज मैंने सी लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम लिखा, प्रोग्राम आपको पता ही है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हम इस तरीके से लिखते हैं। अब कंपाइलर करता क्या है, इसको कन्वर्ट करता है मशीन लेवल लैंग्वेज में। और यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि जब हम इस इंस्ट्रक्शंस को, ये सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस को मेमोरी के अंदर लोड करते हैं ताकि बाद में माइक्रोप्रोसेसर जो है वो एक एक करके इन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर सके। तो इंपॉर्टेंट कांसेप्ट यहां पे सबसे पहला क्या दिमाग में रखना कि जितनी भी ये प्रोग्राम के अंदर इंस्ट्रक्शंस है वो सारी की सारी जब मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाती है तो वो मेमोरी के अंदर सीक्वेंशियल ऑर्डर में आती है। किस ऑर्डर में आती है, सीक्वेंशियल ऑर्डर में। मतलब कि लेट्स सपोज मेरे 1001 एड्रेस पे इंस्ट्रक्शन 1 आई, 1000 एड्रेस 2 पे लेट्स सपोज आप कह दो I2I, 1003 पे I3I, लाइक दिस, ठीक है। एक एक करके इस तरीके से हम इंस्ट्रक्शंस को सीक्वेंशियल ऑर्डर में रखते हैं। अब होता क्या है, प्रोग्राम काउंटर में आपको पता है कि सबसे पहले आपके पास जो इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है उसका एड्रेस होता है, फिर हम उसको लोड करते हैं, ऑलरेडी कहानी में पहले बता चुका हूं। और फिर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में आती है उसको डिकोड करते हैं, माइक्रोप्रोसेसर जो है वो इसको एग्जीक्यूट करता है, फिर प्रोग्राम काउंटर आपका नेक्स्ट पे चला जाता है, फिर नेक्स्ट पे चला जाता है। तो मतलब नॉर्मल एग्जीक्यूशन जो है वो आपकी एक एक करके सीक्वेंशियली होती रहती है। बट क्या हमेशा आपकी एग्जीक्यूशन सीक्वेंशियल होगी, ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है। कई बार हम प्रोग्रामिंग में जैसे इफ एल्स का यूज करते हैं। इफ एल्स में हम क्या करते हैं, जैसे इफ हमें कंडीशन देते हैं, अगर तो कंडीशन ट्रू हो गई तो वो क्या होगा, अगर कंडीशन ट्रू हो गई तो इफ के अंदर जाएगा और एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन अगर कंडीशन होगी फॉल्स तो फिर वो इन कोई लाइंस को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, सीधा एल्स पार्ट में जाएगा। तो इसको अगर आप ध्यान से देखोगे, मैं इसको इंस्ट्रक्शंस में कन्वर्ट करूं तो ऐसा तो नहीं जरूरी कि आपने इफ और उसके बाद इस पे गए फिर इसके बाद इसके, नहीं ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है हमें कुछ लाइंस को, कुछ इंस्ट्रक्शंस को स्किप करना पड़े। तो यानी इसको हम क्या कहेंगे, एक तरह से मुझे जंप करना पड़ रहा है किसी और एड्रेस पे, मैं एक एक करके आगे नहीं बढ़ रहा, मुझे जंप करके किसी और एड्रेस पे जाना पड़ रहा है। दिस इज अ सिंपल एग्जांपल ऑफ ब्रांच, इसको बोलते हैं ब्रांच करना, ठीक है, जंप करना। या फॉर एग्जांपल जैसे मैंने मेन प्रोग्राम लिखा, मेन प्रोग्राम में मैंने बहुत सारी चीजें जैसे कोई भी लाइंस लिखी इस तरीके से, उसके बाद मेरा आ गया लेट्स सपोज फंक्शन 1, ठीक है, उसके बाद फिर कुछ लाइंस है। तो देखो मेन, उसके बाद ये गया पहली इंस्ट्रक्शन, दूसरी तरीके से करता जा रहा है, बीच में क्या आ गया फंक्शन 1। अब फंक्शन 1 का मतलब क्या है, यहां से वो कहां चला जाएगा, कंट्रोलर जहां पे फंक्शन 1 की डेफिनेशन होगी। यहां पे हमने फंक्शन 1 को कॉल किया तो इससे नेक्स्ट इस पे जाएगा, अब इस पे नहीं जाएगा नेक्स्ट वाली पे, पहले वो फंक्शन 1 पे जंप
करके जाएगा जहां भी फंक्शन 1 की डेफिनेशन पड़ी है, फिर फंक्शन 1 को एग्जीक्यूट करके वहां से रिटर्न करेगा, फिर नेक्स्ट वाली इंस्ट्रक्शन पे जाएगा। तो एक तरह से हम क्या कर रहे हैं, जंप कर रहे हैं, किसी और जगह पे गो टू कर रहे हैं। गो टू स्टेटमेंट्स भी हम लोग यूज करते हैं। तो ये सारी की सारी सिंपल एग्जांपल है ब्रांच का। तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखो तो ब्रांच में हमारे पास जो है वो दो तरीके से ब्रांच इंस्ट्रक्शन आती है। एक है हमारे पास अनकंडीशनल और दूसरी है कंडीशनल। अनकंडीशनल मतलब कोई कंडीशन नहीं है। अनकंडीशनल का मतलब क्या है, जहां पे ऐसा कोई फंडा नहीं है कि अगर कंडीशन ट्रू हुई तो मैं जंप करूंगा, अदरवाइज मैं जंप नहीं करूंगा। ये तो हो गया कंडीशन बेस्ड हो गया ना, जैसे इफ एल्स वाला कि इफ कंडीशन इज ट्रू तो मैं नीचे जाऊंगा, अदरवाइज मैं जंप करके एल्स पार्ट पे चला जाऊंगा। वो तो हो गया कंडीशनल वाला। लेकिन अनकंडीशनल मतलब जिसमें कोई कंडीशन ट्रू फॉल्स वाला फंडा नहीं है, आप जंप करोगे ही करोगे। जो भी एड्रेस आपको दिया होगा कि आपने इस पर्टिकुलर एड्रेस पे जंप करना है तो आप जंप करोगे करोगे। तो ये है आपकी अनकंडीशन, ये है कंडीशन। और यहां पे अनकंडीशन में ये वाली आती है और कंडीशन में ये सारी आती है। बट डोंट वरी, आपको मैं एक एक करके इन सारों को एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। ये स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेजर्स। आज की वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं अनकंडीशनल ब्रांचिंग इन 8085 माइक्रोप्रोसेसर। अनकंडीशनल का सिंपल सा मतलब है, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि जहां पे हमें ये चीज नहीं चेक करनी कि अगर कंडीशन ट्रू है तब मैं जंप करूंगा, अदरवाइज मैं जंप नहीं करूंगा। ऐसा कोई फंडा नहीं है। यहां पे अगर आपको दिया हुआ है कि लेट्स सपोज JMP और साथ में दिया होगा एड्रेस, जैसे मैं लिख दूं JMP और साथ में दे दूं एड्रेस लेट्स सपोज 2020, इसका मतलब क्या है कि जैसे ही इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी तो आपका जो एक तरह से कंट्रोल है वो जंप कर जाएगा इस पर्टिकुलर एड्रेस पे। मतलब नॉर्मली तो सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन होती है, लेकिन जैसे ही इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी तो कंट्रोल जो है वो जंप करके इस पर्टिकुलर एड्रेस पे चला जाएगा। कोई कंडीशन चेक नहीं होगी। ऐसे ही आपके पास आ जाती है कॉल। कॉल के साथ भी हम इसी तरीके से मेंशन करते हैं, जैसे मैं लिख दिया कॉल 2020। इसका मतलब क्या है कि जनरली हमारे पास नॉर्मल एग्जीक्यूशन सीक्वेंशियल होती है, लेकिन बीच में इंस्ट्रक्शन आ गई कॉल 2020, इसका मतलब क्या है कि जंप करके आपको पर्टिकुलर इस लोकेशन पे जाना और वहां से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करनी है। और यहां पे कॉल के साथ ही एक और भी यूज होता है, दैट इज कॉल्ड रिटर्न। ये जनरली आपने सुना होगा या देखा भी होगा या आपने किया भी होगा। फंक्शंस जैसे नॉर्मल हम C++ सब जगह जो है वो फंक्शंस को यूज करते हैं। तो फंक्शंस ऐसे होते हैं कि जैसे मेरे पास मेन है, मेन के अंदर मैंने फॉर एग्जांपल कुछ भी तरीके से स्टेट में लिखी और उसके बाद मेरा आ गया फंक्शन 1, ठीक है। अब होता क्या है कि नॉर्मल आपका एक एक करके लाइन एग्जीक्यूट हो रही है, लेकिन जैसे ही फंक्शन 1 लिखा तो आपका कंट्रोल जो है वो जंप करके जहां पे फंक्शन 1 की डेफिनेशन होगी वहां पे चला जाएगा, ठीक है। और उसके अंदर जो भी लिखा हुआ है उसको एग्जीक्यूट करेगा। और जब सारा एग्जीक्यूट कर दिया, लास्ट में हम लोग फंक्शन के अंदर क्या लिखते हैं, रिटर्न लिखते हैं। तो आप रिटर्न करके वापस यहीं पे आओगे और फिर उसके बाद नेक्स्ट वाली को एग्जीक्यूट करोगे। तो ये जो है वो सिंपल कांसेप्ट है। तो इसीलिए रिटर्न के साथ कोई एड्रेस नहीं होता, क्योंकि जब हम कॉल को एक्चुअल में कॉल करते हैं तो यहां पे जाओगे और फिर उसके बाद यहां पे आप कहां से गए थे उसका एड्रेस जो है वो स्टैक में स्टोर कर देते हैं कि जब आप वापस आओगे तो आपको पता हो, कंट्रोल को पता हो कि कहां पे आपने वापस आके स्टार्ट करना है। तो ये जो है वो कॉल रिटर्न इस तरीके से इकट्ठा काम करता है। अब यहां पे आपसे क्या पूछ सकते हैं, कांसेप्ट में आपको कहानी तो सारी समझ में आ गई, लेकिन क्या आपसे पूछा जा सकता है, देखो सबसे पहली चीज आपसे क्या पूछ सकते हैं, व्हाट इज द साइज ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन, व्हाट इज द साइज ऑफ दिस एंड व्हाट इज द साइज ऑफ दिस। तो देखो JMP, यहां पे अगर बात करें JMP जो हमारे पास इंटेल 8085 का जो अपकोड्स का पूरा शीट है उसमें ये वाला जो JMP है एक्चुअल में डिफाइंड है 63। इसका जो अपकोड है वो क्या लिखा हुआ है, इसका अपकोड जो है वो है C3, ठीक है। अब C3 का मतलब पता क्या है, C3 का मतलब क्या होता है 0, या आपका होता है 1100 एंड 3 का होता है 001, मतलब है C3 जगह जो है वो फंक्शंस को यूज करते हैं। तो फंक्शंस ऐसे होते हैं ना कि जैसे मेरे पास मेन है, मेन के अंदर मैंने फॉर एग्जांपल कुछ भी इस तरीके से स्टेट में लिखी और उसके बाद मेरा आ गया फंक्शन 1, ठीक है। अब होता क्या है कि नॉर्मल आपका एक एक करके लाइन एग्जीक्यूट हो रही है, लेकिन जैसे ही फंक्शन 1 लिखा तो आपका कंट्रोल जो है वो जंप करके जहां पे फंक्शन 1 की डेफिनेशन होगी वहां पे चला जाएगा, ठीक है। और उसके अंदर जो भी लिखा हुआ है उसको एग्जीक्यूट करेगा। और जब सारा एग्जीक्यूट कर दिया, लास्ट में हम लोग फंक्शन के अंदर क्या लिखते हैं, रिटर्न लिखते हैं। तो आप रिटर्न करके वापस यहीं पे आओगे और फिर उसके बाद नेक्स्ट वाली को एग्जीक्यूट करोगे। तो ये जो है वो सिंपल कांसेप्ट है। तो इसलिए रिटर्न के साथ कोई एड्रेस नहीं होता, क्योंकि जब हम कॉल को एक्चुअल में कॉल करते हैं तो यहां पे जाओगे और फिर उसके बाद यहां पे आप कहां से गए थे उसका एड्रेस जो है वो स्टैक में स्टोर कर देते हैं कि जब आप वापस आओगे तो आपको पता हो, कंट्रोल को पता हो कि कहां पे आपने वापस आके स्टार्ट करना है। तो ये जो है वो कॉल रिटर्न इस तरीके से इकट्ठा काम करता है। अब यहां पे आपसे क्या पूछ सकते हैं, कांसेप्ट में आपको कहानी तो सारी समझ में आ गई, लेकिन क्या आपसे पूछा जा सकता है, देखो सबसे पहली चीज आपसे क्या पूछ सकते हैं, व्हाट इज द साइज ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन, व्हाट इज द साइज ऑफ दिस एंड व्हाट इज द साइज ऑफ दिस। तो देखो JMP, यहां पे अगर बात करें JMP जो हमारे पास इंटेल 8085 का जो अपकोड्स का पूरा शीट है उसमें ये वाला जो JMP है एक्चुअल में डिफाइंड है 63। इसका जो अपकोड है वो क्या लिखा हुआ है, इसका अपकोड जो है वो है C3, ठीक है। अब C3 का मतलब पता क्या है, C3 का मतलब क्या होता है 0, या आपका होता है 1100 एंड 3 का होता है 001, मतलब C3 हो गया आपका एक तरह से 8 बिट का, यानी 1 बाइट का तो ये हो गया। और उसके बाद आप लोग क्या मेंशन करते हो JMP के बाद, एड्रेस। अब आपको पता है एड्रेस जो है जो मेमोरी 8085 के साथ लगी होती है वो एक्चुअल में 16 बिट है। यहां पे 16 बिट है तो 16 बिट मतलब क्या हो गया, 2 बाइट हो गए, तो 1 बाइट हो गया, 2 बाइट एड्रेस हो गया, तो टोटल आपका 3 बाइट जो है वो इसका साइज हो गया। ऐसे अगर बात करें कॉल की तो कॉल एक्चुअल में डिफाइंड है अपकोड में CD, और CD आपको पता है हेक्साडेसिमल में, तो C को भी अगर खोलोगे D को खोलोगे तो टोटल 8 बिट बन गए, यानी 1 बाइट। और यहां पे भी एड्रेस हो गया 2 बाइट का, तो 1 बाइट इसके लिए 2 बाइट इसके लिए, तो टोटल 3 बाइट जो है वो। लेकिन रिटर्न जो है, रिटर्न सिर्फ 1 बाइट की इंस्ट्रक्शन है, क्योंकि ये जो है वो अपकोड में C9 जो है वो इसको नंबर दिया हुआ, इसका कोड जो है वो C9 है, लेकिन इसके साथ हम लोग एड्रेस लिखते तो 1 बाइट, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे लिख दूं JMP 2020 तो होगा क्या, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी यहां पे एड्रेस नंबर 1001, ये मेरा एक एड्रेस है, या लेट्स सपोज एड्रेस ले लेते हैं 2001। अब 2001 ये आपको पता है कि 1 बाइट का साइज होता है, तो उसमें तो आ गया आपका JMP और 2002 लोकेशन पे क्या आ जाएगा। अब लेट्स सपोज मेरा एड्रेस जो है वो मेरे को जंप करना है इस तरीके से JMP और लेट्स सपोज मेरे पास एड्रेस जो है वो है 2021, ठीक है। तो ये जो लोअर बाइट है 2021 वाले में जो 21 है वो मैं यहां पे स्टोर करता हूं, और जो मेरा अपर बाइट है दैट इज 20 वो मैं यहां पे स्टोर करता हूं। तो देखो यहां पे 3 लोकेशन इसने ले ली, तो हर एक लोकेशन 1 बाइट के, तो यानी 3 बाइट स्पेस ही लेगा। अब होता क्या नॉर्मली आपका जो प्रोग्राम काउंटर है वो पहले इस पे जाता है, JMP को कॉल करेगा और फिर प्रोग्राम काउंटर आगे बढ़ जाएगा, फिर वो इसको कॉल करेगा फिर आगे बढ़ जाएगा, फिर इसको कॉल करेगा फिर आगे बढ़ जाएगा। तो मतलब नेक्स्ट वो कह रहा है प्रोग्राम काउंटर के हिसाब से नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हम जो 2003 पे पढ़ी उसको एग्जीक्यूट करेंगे। लेकिन जैसे हमने 2002 से इसको कॉल किया तो यहां पे इंस्ट्रक्शन में पता लग गया मुझे कि मुझे जंप करके कहां जाना है, 2021 पे जाना है। तो यहां पे 2021 पे जाना है, तो मतलब आप 2003 पे नहीं जाओगे, आप जंप करके जहां पे भी 2021 हुआ वहां पे जाओगे। तो ये इस तरीके से जो है वो वर्क करता है। और यहां पे अगर आपसे पूछ ले कि एड्रेसिंग मोड कौन सा है, तो जनरली स्टूडेंट्स को लगता है कि सर ये एड्रेसिंग मोड कौन सा है आपका, डायरेक्ट। क्यों, क्योंकि जंप के साथ हमने क्या दे दिया, हमने एड्रेस दे दिया कि इस मेमोरी लोकेशन पे जाओ, तो ये क्या होता है डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। गलत, ये डायरेक्ट नहीं है। क्यों, क्योंकि आपने इस जगह पे जाके जनरली क्या होता है डायरेक्ट, जैसे हम लोग डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में क्या लिखते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता दूं, जैसे हमने लिख दिया लोड एक्यूमुलेटर और लेट्स सपोज मैंने एड्रेस दे दिया 2020। अब होता क्या है 2020 एड्रेस पे जाओगे और वहां पे जाके जो भी ऑपरेंड मिलेगा, मतलब उस लोकेशन के अंदर जो पड़ा है उसको लोड करोगे एक्यूमुलेटर के अंदर, मतलब इसके अंदर जो डेटा पड़ा है उस डेटा को लोड करके एक्यूमुलेटर में लेके आना है। ये है डायरेक्ट। यहां पे हम लोग इस एड्रेस पे जाके कुछ कर नहीं रहे, सिर्फ हम जंप करके उस पर्टिकुलर एड्रेस पे जा रहे हैं, वहां से कोई डेटा को कॉपी नहीं कर रहे। तो यानी एक तरह से हम लोग क्या कह रहे हैं कि इमीडिएटली जंप करो इस जगह पे, इस लोकेशन पे इमीडिएटली जंप करो। तो ये इमीडिएट एड्रेसिंग मोड है। एग्जांपल नोट कर लेना, ये इमीडिएट एड्रेसिंग मोड के अंदर आता है और साइज भी आपको मैंने सारा बता दिया। थैंक यू। I have been shouting since 2023 that learn बहुत ठीक है, अभी मैं सही हो रहा है, बता रहा हूँ। ChatGPT, learn AI tools. Many people followed my advice.
डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्विक मेशर्स। आज की वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं एड्रेसिंग मोड्स इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर, और इसको समझाने के लिए मैं विद एग्जांपल्स और सबसे बेस्ट एग्जांपल्स आपको क्लियर करवाऊंगा। तो गाइस फटाफट वीडियो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर तो नहीं कर भी दिया तो डिवाइस से सब्सक्राइब करवा सकते हो, शेयर कर सकते हो। तो देखो, सबसे पहले अगर बात करें, हमें पता है जो बेसिक कहानी क्या कहती है कि जो हमारी इंस्ट्रक्शन होती है, इंस्ट्रक्शन में मेनली हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है हमारे पास ऑप कोड, ठीक है, और दूसरा होता है हमारे पास ऑपरेंड। अब ये जो हमारा ऑप कोड है, ये क्या होता है? ऑप कोड कहता है कि मुझे करना क्या है, जैसे मुझे ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, इंक्रीमेंट करना है, डिक्रीमेंट करना है, लोड करना है, मूव करना है, एक्शन क्या परफॉर्म करना है, वो क्या ऑप कोड। और जो हमारा ऑपरेंड है वो क्या कहता है? अरे जो भी आपको करना है वो करना किस पे है? किसी ना किसी डेटा पे करना है ना। तो यार आपको ये जो डेटा है, ये ऑपरेंड है, ये मिलेगा कैसे? माइक्रो प्रोसेसर को ये चीज कैसे मिलेगी ताकि वो एक्शन परफॉर्म कर सके? तो उसके लिए देयर आर मल्टीपल एड्रेसिंग मोड्स। तो देखो, सबसे पहली कहानी यहां पे क्या कहती है कि आपको जिस डेटा पे काम करना है, मतलब माइक्रो प्रोसेसर को जिस डेटा पे काम करना है, वो आपको इंस्ट्रक्शन के साथ इमीडिएटली मेंशन करनी। मतलब जो आपकी इंस्ट्रक्शन है, ये पूरी की पूरी क्या है? इंस्ट्रक्शन है। इसी इंस्ट्रक्शन के अंदर ही हमने कांस्टेंट की फॉर्म में एक डेटा दे दिया कि भैया तूने 40 डेटा पे, ये 40 का बाय डिफॉल्ट हेक्साडेसिमल में है कि मतलब तूने इस 40 डेटा पे काम करना है। तो इसको हम बोलते हैं इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। लिख लेना साथ के साथ, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। इसमें हम क्या कर रहे हैं? ये जो 40, ये जो हेक्साडेसिमल वैल्यू है, ये जो ऑपरेंड है, इस ऑपरेंड को हमने इंस्ट्रक्शन में डाल दिया और क्या बोल दिया? बी रजिस्टर में इसको मूव कर दो। ये है सिंपल इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। अब यहां पे ये जो डेटा है, ये 1 बाइट का भी हो सकता है। जैसे 40 को मैं क्या लिखूंगा? हेक्साडेसिमल है तो 0100 और इस 0 को क्या लिखूंगा? 000। तो ये क्या हो गया? 8 बिट का 1 बाइट का डेटा। यहां पे 2 बाइट का डेटा भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिख दूं LXIH, और यहां पे मैं जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी वैल्यू मेंशन कर दूं 2000। इसका मतलब क्या बना? ये जो 2000 क्या है? ये 2000 भी एक वैल्यू है। मतलब अगर आप इसको लिखोगे तो क्या लिखोगे? 0010, ये 0 को लिखोगे 000, इसको भी 00। तो यानी एक तरह से 16 बिट का डेटा हो गया, जिसको आप कह सकते हो 2 बाइट का। ये जो 2 बाइट का डेटा आप लोड करना है, यहां पे 1 बाइट का डेटा लोड किया था एक रजिस्टर में, क्योंकि एक रजिस्टर 8 बिट का होता है। तो 8 बिट का डेटा 8 बिट का रजिस्टर फिट हो जाएगा। लेकिन यहां पे आप दे रहे हो 16 बिट का डेटा। अब यार ये 16 बिट का डेटा लोड कैसे होगा? तो यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं? यहां पे हम एक्सटेंडेड पेयर यूज कर रहे हैं। मतलब हम एक रजिस्टर यूज नहीं कर रहे, हम रजिस्टर का पेयर यूज कर रहे हैं। तो ये वाला जो डेटा है, ये HL रजिस्टर में, क्योंकि H भी 8 बिट का, ये भी 8 बिट का, तो ये आपका 2 बाइट का हो गया। तो 2 बाइट, ये भी 1 बाइट का, ये भी 1 बाइट का, तो 2 बाइट का आपका जो है वो टोटल स्पेस हो गया। तो उसमें 2 बाइट जो है वो HL रजिस्टर पेयर में डाल जाएंगे। तो यानी जब भी मैं डेटा इसी के साथ दे दूं इंस्ट्रक्शन के साथ, तो ये बन गया इमीडिएट। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास मूव AB। इसका मतलब क्या बना कि B रजिस्टर का डेटा A रजिस्टर में डाल दो। मेरे पास मल्टीपल रजिस्टर्स है, जैसे हमारे पास A है, B है, C है, D है, E है, H है, L है। तो मैं क्या कर रहा हूं? मेरे पास जो ऑपरेंड है, जिस डेटा पे काम करना है, वो डेटा किसके अंदर पड़ा है? वो B रजिस्टर के अंदर पड़ा है। तो B रजिस्टर से डेटा को उठाओ और उसको A रजिस्टर में डाल दो, एक्यूमुलेटर में डाल दो। तो यार मेरा ऑपरेंड कहां पड़ा है? रजिस्टर के अंदर। तो इसको बोलते हैं रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। लो, ये सिंपल सी कहानी है। देन आ जाता है हमारे पास जैसे LDA 2010। इसमें मैं क्या बोल रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि 2010 ये क्या है? एक लोकेशन है। मतलब मेरी जो मेमोरी, आपको पता है कि माइक्रो प्रोसेसर में जो मेमोरी होती है वो 64 KB की होती है। मतलब आपके पास 2 पावर 16 लोकेशंस है। यानी आप कहोगे कि हर एक लोकेशन को 16 बिट से रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। अब ये एक एड्रेस है 16 बिट का। अब इस एड्रेस पे जाओ, जहां पे भी एड्रेस है, मतलब मेमोरी के अंदर इस पर्टिकुलर एड्रेस पे जाओ, उसके अंदर जो भी डेटा पड़ा है, उसके अंदर x पड़ा है, y पड़ा है, z पड़ा है, जो मर्जी पड़ा है, उसको उठाओ और एक्यूमुलेटर में डाल दो। तो ये क्या हो गया? ये एक तरह से डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है। इसको बोलते हैं डायरेक्ट। मतलब आपको इंस्ट्रक्शन के अंदर क्या दे दिया? डायरेक्टली एड्रेस दे दिया मेमोरी का, उस एड्रेस पे जाओ, उससे उठाओ और लोड कर दो। ये सिंपल सी कहानी है डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड की। तो यहां पे इमीडिएटली दे दिया, साथ के साथ यहां पे रजिस्टर की वैल्यू दे दी, यहां पे एड्रेस दे दिया मेमोरी का। उसके बाद आ गया जैसे STAXB। इसका मतलब क्या है? एक्चुअल में स्टोर करना है डेटा, मुझे स्टोर करना है डेटा, लेकिन स्टोर में कहां पे करूंगा? मुझे लोकेशन नहीं ना पता। स्टोर तो ऑब्वियसली कहां करेंगे? मेमोरी के अंदर करेंगे, लेकिन मेमोरी की किस लोकेशन पे करेंगे? तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जो हमारे पास यहां पे पेयर है BC वाला, जो पेयर मतलब जो हमारे रजिस्टर होते हैं, जल्दी एक रजिस्टर 1 बाइट का होता है, लेकिन मेमोरी जो है वो आपके रेफरेंस 2 बाइट के होते हैं। तो हमने एक पेयर ले लिया B और C रजिस्टर वाला। तो यहां पे B रजिस्टर में भी 8 बिट का डेटा पड़ा है, इसमें भी 8। तो टोटली क्या हो गया? 16 बिट का। मतलब ये क्या है? एक मेमोरी की लोकेशन है। आप पहले रजिस्टर पे गए, BC रजिस्टर पे गए, वहां से आपने एक एड्रेस उठाया, वो एड्रेस आपको कहां लेके गया? मेमोरी के अंदर लेके गया। कहां लेके गया? मेमोरी के लोकेशन पे लेके गया, और उस लोकेशन पे जाके आपने वर्क करना है, मतलब डेटा को वहां पे जाके स्टोर करना है। तो यहां पे हम इनडायरेक्ट वे से काम कर रहे हैं। मतलब पहले मुझे दे दिया एक एड्रेस, मैं उस एड्रेस पे गया, वहां मुझे मिला एक और एड्रेस, फिर मैं उस एड्रेस पे गया। तो यानी 2 स्टेप हो गए। तो इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट। है ये एक्चुअल में क्या? रजिस्टर ही, रजिस्टर को मेंशन किया कि BC रजिस्टर में जाओ, लेकिन BC रजिस्टर में आपको डायरेक्टली नहीं कुछ मिलेगा, वहां पे आपको एक और एड्रेस मिलेगा, फिर आप उस एड्रेस पे जाओ मेमोरी के अंदर और फिर काम करो। तो यानी ये इनडायरेक्ट वे में हो गया है, रजिस्टर बट इनडायरेक्ट वे में। फिर आ जाता है हमारे पास जैसे फॉर एग्जांपल लास्ट CMA या फिर एग्जांपल STC। इस तरीके से जब भी आ जाए, इसको बोलते हैं इंप्लाइड। यहां पे जो ऑपरेंड है वो हिडन है। ऑपरेंड जो है वो हिडन है, मतलब इंस्ट्रक्शन के अंदर ही हाइड करके रख दिया। जैसे इसका मतलब क्या? कॉम्प्लीमेंट एक्यूमुलेटर। मतलब एक्यूमुलेटर के अंदर ऑलरेडी जो डेटा पड़ा है उसका वंस कॉम्प्लीमेंट कर दो, ठीक है। ऐसे फॉर एग्जांपल मैं दे दूं STC, मतलब जो कैरी फ्लैग है उसकी वैल्यू को सेट कर दो। तो यहां पे काम किसके अंदर करना है? कैरी फ्लैग में करना है, एक्यूमुलेटर में करना है, जो चीज मुझे करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कह दूं RRC, मतलब कहने का मतलब क्या है? मैंने क्या बोल दिया कि यार आपके पास जो वैल्यू है एक्यूमुलेटर, उसको राइट शिफ्ट करना है। तो राइट शिफ्ट करना है, लेफ्ट शिफ्ट करना है, कहां पे करना है? वो ऑपरेंड, वो लोकेशन आपको जो है वो इंस्ट्रक्शन के अंदर ही दे दी, इंप्लाइड ही कर दी, उसके अंदर ही हाइड कर दी। तो ये 5 तरीके के एड्रेसिंग मोड है जो कि 8085 डायरेक्टली सपोर्ट करता है। थैंक यू। Join the free demo session for the full stack web development internship program by Edureka. Want to know why? 4.5 lakh job opportunities. According to Money Control, 4.5 lakh coding professionals are expected to be hired by the IT sector in India this year. Huge number of opportunities, a great salary, and amazing career growth. This is what makes this field an ideal career choice. And that is why college students from both tech and non-tech backgrounds are now choosing to become full stack web developers. Not only that, but even professionals who are in a completely different field are now choosing to switch their careers. But wait, what is full stack web development? Who is a full stack web developer? How do I become a full stack developer? If you have these questions, don't worry. Let Edureka answer them. Join the free demo session for the full stack web development internship program by Edureka.
Dear students, welcome to Bits Measures। आज की इस वीडियो में लेके आए इंट्रोडक्शन टू 8086 माइक्रो प्रोसेसर, जिसको हम 8085 का सक्सेसर भी बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने इंटेल वालों ने डिजाइन किया 8085 के बाद 8086, जो कि सन 2000 तक काफी पॉपुलर रहा। गेमिंग डिवाइसेस की बात कर लो, पर्सनल कंप्यूटर्स की बात कर लो, वहां पे भी आपका जो है वो 8086 काफी यूज हुआ है। और जो कमी पेशी आप कह सकते हो कि 8085 में रह गई थी, वो इन्होंने यहाँ पे रिमूव करने की कोशिश की। तो ये मॉडिफाइड वर्जन है किसका, 8085 का। और यहाँ पे सबसे पहली चीज आपको क्या इंपॉर्टेंट जो पॉइंट याद रखना है, दैट इज 8086 व्हिच इज डिजाइंड बाय द इंटेल, इट इज एन 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर। 8085 हमारा क्या था, 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर था, ये है 16 बिट। 16 बिट हम लोग किस पॉइंट ऑफ व्यू पे बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो हमारी डेटा बस है, डेटा बस का साइज कितना है, 16 बिट। आप इसको इस तरीके से सोच सकते हो, मतलब विजुअलाइज कर सकते हो ऐसे कि हमारा जो ALU है, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, मतलब आपका जो यहाँ पे प्रोसेसर है, उसके साथ जो लेट्स सपोज मैं कह सकता हूं कि जो डेटा बस है, जो आपकी डेटा बस है, वो कितनी बिट की है, 16 बिट की। तो आप ये कह सकते हो कि पहला पॉइंट तो ये सोच सकते हो कि जो ALU, जो भी अरिथमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन जो भी परफॉर्म कर रहा है, ऐड कर रहा है, सब्ट्रैक्ट कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, डिवीजन, तो वो आपका एक बार में 16 बिट के डेटा पे काम कर सकता है। मतलब आप 16 बिट का डेटा बुलाओ, फिर एक और 16 बिट का डेटा बुलाओ, और फिर आप जो भी करना चाहते हो, एडिशन कर लो, सब्ट्रैक्शन कर लो, मल्टीप्लिकेशन कर लो, इस तरीके से। मतलब 2 बाइट का डेटा आप एक बार में कॉल करके 2 बाइट का दूसरा डेटा कॉल करके आप उसके ऊपर वर्क कर सकते हो। लेकिन 8085 में क्या था कि जो ALU के साथ डेटा बस थी, वो 8 बिट की थी। तो यानी पहले आप 8 बिट का डेटा बुलाओगे, फिर आप 8 बिट का डेटा बुलाओगे, और फिर जब आप कोई भी बाइनरी ऑपरेशन जैसे प्लस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो आप कर सकते हो। तो यानी पहले 8 बिट के डेटा पे काम होता था, अब 16 बिट के डेटा पे काम हो सकता है। तो यानी ये ज्यादा पावरफुल है। ऐसा नहीं है कि वहां पे सिर्फ 8 बिट पे ही होता था, 16 पे भी कर सकते थे, पेयर यूज करते थे, वहां पे हम पेयरिंग करते थे, मतलब 8 8 के दो बार बुलाएंगे तो काम तो उसमें भी कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली जो है वो एक ही साइकिल में वो काम हो रहा है, वहां पे डबल साइकिल्स लगते थे। बस ये एक्चुअल में मेजर डिफरेंस है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या कहता है कि जैसे कि हमारा वहां पे डेटा बस जो थी वो 8 बिट की थी 8085 में, और वहां पे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितने थे, ऑपकोड्स कितने थे, 2 raised to power 8, 256, जिसमें से आप कह सकते हो 246 एक्चुअल में इंटेल ने डिजाइन किया कि आप इतने ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो। लेकिन 8086 में 16 बिट है, 2 raised to power 16, 65536, इतने ऑपरेशंस किए जा सकते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ ऑपरेशंस देख लो कितने कम थे, अभी नंबर ऑफ ऑपरेशंस इतने ज्यादा है। जैसे मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, एक सिंपल सा एग्जांपल है, मल्टीप्लिकेशन जो है या फिर आप डिवीजन करना चाहते हो, यहाँ पे डायरेक्टली कर सकते थे, वहां पे आप नहीं कर सकते। वहां पे या तो फिर राइट शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट करना पड़ता था, या फिर अगर आपने लेट्स सपोज आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है 2 into 3 क्या होता है 6, ठीक है, तो या तो आप क्या करो 2 + 2 + 2, मतलब एडिशन को ही बार-बार करो तो आप कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे आप मल्टीप्लिकेशन डिवीजन डायरेक्टली भी कर सकते हो। तो ये कहीं ना कहीं नंबर ऑफ ऑपरेशंस जितने ज्यादा परफॉर्म कर सकता है प्रोसेसर, उतना ही ऑब्वियसली क्या होगा, पावरफुल होगा, उतना ज्यादा यूज होगा उसका। इट इज अ 40 पिन, वहां पे भी 40 पिन था 8085 में, ये भी आपका क्या है 40 पिन सर्किट जो है वो डायग्राम में हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे कि कौन-कौन सी पिन है। ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी की बात करें तो 5 8 एंड 10 मेगाहर्ट्ज, वो आपका जो है वो 8085 वर्क करता था 3 मेगाहर्ट्ज पे, लेकिन ये वर्क कर सकता है 10 मेगाहर्ट्ज का। इसका डिफरेंस आपको बताता हूं। जैसे आपको पता है कि 10 मेगाहर्ट्ज पे हमारा जो है फ्रीक्वेंसी जो है वो 10 मेगाहर्ट्ज है, तो टाइम पीरियड क्या होता है 1 डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी, यानी 1 डिवाइड बाय 10 मेगा। मेगा को आप क्या लिख सकते हो 10 raised to power 6 लिख सकते हो, ठीक है। ये ऊपर जाके क्या हो गया 10 raised to power -6, नीचे 10 का 10 ही है। आप इसको या तो ये भी कह सकते हो 0.1 माइक्रोसेकंड, या इसको आप थोड़ा सा और अगर करना चाहते हो, लेट्स सपोज मैं इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 1000 से डिवाइड कर देता हूं, तो ये एक तरह से क्या हो गया, ये वाली वैल्यू जब ऊपर जाएगी 10 raised to power -9 हो जाएगी, ये वाली जब ऊपर जाएगी 10 raised to power -9 होगी, और यहां पे मेरे पास क्या बचा 100 बचा। इसको आप क्या लिख सकते हो नैनो सेकंड लिख सकते हो, 100 नैनो सेकंड। मतलब एक जो टाइम पीरियड है, जो आपकी क्लॉक है, उस क्लॉक का जो एक टाइम पीरियड है, वो एक टाइम पीरियड आप कह सकते हो 100 नैनो सेकंड का है। और जनरली क्या होता है कि एक टाइम पीरियड पे हम लोग चाहते हैं कि एक टास्क परफॉर्म हो जाए, जैसे फेच करना है, डिकोड करना है, कुछ भी इस तरीके से मुझे वर्क करना है कुछ भी, तो अगर एक टाइम पीरियड में सिर्फ 100 नैनो सेकंड में ये काम जो है वो पूरा कर सकता है। ये एक्चुअल में इसकी पावर है। और अगर बात करें 8085 की तो 3 मेगाहर्ट्ज पे वर्क करता था, तो 3 मेगाहर्ट्ज में आप कह सकते हो कि 1 डिवाइड बाय 3 into 10 raised to power 6, जिसको आप क्या लिख सकते हो 10 raised to -6 डिवाइड बाय 3, इसको भी आप वही करो 1000 से मल्टीप्लाई 1000 से डिवाइड, ये आपका क्या बन गया, ये आपका वही आपका नैनो सेकंड बन गया। और 1000 डिवाइड बाय 3 करोगे तो 333 समथिंग, मतलब यहां पे 100 नैनो सेकंड में काम हो रहा है, वहां पे तकरीबन 333 नैनो सेकंड में। तो कहीं ना कहीं आपको पता लग रहा है स्पीड का यहां पे फर्क। तो ये आप इस तरीके से इसको एनालाइज कर सकते हो। सो इट इज मोर, आप कह सकते हो कि स्पीड इसमें ज्यादा है, या ये भी कह सकते हो कि टाइम ये कम लेता है टू परफॉर्म द टास्क। 20 बिट एड्रेस बस, ये अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। जैसे ये अब यहां पे आ गया जी एड्रेस बस की बात कर रहा है। अब एड्रेस बस का मतलब क्या है, एड्रेस बस हमारे पास है 20 बिट की। अब देखो जी मैंने पहले भी ये चीज करवाई हुई है, अगर लेट्स सपोज मेरी एड्रेस बस है 3 बिट की, मतलब 3 बिट की अगर मेरी एड्रेस बस है, तो देखो इस एड्रेस बस पे या तो 0 होता है 1, मतलब या तो मैं 000 दे सकता हूं, या मैं 001 दे सकता हूं, या मैं 010 दे सकता हूं, अप टू मैक्सिमम क्या दे सकता हूं 111, मतलब मैं 0 से लेके 7 टोटल 8 एड्रेसेस को एक तरह से आप कह सकते हो कि मेमोरी में आपके पास कितनी लोकेशंस होंगी टोटल 0 से लेके 7 टोटल 8 लोकेशन होंगी। अगर मेरी 3 बिट की बस है तो 0 से 7 टोटल 8 लोकेशंस को मैं पॉइंट कर सकता हूं, और हर एक लोकेशन में अगर 1 बाइट पड़ा है तो यानी 8 बाइट की मेमोरी को मैं एक तरह से अटैच कर सकता हूं, इंटीग्रेट कर सकता हूं। लेकिन यहां पे 20 बिट की है, तो 20 बिट का मतलब क्या हो गया, 20 बिट की बस का मतलब क्या हो गया 2 raised to power 20 एड्रेसेस को आप रेफरेंस कर सकते हो, पॉइंट कर सकते हो, और हर एक एड्रेस पे अगर 1 बाइट डेटा स्टोर कर सकते हो, तो यानी 2 raised to power 20 into 1 बाइट क्या हो गया मेगाबाइट, 1 मेगाबाइट, तो यानी 1 MB की मेमोरी को आप इंटीग्रेट कर सकते हो इन 8086। तो ये एक अगेन इंपॉर्टेंट कांसेप्ट यहां पे आ जाता है। 8085 में 64 KB का था, लेकिन यहां पे जो है वो 1 मेगाबाइट की मेमोरी को आप इंटीग्रेट कर सकते हो। देन हमारे पास आ जाता है यहां पे सपोज पाइपलाइनिंग, ये भी इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है पाइपलाइनिंग का। जल्दी होता क्या है, जैसे इससे पहले पाइपलाइन नहीं थी तो होता क्या था, जैसे मैंने इंस्ट्रक्शन को फेच किया, फिर मैं चाहता हूं कि इंस्ट्रक्शन को मैं डिकोड करूं, फिर मैं उसको एग्जीक्यूट करना चाहता हूं, तो लेट्स सपोज मेरी इंस्ट्रक्शन बनाई, फेच किया, डिकोड किया, एग्जीक्यूट, उसके बाद मैंने नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को फेच किया, मतलब पहले मैंने पहली वाली को किया, फिर दूसरी वाली को फेच किया, फिर दूसरी वाली को डिकोड एग्जीक्यूट, फिर तीसरी वाली को फेच किया, मतलब मैं एक बार में एक के ऊपर वर्क कर रहा हूं। लेकिन यहां पे पाइपलाइनिंग में क्या है, मैंने पहले वाली को फेच किया, डिकोड किया, एग्जीक्यूट, तो यहां पे जब मैंने पहले वाली को फेच किया कर लिया, उसके बाद जब मैं पहले वाली को डिकोड कर रहा हूं तो दूसरे वाली को मैं फेच कर सकता हूं, जब पहले वाली को मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूं तो दूसरे वाली को मैं डिकोड कर सकता हूं। पाइपलाइनिंग का फुल कांसेप्ट मैंने ऑलरेडी करवाया, ऊपर आपको जो है उसका लिंक दिख रहा होगा, अगर आप डिटेल में करना चाहते हो पाइपलाइनिंग वहां से कर सकते हो, बट इससे थोड़ा सा आइडिया आपको मिल जाएगा कि आपका टाइम जो है यहां पे बहुत ज्यादा लग रहा था, अब टाइम आपका जो है वो कम लगेगा। बाकी मैं अभी 8086 की पूरी डिस्क्रिप्शन में आपको बताऊंगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप ध्यान में रखना। इंट्रोडक्शन टू 8086 और नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स 29000 जो है वो इसके सर्किट में। थैंक यू।
डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सप्रेशंस। आज की वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं आर्किटेक्चर ऑफ 8086 माइक्रोप्रोसेसर। तो देखने में डायग्राम थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको लग सकता है, किस तरीके से सारी चीजें वर्क करती हैं एक एक करके आपको बिल्कुल स्टोरी की तरह बताऊंगा, ताकि सारे पॉइंट्स आपके दिमाग में जाके बिल्कुल बैठ जाएं। आपको सारी कहानी जो है वो बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगी, लेकिन आपको करना क्या है, बस ध्यान से सुनना है लास्ट तक, और जो पॉइंट्स आपको बता रहा हूं उनको नोट कर लेना। तो देखो, सबसे पहले आपको बता दूं कि 8086 माइक्रोप्रोसेसर का जो आर्किटेक्चर है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। यहाँ पे सबसे पहली लाइन, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक पार्ट है आपका BIU, बस इंटरफेस यूनिट, ये जो ऊपर वाला आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये है बस इंटरफेस यूनिट, और ये वाला जो पोर्शन नीचे वाला दिख रहा है ये है एग्जीक्यूशन यूनिट। अब सबसे पहली चीज आपके दिमाग में आएगी, सर ऐसा क्यों किया, क्यों इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पैरेलल में काम चलता है। पैरेलल का मतलब क्या है, यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं पाइपलाइनिंग का कांसेप्ट। देखो मैं आपको सिंपल एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे हमारे पास होता है कैजुअली, जैसे हमारे पास लेट्स सपोज ये मेरे पास यहाँ पे डिफरेंट टाइम यूनिट्स है, डिफरेंट टाइम में हमारे पास अलग अलग इंस्ट्रक्शंस को हम लोग जो है वो एग्जीक्यूट करते हैं। तो लेट्स सपोज मेरी इंस्ट्रक्शन नंबर 1 है, ठीक है। सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे इंस्ट्रक्शन नंबर 1 आई, इंस्ट्रक्शन 1 जैसे ही आएगी तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले नॉर्मली इंस्ट्रक्शन को पहले फेच किया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद इंस्ट्रक्शन को डिकोड किया जाता है, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, 8085 में भी बता चुका हूं। फिर हम लोग क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। जल्दी ये दो तीन काम तो करते हैं, पहले फेच करते हैं, मेमोरी से उसको लेके आते हैं, फिर डिकोड करते हैं, भैया उसमें लिखा क्या है समझना, ऐड करना, मल्टीप्लाई करना, डिवीजन क्या करना है, उसके बाद ALU उसको एग्जीक्यूट करता है। तो जल्दी ऐसे होता है। तो इंस्ट्रक्शन 1 को किया, तो जब वो एग्जीक्यूट हुई, मतलब 3 टाइम यूनिट के बाद, अगर हर एक टाइम पे एक काम हो रहा है तो 3 टाइम यूनिट के बाद मेरे को इंस्ट्रक्शन 1 का आउटपुट मिलेगा। अब मुझे इंस्ट्रक्शन 2 को एग्जीक्यूट करना है, तो इंस्ट्रक्शन 2 को मैं कब स्टार्ट करूंगा, इंस्ट्रक्शन 2 को मैं यहां पे स्टार्ट करूंगा, क्योंकि पहले तो ये वाली चल रही है ना। जब ये कंप्लीट हुई, फिर इंस्ट्रक्शन को फेच किया 2 वाली को, फिर उसको डिकोड किया, फिर उसको एग्जीक्यूट किया, फिर उसके बाद इंस्ट्रक्शन 3 को किया, 4 को किया, लाइक दिस। तो यहां पे इंस्ट्रक्शन 2 का रिजल्ट मुझे 6 टाइम यूनिट के बाद मिल रहा है। ये कांसेप्ट जो था वो इससे पहले 8086 से पहले था। 8086 कहता है आप पैरेलल पे काम करो, पाइपलाइन का कांसेप्ट करो। वो क्या कहता है कि I1 को जब हम फेच कर रहे हैं फिर डिकोड करें, एग्जीक्यूट। तो देखो, जब हम I1 को फेच कर रहे हैं तो ठीक, I2 को हम फेच नहीं कर सकते, किसी को भी फेच नहीं कर सकते, लेकिन जब हम I1 को डिकोड कर रहे हैं तब तो भैया फेच कर सकते हो I2 को। तब तो आपका फेच यूनिट खाली पड़ा है, आप डिकोड कर रहे हो तो डिकोड वाली यूनिट को यूज करते रहो, फेच वाला खाली पड़ा है तो दूसरी को फेच कर लो, समझ गए। अब देखो, जब हम पहली वाली को एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो वो कहता है दूसरी वाली को डिकोड कर लो। किसने बोला भैया डिकोड यूनिट को खाली रखने के लिए, उसको डिकोड करो। और यहीं पे आपके दिमाग में आएगा, सर फिर इस हिसाब से इंस्ट्रक्शन 3 को यहां पे फेच किया जा सकता है, बिल्कुल सही पहचाने, यहां पे इंस्ट्रक्शन 3 को फेच करना, मतलब कहानी पाइपलाइनिंग क्या कहते हैं, ठीक है। अब देखो, इंस्ट्रक्शन 2 को एग्जीक्यूट करते हैं, इंस्ट्रक्शन 3 को डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सप्रेशंस। आज की वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं आर्किटेक्चर ऑफ 8086 माइक्रोप्रोसेसर। तो देखने में डायग्राम थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको लग सकता है, किस तरीके से सारी चीजें वर्क करती हैं एक एक करके आपको बिल्कुल स्टोरी की तरह बताऊंगा, ताकि सारे पॉइंट्स आपके दिमाग में जाके बिल्कुल बैठ जाएं। आपको सारी कहानी जो है वो बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगी, लेकिन आपको करना क्या है, बस ध्यान से सुनना है लास्ट तक, और जो पॉइंट्स आपको बता रहा हूं उनको नोट कर लेना। तो देखो, सबसे पहले आपको बता दूं कि 8086 माइक्रोप्रोसेसर का जो आर्किटेक्चर है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। यहाँ पे सबसे पहली लाइन, डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सप्रेशंस। आज की वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं एड्रेसिंग मोड्स इन 8085 माइक्रोप्रोसेसर, और इसको समझाने के लिए मैं विद एग्जांपल्स और सबसे बेस्ट एग्जांपल से आपको क्लियर करवाऊंगा। तो गाइस फटाफट वीडियो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आपने नहीं कर भी दिया तो डिवाइस से सब्सक्राइब करवा सकते हो, शेयर कर सकते हो। तो देखो, सबसे पहले अगर बात करें, हमें पता है जो बेसिक कहानी क्या कहती है कि जो हमारी इंस्ट्रक्शन होती है, इंस्ट्रक्शन में मेनली हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है हमारे पास ऑपकोड, ठीक है, और दूसरा होता है हमारे पास ऑपरेंड। अब ये जो हमारा ऑपकोड है, ये क्या होता है, ऑपकोड कहता है कि मुझे करना क्या है, जैसे मुझे ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, इंक्रीमेंट करना है, डिक्रीमेंट करना है, लोड करना है, मूव करना है, एक्शन क्या परफॉर्म करना है, वो क्या ऑपकोड। और जो हमारा ऑपरेंड है वो क्या कहता है, अरे जो भी आपको करना है वो करना किस पे है, किसी न किसी डेटा पे करना है ना। तो यार आपको ये जो डेटा है, ये ऑपरेंड है, ये मिलेगा कैसे, माइक्रोप्रोसेसर को ये चीज कैसे मिलेगी ताकि वो एक्शन परफॉर्म कर सके। तो उसके लिए देयर आर मल्टीपल एड्रेसिंग मोड्स। तो देखो, सबसे पहली कहानी यहाँ पे क्या कहती है कि आपको जिस डेटा पे काम करना है, मतलब माइक्रोप्रोसेसर को जिस डेटा पे काम करना है वो आपको इंस्ट्रक्शन के साथ इमीडिएटली मेंशन करनी, मतलब जो आपकी इंस्ट्रक्शन है, ये पूरी की पूरी इंस्ट्रक्शन है, इसी इंस्ट्रक्शन के अंदर ही हमने कांस्टेंट की फॉर्म में एक डेटा दे दिया कि भैया तूने 40 डेटा पे, ये 40 का बाय डिफॉल्ट हेक्साडेसिमल में है कि मतलब तूने इस 40 डेटा पे काम करना है। तो इसको हम बोलते हैं इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। लिख लेना साथ के साथ, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। इसमें हम क्या कर रहे हैं, ये जो 40, ये जो हेक्साडेसिमल वैल्यू है, ये जो ऑपरेंड है, इस ऑपरेंड को हमने इंस्ट्रक्शन में डाल दिया और क्या बोल दिया, बी रजिस्टर में इसको मूव कर दो। ये है सिंपल इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। अब यहाँ पे ये जो डेटा है ये 1 बाइट का भी हो सकता है, जैसे 40 को मैं क्या लिखूंगा, हेक्साडेसिमल है तो 0100 और इस 0 को क्या लिखूंगा 000। तो ये क्या हो गया, 8 बिट का 1 बाइट का डेटा। यहाँ पे 2 बाइट का डेटा भी हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिख दूं LXIH, और यहाँ पे मैं जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी वैल्यू मेंशन कर दूं 2000। इसका मतलब क्या बना, ये जो 2000 क्या है, ये 2000 भी एक वैल्यू है, मतलब अगर आप इसको लिखोगे तो क्या लिखोगे 0010, ये 0 को लिखोगे 000, इसको भी 00। तो यानी एक तरह से 16 बिट का डेटा हो गया, जिसको आप कह सकते हैं 2 बाइट का। ये जो 2 बाइट का डेटा आप लोड करना है, यहाँ पे 1 बाइट का डेटा लोड किया था एक रजिस्टर में, क्योंकि एक रजिस्टर 8 बिट का होता है, तो 8 बिट का डेटा 8 बिट का रजिस्टर फिट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप दे रहे हो 16 बिट का डेटा। अब यार ये 16 बिट का डेटा लोड कैसे होगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम एक्सटेंडेड पेयर यूज कर रहे हैं, मतलब हम एक रजिस्टर यूज नहीं कर रहे हैं, हम रजिस्टर का पेयर यूज कर रहे हैं। तो ये वाला जो डेटा है ये HL रजिस्टर में, क्योंकि H भी 8 बिट का, ये भी 8 बिट का, तो ये आपका 2 बाइट का हो गया। तो 2 बाइट, ये भी 1 बाइट का, ये भी 1 बाइट का, तो 2 बाइट का आपका जो है वो टोटल स्पेस हो गया। तो उसमें 2 बाइट जो है वो HL रजिस्टर पेयर में डाल जाएंगे। तो यानी जब भी मैं डेटा इसी के साथ दे दूं इंस्ट्रक्शन के साथ, तो ये बन गया इमीडिएट। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास मूव AB। इसका मतलब क्या बना कि B रजिस्टर का डेटा ए रजिस्टर में डाल दो। मेरे पास मल्टीपल रजिस्टर्स है, जैसे मेरे पास A है, B है, C है, D है, E है, H है, L है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मेरे पास जो ऑपरेंड है, जिस डेटा पे काम करना है वो डेटा किसके अंदर पड़ा है, वो B रजिस्टर के अंदर पड़ा है। तो B रजिस्टर से डेटा को उठाओ और उसको A रजिस्टर में डाल दो, एक्यूमुलेटर में डाल दो। तो यार मेरा ऑपरेंड कहां पड़ा है, रजिस्टर के अंदर, तो इसको बोलते हैं रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। लो, ये सिंपल सी कहानी है। देन आ जाता है हमारे पास जैसे LDA 2010। इसमें मैं क्या बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि 2010 ये क्या है, एक लोकेशन है। मतलब मेरी जो मेमोरी, आपको पता है कि माइक्रोप्रोसेसर में जो मेमोरी होती है वो 64 KB की होती है, मतलब आपके पास 2⁻16 लोकेशंस है। यानी आप कहोगे कि हर एक लोकेशन को 16 बिट से रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। अब ये एक एड्रेस है 16 बिट का। अब इस एड्रेस पे जाओ, जहां पे भी एड्रेस है, मतलब मेमोरी के अंदर इस पर्टिकुलर एड्रेस पे जाओ, उसके अंदर जो भी डेटा पड़ा है, उसके अंदर X पड़ा है, Y पड़ा है, Z पड़ा है, जो मर्जी पड़ा है, उसको उठाओ और एक्यूमुलेटर में डाल दो। तो ये क्या हो गया, ये एक तरह से डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है। इसको बोलते हैं डायरेक्ट, मतलब आपको इंस्ट्रक्शन के अंदर क्या दे दिया, डायरेक्टली एड्रेस दे दिया मेमोरी का, उस एड्रेस पे जाओ, उससे उठाओ और लोड कर दो। ये सिंपल सी कहानी है डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड की। तो यहाँ पे इमीडिएटली दे दिया, साथ के साथ यहाँ पे रजिस्टर की वैल्यू दे दी, यहाँ पे एड्रेस दे दिया मेमोरी का। उसके बाद आ गया जैसे STAXB। इसका मतलब क्या है, एक्चुअल में स्टोर करना है डेटा, मुझे स्टोर करना है डेटा, लेकिन स्टोर में कहां पे करूंगा, मुझे लोकेशन नहीं ना पता। स्टोर तो ऑब्वियसली कहां करेंगे, मेमोरी के अंदर करेंगे, लेकिन मेमोरी की किस लोकेशन पे करेंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो हमारे पास यहाँ पे पेयर है BC वाला जो पेयर, मतलब जो हमारे रजिस्टर होते हैं, जल्दी एक रजिस्टर 1 बाइट का होता है, लेकिन मेमोरी जो है वो आपके रेफरेंस 2 बाइट की होती है। तो हमने एक पेयर ले लिया पे, मुझे लोकेशन उसके उठाओ, ये एड्रेस पे रिप्रेजेंट करोगे,
ठीक है, अब ये मैं कह रहा हूं के अंदर, तो इसको बोलते हैं रजिस्टर्ड एड्रेसिंग मोड। लो ये सिंपल सी कहानी है। देन आ जाता है हमारे पास जैसे LDA 2010। इसमें मैं क्या बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि 2010 ये क्या है, एक लोकेशन है। मतलब मेरी जो मेमोरी, आपको पता है कि माइक्रो प्रोसेसर में जो मेमोरी होती है वो 64 KB की होती है। मतलब आपके पास 2 16 लोकेशंस है, यानी आप कहोगे कि हर एक लोकेशन को 16 बिट से रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, अब ये एक एड्रेस है 16 बिट का। अब इस एड्रेस पे जाओ, जहां पे भी एड्रेस है, मतलब मेमोरी के अंदर इस पर्टिकुलर एड्रेस पे जाओ, उसके अंदर जो भी डेटा पड़ा है, उसके अंदर x पड़ा है, y पड़ा है, z पड़ा है, जो मर्जी पड़ा है, उसको उठाओ और एक्यूमुलेटर में डाल दो। तो ये क्या हो गया, ये एक तरह से डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है। इसको बोलते हैं डायरेक्ट, मतलब आपको इंस्ट्रक्शन के अंदर क्या दे दिया, डायरेक्टली एड्रेस दे दिया मेमोरी का, उस एड्रेस पे जाओ, उससे उठाओ और लोड कर दो। ये सिंपल सी कहानी है डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड की। तो यहाँ पे इमीडिएटली दे दिया साथ के साथ, यहाँ पे रजिस्टर की वैल्यू दे दी, यहाँ पे एड्रेस दे दिया मेमोरी का। उसके बाद आ गया जैसे STAXB। इसका मतलब क्या है, एक्चुअल में स्टोर करना है डेटा, मुझे स्टोर करना है डेटा, लेकिन स्टोर में कहां पे करूंगा, मुझे लोकेशन नहीं ना पता। स्टोर तो ऑब्वियसली कहां करेंगे, मेमोरी के अंदर करेंगे, लेकिन मेमोरी की किस लोकेशन पे करेंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो हमारे पास यहाँ पे पेयर है BC वाला, जो पेयर मतलब जो हमारे रजिस्टर होते हैं, जल्दी एक रजिस्टर 1 बाइट का होता है, लेकिन मेमोरी जो है वो आपके रेफरेंस 2 बाइट की होती है। तो हमने एक पेयर ले लिया B और C रजिस्टर वाला, तो यहाँ पे B रजिस्टर में भी 8 बिट का डेटा पड़ा, इसमें भी 8, तो टोटली क्या हो गया 16 बिट का। मतलब ये क्या है कि मेमोरी की लोकेशन है। आप पहले रजिस्टर पे गए, BC रजिस्टर पे गए, वहां से आपने एक एड्रेस उठाया, वो एड्रेस आपको कहां लेके गया, मेमोरी के अंदर लेके गया। कहां लेके गया, मेमोरी के लोकेशन पे लेके गया, और उस लोकेशन पे जाके आपने वर्क करना है, मतलब डेटा को वहां पे जाके स्टोर करना है। तो यहाँ पे हम इनडायरेक्ट वे से काम करें, मतलब पहले मुझे दे दिया एक एड्रेस, मैं उस एड्रेस पे गया, वहां मुझे मिला एक और एड्रेस, फिर मैं उस एड्रेस पे गया, तो यानी 2 स्टेप हो गए। तो इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट। है एक्चुअल में क्या, रजिस्टर रजिस्टर तो मेंशन किया कि BC रजिस्टर में जाओ, लेकिन BC रजिस्टर में आपको डायरेक्टली नहीं कुछ मिलेगा, वहां पे आपको एक और एड्रेस मिलेगा, फिर आप उस एड्रेस पे जाओ मेमोरी के अंदर और फिर काम करो। तो यानी ये इनडायरेक्ट वे में हो गया, है रजिस्टर बट इनडायरेक्ट वे में। फिर आ जाता है हमारे पास जैसे फॉर एग्जांपल लास्ट CMA या फिर एग्जांपल STC, इस तरीके से जब भी आ जाए इसको बोलते हैं इंप्लाइड। यहां पे जो ऑपरेंड है वो हिडन है, ऑपरेंड जो है वो हिडन है, मतलब इंस्ट्रक्शन के अंदर ही हाइड करके रख दिया। जैसे इसका मतलब क्या है, कॉम्प्लीमेंट एक्यूमुलेटर, मतलब एक्यूमुलेटर के अंदर ऑलरेडी जो डेटा पड़ा है उसका वंस कॉम्प्लीमेंट कर दो। ठीक है, ऐसे फॉर एग्जांपल मैं दे दूं STC, मतलब जो कैरी फ्लैग है उसकी वैल्यू को सेट कर दो। तो यहाँ पे काम किसके अंदर करना है, कैरी फ्लैग में करना है, एक्यूमुलेटर में करना है, दो चीज मुझे करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कह दूं RRC, मतलब कहने का मतलब क्या है, मैंने बोल दिया कि यार आपके पास जो वैल्यू है एक्यूमुलेटर उसको राइट शिफ्ट करना है, तो राइट शिफ्ट करना है, लेफ्ट शिफ्ट करना है, कहां पे करना है, वो ऑपरेंड वो लोकेशन आपको जो है वो इंस्ट्रक्शन के अंदर ही दे दी, इंप्लाइड ही कर दी, उसके अंदर ही हाइड कर दी। तो ये 5 तरीके के एड्रेसिंग मोड है जो कि 8085 डायरेक्टली सपोर्ट करता है। थैंक यू। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गिट्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में लेके आए इंट्रोडक्शन टू 8086 माइक्रोप्रोसेसर, जिसको हम 8085 का सक्सेसर भी बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने इंटेल वालों ने डिजाइन किया 8085 के बाद 8086, जो कि सन 2000 तक काफी पॉपुलर रहा। गेमिंग डिवाइसेस की बात कर लो, पर्सनल कंप्यूटर्स की बात कर लो, वहां पे भी आपका जो है वो 8086 काफी यूज हुआ है। और जो कमी पेशी आप कह सकते हो कि 8085 में रह गई थी, वो इन्होंने यहां पे रिमूव करने की कोशिश की। तो ये मॉडिफाइड वर्जन है किसका, 8085 का। और यहां पे सबसे पहली चीज आपको क्या इंपॉर्टेंट जो पॉइंट याद रखना है, दैट इज 8086 व्हिच इज डिजाइन्ड बाय द इंटेल, इट इज एन 16 बिट माइक्रोप्रोसेसर। 8085 हमारा क्या था, 8 बिट का माइक्रोप्रोसेसर था, ये है 16 बिट। 16 बिट हम लोग किस पॉइंट ऑफ व्यू पे बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो हमारी डेटा बस है, डेटा बस का साइज कितना है, 16 बिट। आप इसको इस तरीके से सोच सकते हो, मतलब विजुअलाइज कर सकते हो ऐसे कि हमारा जो ALU है, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, मतलब आपका जो यहाँ पे प्रोसेसर है उसके साथ जो लेट्स सपोज मैं कह सकता हूँ कि जो डेटा बस है, जो आपकी डेटा बस है वो कितनी बिट की है, 16 बिट की। तो आप ये कह सकते हो कि पहला पॉइंट तो ये सोच सकते हो कि जो ALU, जो भी अरिथमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन जो भी परफॉर्म कर रहा है, ऐड कर रहा है, सब्ट्रैक्ट कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, डिवीजन, तो वो आपका एक बार में 16 बिट के डेटा पे काम कर सकता है। मतलब आप 16 बिट का डेटा बुलाओ, फिर एक और 16 बिट का डेटा बुलाओ, और फिर आप जो भी करना चाहते हो, एडिशन कर लो, सब्ट्रैक्शन कर लो, मल्टीप्लिकेशन कर लो, इस तरीके से। मतलब 2 बाइट का डेटा आप एक बार में कॉल करके 2 बाइट का दूसरा डेटा कॉल करके आप उसके ऊपर वर्क कर सकते हो। लेकिन 8085 में क्या था कि जो ALU के साथ डेटा बस थी वो 8 बिट की थी। तो यानी पहले आप 8 बिट का डेटा बुलाओगे, फिर आप 8 बिट का डेटा बुलाओगे, और फिर जब आप कोई भी बाइनरी ऑपरेशन जैसे प्लस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो आप कर सकते हो। तो यानी पहले 8 बिट के डेटा पे काम होता था, अब 16 बिट के डेटा पे काम हो सकता है। तो यानी ये ज्यादा पावरफुल है। ऐसा नहीं है कि वहां पे सिर्फ 8 बिट पे होता था, 16 पे भी कर सकते थे, पेयर यूज करते थे, वहां पे हम पेयरिंग करते थे, मतलब 8 के 2 बार बुलाएंगे तो काम तो उसमें भी कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली जो है वो एक ही साइकिल में वो काम हो रहा है, वहां पे डबल साइकिल्स लगते थे। बस ये एक्चुअल में मेजर डिफरेंस है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या कहता है कि जैसे कि हमारा वहां पे डेटा बस जो थी वो 8 बिट की थी 8085 में, और वहां पे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितने थे, अपकोड्स कितने थे, 2 पावर ये पर 8 256, जिसमें से आप कह सकते हो 246 एक्चुअल में इंटेल ने डिजाइन किए कि आप इतने ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो। लेकिन 8086 में 16 बिट है, 2 रेज़ टू पावर 16 65536, इतने ऑपरेशंस किए जा सकते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ ऑपरेशंस देख लो कितने कम थे, यहाँ पे नंबर ऑफ ऑपरेशंस इतने ज्यादा है। जैसे मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, एक सिंपल एग्जांपल है, मल्टीप्लिकेशन जो है या फिर आप डिवीजन करना चाहते हो, यहाँ पे डायरेक्टली कर सकते थे, वहां पे आप नहीं कर सकते। वहां पे या तो फिर राइट शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट करना पड़ता था,
या फिर अगर आपने लेट्स सपोज आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है 2 into 3 क्या होता है 6, ठीक है। तो या तो आप क्या करो 2 + 2 + 2 मतलब एडिशन को ही बार-बार करो तब आप कर सकते थे, लेकिन यहां पे आप मल्टीप्लिकेशन डिवीजन डायरेक्टली भी कर सकते हो। तो ये कहीं ना कहीं नंबर ऑफ ऑपरेशंस जितने ज्यादा परफॉर्म कर सकता है प्रोसेसर उतना ही ऑब्वियसली क्या होगा, पावरफुल होगा, उतना ज्यादा यूज होगा उसका। इट इज अ 40 पिन, वहां पे भी 40 पिन था 8085 में, ये भी आपका क्या है 40 पिन सर्किट जो है वो डायग्राम में, ये हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे कि कौन-कौन सी पिन है। ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी की बात करें तो 5, 8 एंड 10 मेगाहर्ट्ज, वो आपका जो है वो 8085 वर्क करता था 3 मेगाहर्ट्ज पे। कुछ जल रहा है क्या? लेकिन ये वर्क कर सकता है 10 मेगाहर्ट्ज का। इसका डिफरेंस आपको बताता हूं। जैसे आपको पता है कि 10 मेगाहर्ट्ज पे हमारा जो है फ्रीक्वेंसी जो है वो 10 मेगाहर्ट्ज है, तो टाइम पीरियड क्या होता है 1 डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी, यानी 1 डिवाइड बाय 10 मेगा। मेगा को आप क्या लिख सकते हो 10⁻⁶ लिख सकते हो, ठीक है। ये ऊपर जाके क्या हो गया 10⁻⁻⁶। नीचे 10 का 10 ही है। आप इसको या तो ये भी कह सकते हो 0.1 माइक्रोसेकंड, या इसको आप थोड़ा सा और अगर करना चाहते हो, लेट्स सपोज मैं इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 1000 से डिवाइड कर देता हूं, तो ये एक तरह से क्या हो गया, ये वाली वैल्यू जब ऊपर जाएगी 10⁻⁹ हो जाएगी, ये वाली जब ऊपर जाएगी 10⁻⁹ होगी, और यहां पे मेरे पास क्या बचा 100 बचा। इसको आप क्या लिख सकते हो नैनो सेकंड लिख सकते हो, 100 नैनो सेकंड। मतलब एक जो टाइम पीरियड है, जो आपकी क्लॉक है, उस क्लॉक का जो एक टाइम पीरियड है, वो एक टाइम पीरियड आप कह सकते हो 100 नैनो सेकंड का है। और जनरली क्या होता है कि एक टाइम पीरियड पे हम लोग चाहते हैं कि एक टास्क परफॉर्म हो जाए, जैसे फेच करना है, डिकोड करना है, कुछ भी इस तरीके से मुझे वर्क करना है कुछ भी, तो अगर एक टाइम पीरियड में सिर्फ 100 नैनो सेकंड में ये काम जो है वो पूरा कर सकता है, ये एक्चुअल में इसकी पावर है। और अगर हम बात करें 8085 की तो 3 मेगाहर्ट्ज पे वर्क करता था, तो 3 मेगाहर्ट्ज में आप कह सकते हो कि 1 डिवाइड बाय 3 into 10⁻⁶, जिसको आप क्या लिख सकते हो 10⁻⁶ डिवाइड बाय 3, इसको भी आप वही करो 1000 से मल्टीप्लाई 1000 से डिवाइड, ये आपका क्या बन गया, ये आपका वही आपका नैनो सेकंड बन गया। और 1000 डिवाइड बाय 3 करोगे तो 333 समथिंग, मतलब यहां पे 100 नैनो सेकंड में काम हो रहा है, वहां पे तकरीबन 333 नैनो सेकंड में। तो कहीं ना कहीं आपको पता लग रहा है स्पीड का यहां पे फर्क। तो ये आप इस तरीके से इसको एनालाइज कर सकते हो। सो इट इज मोर, आप कह सकते हो कि स्पीड इसमें ज्यादा है, या ये भी कह सकते हो कि टाइम ये कम लेता है टू परफॉर्म द टास्क। 20 बिट एड्रेस बस, ये अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। जैसे ये अब यहां पे आ गया जी एड्रेस बस की बात कर रहे हैं। अब एड्रेस बस का मतलब क्या है, एड्रेस बस हमारे पास है 20 बिट की। अब देखो जी मैंने पहले भी ये चीज करवाई हुई है। अगर लेट्स सपोज मेरी एड्रेस बस है 3 बिट की, मतलब 3 बिट की अगर मेरी एड्रेस बस है, तो देखो इस एड्रेस बस पे या तो 0 का 1, मतलब या तो मैं 000 दे सकता हूं, या मैं 001 दे सकता हूं, या मैं 010 दे सकता हूं, अप टू मैक्सिमम क्या दे सकता हूं 111। मतलब मैं 0 से लेके 7 टोटल 8 एड्रेसेस को एक तरह से आप कह सकते हो कि मेमोरी में आपके पास कितनी लोकेशंस होंगी टोटल, 0 से लेके 7 टोटल 8 लोकेशन होंगी। अगर मेरी 3 बिट की बस है तो 0 से 7 टोटल 8 लोकेशंस को मैं पॉइंट कर सकता हूं, और हर एक लोकेशन में अगर 1 बाइट पड़ा है तो यानी 8 बाइट की मेमोरी को मैं एक तरह से अटैच कर सकता हूं, इंटीग्रेट कर सकता हूं। लेकिन यहां पे 20 बिट की है, तो 20 बिट का मतलब क्या हो गया, 20 बिट की बस का मतलब क्या हो गया 2⁻20 एड्रेसेस को आप रेफरेंस कर सकते हो, पॉइंट कर सकते हो, और हर एक एड्रेस पे अगर 1 बाइट डेटा स्टोर कर सकते हो, तो यानी 2⁻20 into 1 बाइट क्या हो गया मेगाबाइट, 1 मेगाबाइट, तो यानी 1 MB की मेमोरी को आप इंटीग्रेट कर सकते हो इन 8086। तो ये एक अगेन इंपॉर्टेंट कांसेप्ट यहां पे आ जाता है। 8085 में 64 KB का था, लेकिन यहां पे जो है वो 1 मेगाबाइट की मेमोरी को आप इंटीग्रेट कर सकते हो। देन हमारे पास आ जाता है यहां पे सपोज पाइपलाइनिंग, ये भी इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है पाइपलाइनिंग का। जल्दी होता क्या है, जैसे इससे पहले पाइपलाइन नहीं थी तो होता क्या था, जैसे मैंने इंस्ट्रक्शन को फेच किया, फिर मैं चाहता हूं कि इंस्ट्रक्शन को मैं डिकोड करूं, फिर मैं उसको एग्जीक्यूट करना चाहता हूं। तो लेट्स सपोज मेरी इंस्ट्रक्शन बनाई, फेच किया, डिकोड किया, एग्जीक्यूट, उसके बाद मैंने नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को फेच किया, मतलब पहले मैंने पहली वाली को किया, फिर दूसरी वाली को फेच किया, फिर दूसरी वाली को डिकोड एग्जीक्यूट, फिर तीसरी वाली को फेच किया, मतलब मैं एक बार में एक के ऊपर वर्क कर रहा हूं। लेकिन यहां पे पाइपलाइनिंग में क्या है, मैंने पहली वाली को फेच किया, डिकोड किया, एग्जीक्यूट। तो यहां पे जब मैंने पहली वाली को फेच किया कर लिया, उसके बाद जब मैं पहले वाली को डिकोड कर रहा हूं तो दूसरे वाली को मैं फेच कर सकता हूं, जब पहले वाली को मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूं तो दूसरे वाली को मैं डिकोड कर सकता हूं। पाइपलाइनिंग का फुल कांसेप्ट मैंने ऑलरेडी करवाया, ऊपर आपको जो है उसका लिंक दिख रहा होगा। अगर आप डिटेल में करना चाहते हो पाइपलाइनिंग वहां से कर सकते हो, बट इससे थोड़ा सा आइडिया आपको मिल जाएगा कि आपका टाइम जो है यहां पे बहुत ज्यादा लग रहा था, अब टाइम आपका जो है वो कम लगेगा। बाकी मैं अभी 8086 की पूरी डिस्क्रिप्शन में आपको बताऊंगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप ध्यान में रखना। इंट्रोडक्शन टू 8086 और नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स 29000 जो है वो इसके सर्किट में थे। थैंक यू। अगर आप डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिए, क्योंकि मोशन आपके लिए लेकर आया है डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्स मेशर्स। आज के इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं आर्किटेक्चर ऑफ 8086 माइक्रोप्रोसेसर। तो देखने में डायग्राम थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको लग सकता है, किस तरीके से सारी चीजें वर्क करती हैं, एक एक करके आपको बिल्कुल स्टोरी की तरह बताऊंगा, ताकि सारे पॉइंट्स आपके दिमाग में जाके बिल्कुल बैठ जाएं। आपको सारे अच्छे से क्लियर होगी। लेकिन आपको करना क्या है, बस ध्यान से सुनना है लास्ट तक, और जो पॉइंट्स आपको बता रहा हूं उनको नोट कर लेना। तो देखो सबसे पहले आपको बता दूं कि 8086 माइक्रोप्रोसेसर का जो आर्किटेक्चर है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। यहाँ पे सबसे पहली लाइन, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक पार्ट है आपका BIU, बस इंटरफेस यूनिट, ये जो ऊपर वाला आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये वाला है बस इंटरफेस यूनिट, और ये वाला जो पोर्शन नीचे वाला दिख रहा है ये है एग्जीक्यूशन यूनिट। अब सबसे पहली चीज आपके दिमाग में आएगी, सर ऐसा क्यों किया, क्यों इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पैरेलल में काम चलता है। पैरेलल का मतलब क्या है, यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं पाइपलाइनिंग का कांसेप्ट। देखो मैं आपको सिंपल से एग्जांपल से समझाता हूं।
जैसे हमारे पास होता है क्या जनरली, जैसे हमारे पास लेट्स सपोज ये मेरे पास यहाँ पे डिफरेंट टाइम यूनिट्स है, डिफरेंट टाइम में हमारे पास अलग अलग इंस्ट्रक्शंस को हम लोग जो है वो एग्जीक्यूट करते हैं। तो लेट्स सपोज मेरी इंस्ट्रक्शन नंबर 1 आई, ठीक है। सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे इंस्ट्रक्शन नंबर 1 आई, इंस्ट्रक्शन 1 जैसी आएगी तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले नॉर्मली इंस्ट्रक्शन को पहले फेच किया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद इंस्ट्रक्शन को डिकोड किया जाता है, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, 805 में भी बता चुका हूं। फिर हम लोग क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। जनरली ये दो तीन काम तो करते हैं, पहले फेच करते हैं, मेमोरी से उसको लेके आते हैं, फिर डिकोड करते हैं, भैया उसमें लिखा क्या है समझना, ऐड करना, मल्टीप्लाई करना, डिवीजन क्या करना है, उसके बाद एएलयू उसको एग्जीक्यूट करता है। तो जल्दी ऐसे होता है। तो इंस्ट्रक्शन 1 को किया, तो जब वो एग्जीक्यूट हुई मतलब 3 टाइम यूनिट के बाद, अगर हर एक टाइम पे एक काम हो रहा है तो 3 टाइम यूनिट के बाद मेरे को इंस्ट्रक्शन 1 का आउटपुट मिलेगा। अब मुझे इंस्ट्रक्शन 2 को एग्जीक्यूट करना है, तो इंस्ट्रक्शन 2 को मैं कब स्टार्ट करूंगा, इंस्ट्रक्शन 2 को मैं यहां पे स्टार्ट करूंगा, क्योंकि पहले तो ये वाली चल रही है ना, जब ये कंप्लीट हुई फिर इंस्ट्रक्शन को फेच किया 2 वाली को, फिर उसको डिकोड किया, फिर उसको एग्जीक्यूट किया, फिर उसके बाद इंस्ट्रक्शन 3 को किया, 4 को किया, लाइक दिस। तो यहां पे इंस्ट्रक्शन 2 का रिजल्ट मुझे 6 टाइम यूनिट के बाद मिल रहा है। ये कांसेप्ट जो था वो इससे पहले 8086 से पहले था। 8086 कहता आप पैरेलल पे काम करो, पाइपलाइन का कांसेप्ट करो। वो क्या कहता है कि i1 को जब हम फेच कर रहे हैं फिर डिकोड करें, एग्जीक्यूट। तो देखो जब हम i1 को फेच कर रहे हैं तो ठीक, i2 को हम फेच नहीं कर सकते, किसी को भी फेच नहीं कर सकते, लेकिन जब हम i1 को डिकोड कर रहे हैं तब तो भैया करना, मल्टीप्लाई करना, डिवीजन क्या करना है, उसके बाद एएलयू उसको एग्जीक्यूट करता है। तो जल्दी ऐसे होता है। तो इंस्ट्रक्शन 1 को किया, तो जब वो एग्जीक्यूट हुई मतलब 3 टाइम यूनिट के बाद, अगर हर एक टाइम पे एक काम हो रहा है तो 3 टाइम यूनिट के बाद मेरे को इंस्ट्रक्शन 1 का आउटपुट मिलेगा। अब मुझे इंस्ट्रक्शन 2 को एग्जीक्यूट करना है, तो इंस्ट्रक्शन 2 को मैं कब स्टार्ट करूंगा, इंस्ट्रक्शन 2 को मैं यहां पे स्टार्ट करूंगा, क्योंकि पहले तो ये वाली चल रही है ना, जब ये कंप्लीट हुई फिर इंस्ट्रक्शन को फेच किया 2 वाली को, फिर उसको डिकोड किया, फिर उसको एग्जीक्यूट किया, फिर उसके बाद इंस्ट्रक्शन 3 को किया, 4 को किया, लाइक दिस। तो यहां पे इंस्ट्रक्शन 2 का रिजल्ट मुझे 6 टाइम यूनिट के बाद मिल रहा है। ये कांसेप्ट जो था वो इससे पहले 8086 से पहले था। 8086 कहता आप पैरेलल पे काम करो, पाइपलाइन का कांसेप्ट करो। वो क्या कहता है कि i1 को जब हम फेच कर रहे हैं फिर डिकोड करें, एग्जीक्यूट। तो देखो जब हम i1 को फेच कर रहे हैं तो ठीक, i2 को हम फेच नहीं कर सकते, किसी को भी फेच नहीं कर सकते, लेकिन जब हम i1 को डिकोड कर रहे हैं तब तो भैया फेच कर सकते हो i2 को, तब तो आपका फेच यूनिट खाली पड़ा है। आप डिकोड कर रहे हो तो डिकोड वाली यूनिट को यूज करते रहो, फेच वाला खाली पड़ा है तो दूसरी को फेच कर लो, समझ गए। अब देखो जब हम पहली वाली को एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो वो कहता है दूसरी वाली को डिकोड कर लो। किसने बोला भैया डिकोड यूनिट को खाली रखने के लिए, उसको डिकोड करो। और यहीं पे आपके दिमाग में आएगा सर फिर इस हिसाब से इंस्ट्रक्शन 3 को यहां पे फेच किया जा सकता है, बिल्कुल सही पहचाने, यहां पे इंस्ट्रक्शन 3 को फेच करना मतलब कहानी पाइपलाइनिंग क्या कहती है। अब देखो इंस्ट्रक्शन 2 को एग्जीक्यूट कर दिया, इसके बाद तो भैया जो फेच कर रहे हैं तो यहां पे इंस्ट्रक्शन 2 को हमने क्या कर दिया, एग्जीक्यूट कर दिया। तो ये देखो जी आपके पास 4 यूनिट के बाद आंसर मिल गया। पहले जो 6 के बाद मिल रहा था 4 के बाद मिल गया। आपको कहानी थोड़ी सी समझ में आ गई, डिटेल में करनी है तो ऊपर सेक्शन में आपको लिंक दिख रहा होगा पाइपलाइनिंग का, जहां पे पूरी डिटेल में आपको कराया हुआ है, बट आईडिया आपको पता लग गया कि पाइपलाइनिंग इस तरीके से वर्क करती है। तो पाइपलाइनिंग से आपको फास्ट यहां पे काम हो रहा है, तो ये एक्चुअली सबसे बड़ी एडवांटेज है। तो यहां पे मेरे पास जो बीआईयू सेक्शन है, सबसे पहले इसको समझते हैं, ये जो बस इंटरफेस यूनिट है ये किस तरीके से वर्क करता है। तो कहानी आपकी स्टार्ट होती है सबसे पहले ये वाले जो रजिस्टर्स है, रजिस्टर्स कौन कौन से हैं यहाँ पे हमारे पास है ईएस, दैट इज द एक्स्ट्रा सेगमेंट, यहाँ पे है हमारे पास कोड सेगमेंट, ये है हमारे पास टैग सेगमेंट, ये है हमारे पास डेटा सेगमेंट, और लास्ट में हमारे पास इंस्ट्रक्शन पॉइंटर रजिस्टर। तो ये मेरे पास 16 बिट के इस तरीके से हमारे पास 16 बिट के मल्टीपल रजिस्टर्स है, और इनका पर्पस क्या है अब आप वो समझो। हर एक चीज के पीछे लॉजिक है। जैसे पहले पाइपलाइन समझ में आया, वो लॉजिक था, क्यों हम कर रहे हैं दो पार्ट्स में डिवाइड, क्योंकि लॉजिक समझ में आ गया। अब आपको आती है नेक्स्ट कांसेप्ट की, जो मेमोरी है। आपको पता है कि यहाँ पे जो मेमोरी है मेरी, वो मेमोरी अलग से होती है, प्रोसेसर अलग है, मेमोरी अलग है। तो मेमोरी जो है वो आपकी यहाँ पे वर्चुअली डिवाइड की हुई है। क्या की हुई है, डिवाइड की हुई है। जैसे हम अपने लैपटॉप में करते हैं मेमोरी, तो हमारे पास लैपटॉप में आती है 1 टेराबाइट की, लेकिन हम उसको क्या करते हैं सी ड्राइव अलग से, नॉर्मली सी ड्राइव का डिवाइड, फिर हम डी बना देते हैं, ई बना देते हैं, एफ बना देते हैं, तो वर्चुअली। तो यहाँ पे क्या किया हुआ है, मेमोरी को सेगमेंट में डिवाइड किया हुआ है। एक सेगमेंट है आपका कोड सेगमेंट, एक है आपका डेटा सेगमेंट, एक है आपके पास यहाँ पे एक्स्ट्रा सेगमेंट, एक है स्टैक सेगमेंट। अब यहाँ पे जो ये रजिस्टर्स आपको बताइए, ये वाले जो रजिस्टर्स है, इन रजिस्टर्स में होगा क्या, इन अब 12 बजे एक बजे तक आती है, खाता और रख देता था। चारों रजिस्टर्स में जो ये सेगमेंट का स्टार्टिंग एड्रेस होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप कह लो कि मेरी एक पूरी बुक है, एक पूरी बुक है, उस बुक में हमारे पास 4 चैप्टर है, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, ठीक है। हर एक चैप्टर 100 पेज का है। जस्ट फॉर एग्जांपल एक चैप्टर 100 पेजेस का है, ठीक है। अब लेट्स सपोज आपने कुछ लोग एड्रेस जैसे फॉर एग्जांपल 0 से लेके 99, ठीक है, फिर उसके बाद 100 से लेके 199, इस तरीके से एड्रेसिंग दी होगी। अब लेट्स सपोज मुझे चैप्टर 2 में 10th नंबर पेज पे जाना है, चैप्टर 2 में मुझे 10th नंबर पेज पे जाना है, तो मैं कैसे जाऊंगा, पहले मेरे को चाहिए चैप्टर 2 का, ये जो चैप्टर 2 है इसका स्टार्टिंग एड्रेस चाहिए। स्टार्टिंग एड्रेस उठा लिया 100, अब उसमें मुझे कितने नंबर पेज पे जाना है, 10th नंबर पेज पे जाना है। तो लो जी आप 110 नंबर एड्रेस पे जाओ, आपको चैप्टर 2 का 10th पेज नंबर मिल जाएगा। तो क्या किया इस सेगमेंट का स्टार्टिंग एड्रेस निकाल लिया, ठीक है, और उसमें ऑफसेट ऐड कर दिया। ऑफसेट क्या था कि उस चीज में, उस पर्टिकुलर चैप्टर में कितनी वैल्यू पे जाना है, दैट इज ऑफसेट। यही सबसे बड़ी कहानी है। अब आपको ये जो स्टार्टिंग एड्रेस कहां से मिल रहा है, ये जो स्टार्टिंग एड्रेस कहां से मिल रहा है, ये स्टार्टिंग एड्रेस आपको ये स्टैक रजिस्टर्स दे रहे हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ऑफसेट फिर कौन दे रहा है, ये वाला जो आईपी है ना, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, आपको ऑफसेट। तो देखो अब मुझे कोड सेगमेंट में किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे जाना है, तो कोड सेगमेंट से मैंने स्टार्टिंग एड्रेस उठा लिया, प्लस उसमें ऑफसेट ऐड कर दिया, तो हम उस जगह पे पहुंच जाएंगे। बस इसमें छोटा सा और पॉइंट है, होता क्या है यहाँ पे, वैसे कहानी यही है, छोटा सा पॉइंट क्या है कि जो मेरे रजिस्टर्स है ये है 16 बिट के, ये रजिस्टर 16 बिट के, लेकिन जो हमारी मेमोरी है ना, ये जो हमारी मेमोरी होती है वो मेमोरी होती है 1 मेगाबाइट की, 2 पावर 20 बाइट की, 1 एमबी की मेमोरी। ऑलरेडी बता चुका हूं 8086 जो है वो एड्रेस बस कितने बिट की होती है, 20 बिट की, तो जिसको आप कह सकते हो 1 एमबी की मेमोरी, यानी 00000 से लेके FFFF तक, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो एड्रेस है, ये एड्रेस है आपका 20 बिट का, और जो एड्रेस मुझे स्टार्टिंग वाला मिला है वो एड्रेस है 16 बिट का। तो फिर हमें थोड़ा सा इसको कन्वर्ट करना है और फिर उसमें ऑफसेट ऐड करना है। एग्जांपल के तौर पे लेट्स सपोज मेरे को स्टार्टिंग एड्रेस मिला, मैंने कोड सेगमेंट को उठाया, कोड सेगमेंट में से मैंने स्टार्टिंग एड्रेस निकाला, लेट्स सपोज मुझे मिला 1A, ठीक है। ऑब्वियसली 16 बिट का मिलेगा, तो हर नंबर जो है वो हेक्साडेसिमल मिला, तो 0001 आपको पता है 1010 तो इस तरीके से 16 बिट का बन गया। अब उसमें मुझे जो है वो ऑफसेट भी दिया हुआ है, ऑफसेट मैंने इंस्ट्रक्शन पॉइंटर से उठा लिया, ऑफसेट है लेट्स सपोज 1B, तो ये भी 16 बिट का है, ठीक है। ये तो कहानी आपको समझ में आ गई, छोटा सा फर्क है, इन दोनों को डायरेक्टली ऐड नहीं करना, क्योंकि ये 16 बिट का है और यहाँ पे मेरे पास 20 बिट का होता है एड्रेस। तो इसको बस सिर्फ आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 10h, मतलब 10 से मल्टीप्लाई करना है हेक्साडेसिमल 10 से। उससे क्या होगा, ये नंबर देखो 1A1 को जब आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा 1A0, तो ये 0 एक्चुअली में 0000 है, मतलब 4 बिट है। तो देख लो टोटल नंबर आपका हर एक 4 का है, तो 5 into 4 20 बिट का हो गया। तो अब देखो जी 1A0 ये 20 बिट का नंबर हो गया, उसमें ऑफसेट आपका क्या है 1B ऐड कर दो, ये आपका 0 + B होगा, 1 + A + 1 करोगे तो ये भी बन जाएगा, ये आपका C बन जाएगा, ये आपका B बन जाएगा, ये आपका 1 का। तो कहीं ना कहीं आपको कहानी समझ में आ गई कि जो आपका सेगमेंट वाला है रजिस्टर वो आपको स्टार्टिंग एड्रेस देगा, उसमें आपने ऑफसेट ऐड कर देना। अब आपको क्या मिल गया, फिजिकल एड्रेस मिल गया। क्या मिल गया, फिजिकल एड्रेस, जहां पे इंस्ट्रक्शन पड़ी है, अब मुझे उस इंस्ट्रक्शन को फेच करना है। लेकिन यार ये जो कैलकुलेशन कौन कर रहा है, मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस ऑफसेट, ये एक्चुअल में ये यूनिट यहां पे, ठीक है ना। तो इसी वजह से ये याद रखना, यहां पे कई बार लगता है स्टूडेंट को कि 2 ALU है, एक ALU नीचे एग्जीक्यूशन में और एक ये एक्चुअल में ALU नहीं, ये सिर्फ इसको ये फिजिकल एड्रेस को कैलकुलेट करने के लिए बस यहां पे एक सेगमेंट लगाया हो, तो कैलकुलेट करके हम उस पर्टिकुलर लोकेशन से जाके इंस्ट्रक्शन को फेच कर लेंगे। तो कहानी है वो आपको समझ में आ गई। अब उसके बाद ये आपके पास आ गई डेटा बस। अब यहां पे क्या करेंगे, उस इंस्ट्रक्शन को जो भी फिजिकल एड्रेस हमने कैलकुलेट किया वहां पे जाके मेमोरी में उस जगह पे जाओ और उस जगह पे जाके इंस्ट्रक्शन को उठाओ। लेकिन छोटा सा पॉइंट एक और है, इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम बाइट क्यू, ये एक्चुअल में क्या करता है 6 बाइट उठाता है। क्या करता है 6 बाइट उठाता है। 6 बाइट का मतलब क्या है, कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल सा
कांसेप्ट है, हर एक चीज को बड़े लॉजिकली बनाया हुआ है। देखो आप लेट्स सपोज इंस्ट्रक्शन 1 को अभी एग्जीक्यूट कर रहे हो, इंस्ट्रक्शन 1 तो नीचे एग्जीक्यूशन सेक्शन में हो ही एग्जीक्यूट, ये काम तो आप एडवांस में करके रख रहे हो, एडवांस में। तो आपने क्या किया, इंस्ट्रक्शन 2 को फेच किया, लेकिन जब आप इंस्ट्रक्शन 2 एक्चुअली फेच कर रहे हो तो ये टोटल जो है वो 6 बाइट को एक्सेस कर लेता है, एडवांस में थोड़ी एक्स्ट्रा बाइट उठा लेता है। अब सिंपल सा लॉजिक है, अगर एक इंस्ट्रक्शन 1 बाइट की है तो आप कह सकते हो इंस्ट्रक्शन 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 और 6, तो आप कह सकते हो कि 6 इंस्ट्रक्शन आपकी आ जाएंगी उस टाइप में, ठीक है। अगर लेट्स सपोज सॉरी उस क्यू में अगर आप कहते हो कि एक इंस्ट्रक्शन 2 बाइट की है तो फिर आपकी इंस्ट्रक्शन 2 इंस्ट्रक्शन 3 इंस्ट्रक्शन 4 आ जाएगी। अगर एक इंस्ट्रक्शन 6 बाइट की है तो फिर एक बार में एक इंस्ट्रक्शन आपकी आएगी। तो यानी ये एक्चुअल में क्या करता है, कई लगता है 6 इंस्ट्रक्शन उठा लेगा एक बार में, नेक्स्ट डिपेंड करता है साइज के ऊपर। अगर 1 बाइट की इंस्ट्रक्शन तो 6 एडवांस में उठा लेगा, 2 की तो 3 उठा लेगा, बस ये सिंपल। तो ये कहानी याद रखनी आ गई। अब इस क्यू में आ गई, अब क्यू में आपको पता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो सबसे पहले आपकी जैसे ही एग्जीक्यूट हो रही है नीचे ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन 2 3 4 हमारी यहाँ पे पड़ी है, तो उसके बाद क्या होगा, यहाँ से इंस्ट्रक्शन को हम कंट्रोल सेक्शन में देंगे। अब क्या करें, इंस्ट्रक्शन को फेच कर लिया, सारी फेच होगी, अब उसको डिकोडिंग में डाल दिया। जब हमने डिकोडिंग में डाल दिया तो यहाँ पे मान के चलो एक स्पेस खाली हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, एक स्पेस खाली होगा तो उसमें फिर नया भर दिया, जैसे यहाँ से नीचे आई डिकोड में एक फिर भर दिया। तो देखो तीनों चीजें पहले ले रही है, इधर एग्जीक्यूशन हो रही है, इधर डिकोडिंग हो रही है किसी और की, और इधर फेचिंग हो रही है किसी और की। तो वही पाइपलाइन का कांसेप्ट जो है वो आपको समझ में आ रहा होगा, हल्का हल्का विजुअलाइज करने की कोशिश करो। तो यहाँ पे कंट्रोल सिस्टम में आ गया, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन को डिकोड करें, डिकोड करने के बाद क्या करना है, उस इंस्ट्रक्शन का ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना है, यहाँ से इंस्ट्रक्शन जो है वो आपकी जाएंगी और फिर हम आएंगे एग्जीक्यूशन यूनिट पे। When you're ready to start solving on the cloud, the Google Cloud Free program is a great place to start. नेक्स्ट इज एग्जीक्यूशन यूनिट। तो यहाँ पे आपको पता है कि जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं उन सबको एग्जीक्यूट जो है वो हम इस जगह पे करेंगे। तो इंस्ट्रक्शन को हमने फेच कर लिया, डिकोड कर लिया, डिकोड करने के बाद हम उनको क्या करें, एग्जीक्यूट करें। तो एग्जीक्यूशन में सबसे पहले यहाँ पे आपको देखना है कि हमारे पास कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं। तो देखो सबसे पहले हम बात करें यहाँ पे जनरल पर्पस रजिस्टर्स आते हैं, ये आपको दिख रहा होगा AH AL BH BL CH CL DH TL, ये सारे क्या है 8 बिट, ये सारे क्या है 8 बिट के रजिस्टर्स हैं जनरल पर्पस, जिनका बेसिकली जो है वो जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसमें हमें क्या करना होता है, जैसे ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लिकेशन, तो वो जो आपके ऑपरेंड्स हैं वो यहाँ पे आके स्टोर कर सकते हो। अब यहाँ पे फंडा क्या आता है कि ये जो 8 बिट हैं इनको हम कंबाइनली जो है वो 16 बिट में भी यूज कर सकते हैं। जैसे कई बार आ गया कि मेरे को 2 8 बिट नंबर्स को ऐड करना है तो मैं एक को यहाँ पे स्टोर कर सकता हूँ, दूसरे को यहाँ पे, लेकिन अगर लेट्स सपोज मुझे 16 बिट के नंबर दिए दो तो क्या मैं उनको कर सकता हूँ यस। तो फिर आप क्या करोगे, AH और AL को एक कंबाइनली जो है वो 16 बिट की तरह यूज कर लोगे, तो ये हो जाएगा AX, नीचे वाला BX CX एंड DX। तो अगर आप 16 बिट की तरह यूज करें तो AX BX, अगर आप 8 बिट की तरह यूज करें तो इंडिविजुअली भी यूज कर सकते हो। उसके बाद आ जाता है हमारे पास ये SP BP SI DI। तो SP और BP का एक्चुअल में ये सारे के सारे ऑफसेट रजिस्टर्स हैं, जैसा कि हमने पहले भी किया। जो IP है, IP क्या है, एक ऑफसेट रजिस्टर्स है जो आपका कोर सेगमेंट के लिए यूज करते हैं। तो कोर सेगमेंट में आपको पहला एड्रेस मिल गया, आपका जो ऑफसेट IP वो बताएगा कि कोर सेगमेंट में कहां पे जाना है। लेकिन अगर मुझे स्टैक सेगमेंट में कहीं पे जाना है, टॉप ऑफ द स्टैक मेरे को ये दे देगा SP, लेकिन अगर मुझे रैंडम किसी लोकेशन में जाना है स्टैक सेगमेंट में तो SP और BP हेल्प करेंगे। अगर मुझे डेटा सेगमेंट में किसी पर्टिकुलर जगह पे जाना है तो ऑफसेट उसके लिए कौन सा है, SI। और अगर मुझे एक्स्ट्रा सेगमेंट में किसी पर्टिकुलर जगह पे जाना है तो वो मेरा ऑफसेट जो है वो DI की तरह यूज होता है। तो आपके स्टैक जो सेगमेंट है और आपका जो एक्स्ट्रा सेगमेंट है, कोर सेगमेंट है, उनके जो सेगमेंट रजिस्टर है स्टार्टिंग यहां से मिल गया, ऑफसेट आपको यहां पे मिल गया। सिर्फ कोर सेगमेंट का जो IP है, जो ऑफसेट है वो यहां पे पड़ा, बाकियों के नीचे पड़ी है। तो ये पॉइंट याद रखना। अब उसके बाद हमारे पास आ जाता है मेन पार्ट, दैट इज द ALU, जिसका बेसिकली पर्पस क्या है, ऑपरेशंस को परफॉर्म करना। अब देखो हमारे पास लेट्स सपोज मैं एक एग्जांपल के तौर पे रखता हूं, मुझे लेट्स सपोज दो नंबर्स को ऐड करना है, मुझे 10 और 20 को, 10 मेरे पास हेक्साडेसिमल में 20, मुझे इन दोनों को ऐड करना है। जल्दी हम प्रोग्रामिंग करते हैं ये चीज। तो यहां पे एक मेथड क्या हो सकता है, मैं क्या कर सकता हूं, जैसे मैंने किया मूव किया, ठीक है, लेट्स से मैंने 10H को मूव कर दिया AL में, ठीक है, और फिर मैंने मूव कर दिया 20H को लेट्स सपोज मूव कर दिया BL में, मतलब लोअर पार्ट, ये L का मतलब होता है लोअर और H का मतलब होता है हाई। तो आप हाई में भी कर सकते हो, लोअर में भी कर सकते हो। मैंने 8 बिट नंबर लिया तो आप कोई भी 8 बिट रजिस्टर यूज कर सकते हो। अगर 16 बिट का नंबर लोगे तो फिर AX यूज करना पड़ेगा। तो यहां पे मूव कर दिया मैंने 10 को AL में, 20 को लेट्स सपोज BL में, और फिर मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया लेट्स सपोज ALB, ठीक है। तो एक मेथड तो मेरा ये हो सकता है। दूसरा मेथड मैं क्या यूज कर सकता हूं, मैंने क्या किया, मूव कर दिया 10 को AL के अंदर, मतलब एक रजिस्टर में मूव कर दिया और उसके बाद मैंने डायरेक्टली ऐड कर दिया AL में 20H। अब इन दोनों को देखो कैसे एग्जीक्यूशन करता है 8086। सबसे पहले अगर हम इसकी बात करें तो क्या किया, 10 को AL में मूव किया। तो देखो आपको पता है ये सारी इंस्ट्रक्शन सबसे पहले क्या होगा, कोड सेगमेंट से हम पर्टिकुलर जगह पे जाएंगे, फिर ऑफसेट जो है उसमें ऐड होगा, वो मेरे को पर्टिकुलर फिजिकल लोकेशन दे देगा, फिर मैं वहां से इंस्ट्रक्शन को फेच करके यहां पे ले आया। अब इंस्ट्रक्शन को मैंने क्या किया, डिकोड किया। डिकोड करने के बाद पता लगा मुझे कि आपको 10 जो है, जो वैल्यू 10 थी वो कहां पे पड़ी, आपकी AL के अंदर पड़ी है, तो वहां से आप उसको फेच करोगे ALU के अंदर ले आओगे। मतलब यहां से आपकी 10 वैल्यू जो है वो यहां पे आ गई और फिर BL से 20 वैल्यू जो है वो आपकी यहां पे आ गई। उसके बाद आपने क्या किया, ऐड किया। तो ऐड जब करोगे तो ऐड क्या करेगा, AL AL + BL, मतलब दोनों की वैल्यू 10 + 20 हो गया 30 और उसकी वैल्यू को AL में ही स्टोर कर दिया टेंपरेरी। तो ये सारी जो है वो बस आपकी हेल्प करेगी वैल्यू को मूव करना, दोबारा स्टोर करना रिजल्ट को। तो ये सिंपल सी कहानी होगी कि कैसे एग्जीक्यूशन होती है। लेकिन अगर लेट्स सपोज आप दूसरे तरीके से करते हो, इसमें क्या होगा, 10 वैल्यू जो है वो आपकी पहले मूव होगी, एक रजिस्टर में आपकी AL में 10 वैल्यू आ गई, उसके बाद हमने डायरेक्टली ऐड कर दिया AL के अंदर 20। अब ये 20 जो है ये क्या है, आपका ऑपरेंड, ये 20 जो है वो आपका डायरेक्ट जो है वो वैल्यू है। तो आपको यहां पे एक चीज बड़ी ध्यान से देखनी है, ये वाली जो लाइन, मे भी अगर आपको ध्यान से देखो ये वाली लाइन आपको दिख रही होगी, ये वाली ये लाइन, ये डायरेक्ट ये लाइन एक्चुअल में क्या कर रही है, जब आपने ये इंस्ट्रक्शन देखी ऐड, कौन सी इंस्ट्रक्शन थी, ऐड AL 20H। अब देखो AL के अंदर क्या वैल्यू पड़ी है, 10 पड़ी है, वो तो मैं यहां से कॉल करूंगा। तो एक वैल्यू तो मेरी यहां पे लेट्स सपोज 10 जो है वो यहां पे आ गई। अब दूसरी जो 20 है वो डायरेक्टली मेरी यहां से 20 इधर को आ जाएगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फंडा है कि आप जो है वो इस तरीके से भी एडिशन जो है वो कर सकते हो। तो डायरेक्टली 20 यहां पे आ गई, 10 + 20 हो गया 30। तो आप जो है वो ALU जो है वो आपका दोनों तरीके से जो है वो वर्क करेगा, या तो आप इस तरीके से इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करवा लो या फिर आप डायरेक्टली जो है वो एग्जीक्यूट करवा सकते हो। तो ये जो है वो आपका एग्जीक्यूशन पार्ट इस तरीके से वर्क करता है। उसके बाद आपके आ जाता है ऑपरेंड एंड फ्लैग। ऑपरेंड जो है वो बेसिकली टेंपरेरी रजिस्टर है, जैसे 8085 में भी था आपका टेंपरेरी रजिस्टर, एक्सचेंज इंस्ट्रक्शन वगैरह अगर आपको एग्जीक्यूट करनी है। प्रोग्रामर इसमें कोई अपनी प्रोग्रामर के लिए नहीं है, माइक्रोप्रोसेसर खुद इसको यूज करता है। और फ्लैग जो है वो आपका स्टेटस, जो आपका रिजल्ट है उसका स्टेटस, जैसे प्लस में आ रहा है रिजल्ट या माइनस में आ रहा है, पैरिटी वैल्यू क्या है, या फिर आपके पास ओवरफ्लो आ रहा है या नहीं, तो वो सारी चीजें जो है वो फ्लैग रजिस्टर उसका स्टेटस बताता है। तो रिजल्ट आपका यहां पे स्टोर हो जाएगा, लेकिन रिजल्ट का जो स्टेटस है वो फ्लैग रजिस्टर आपको बता देगा। तो ये जो है वो बेसिकली फुल वर्किंग है कि कैसे 8086 जो है वो वर्क करता है। तो आप पूरी कहानी जो है वो बेसिकली इसी तरीके से याद रख सकते हो। Stop wasting time and resources on outdated geospatial data. Planet is the leading provider of daily satellite imagery. Dear students, welcome to Bits Measures। इस वीडियो में बेसिक इंट्रोडक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं 8051 माइक्रो कंट्रोलर की, और उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सारे इस वीडियो में कवर करूंगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर नहीं करोगे कर लीजिए, तो डिवाइस से सब्सक्राइब करवा सकते हो, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइबर बहुत जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात आपको पता है कि यहाँ जो माइक्रो कंट्रोलर होता है, हमारी जो मेमोरी, माइक्रो प्रोसेसर, टाइमर, IO, इन सबको अगर मैं एक ही चिप के ऊपर एम्बेड कर दूं, उसको हम बोलते हैं माइक्रो कंट्रोलर, जो कि आपके एम्बेडेड सिस्टम्स में यूज की जाती है। तो मेरी ये जो चिप है, इस चिप के ऊपर मैंने इन सब चीजों को लगा दिया। अब जो मेरा 8051 माइक्रो कंट्रोलर है उसमें कई बार आ जाता है कि जो मैं प्रोसेसर
यूज कर रहा हूं, जो मैं माइक्रो प्रोसेसर यूज कर रहा हूं, वो माइक्रो प्रोसेसर की मेरे पास कितनी पावर है, मतलब वो कितनी वैल्यूज के ऊपर वर्क कर सकता है। तो यहां पे याद रखना जो माइक्रो प्रोसेसर होता है 8 बिट। 8 बिट का मतलब क्या है कि अगर लेट्स सपोज आपने दो 8 बिट नंबर्स को ऐड करना है तो आप माइक्रो प्रोसेसर ये वाला जो माइक्रो कंट्रोलर जो है वो यूज हो सकता है उस केस में। मतलब कहने का कि अगर आपके पास कोई भी दो 8 बिट नंबर है, 8 बिट नंबर का मतलब क्या हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल एक नंबर हमारे पास 0001, एक नंबर हो गया 1000, ऐसे हमारे पास दूसरा नंबर हो गया 1001 1000। तो इस तरीके से मेरे पास ये क्या है, ये 8 बिट एक नंबर है और ये भी 8 बिट एक नंबर है। तो इन दोनों को अगर मुझे ऐड करना है, माइनस करना है, कुछ भी, तो मैं इस प्रोसेसर को माइक्रो प्रोसेसर को यूज कर सकता हूं। तो यहां पे वैसे हम जनरली बाइनरी में इस तरीके से रिप्रेजेंट नहीं करते, हमेशा जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो हेक्साडेसिमल में होती है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये जो 0001 ये क्या एक तरह से 1 और ये 1000 क्या होता है आपका 8। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो 1 इसको 8 और लास्ट में क्या लिख दो h, जिससे पता लग जाए कि ये हेक्साडेसिमल नंबर है। ऐसे ही 1001 ये क्या होता है आपका 9 और 100 ये क्या होता है आपका 8 हेक्साडेसिमल में। तो इस तरीके से हम लोग जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं नंबर्स को। तो हमेशा याद रखना 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर को यूज किया जाता है ताकि दो 8 बिट नंबर्स के ऊपर कोई भी कंप्यूटेशन करनी है तो सिंगल साइकिल में आप उसको कर सकते हो। अगर आपको लेट्स से इससे ज्यादा करनी है, लेट्स से आपको 16 बिट की करनी है, तो वो पहले 8 बिट को करेगा, फिर उसके बाद दोबारा से नेक्स्ट 8 बिट, फिर दो साइकिल्स में उसी काम को कंप्लीट करेगा। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पे मेमोरी की, तो मेमोरी में जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे रैम एंड रोम दोनों को यूज किया जाता है। रोम का बेसिकली पर्पस होता है जो प्रोग्राम्स हैं उनको सेव करने के काम आती है, और जो रैम है उसका यूज होता है आपका डेटा को सेव करने का। सिंपल सा एग्जांपल है जैसे रिमोट कंट्रोल, जब आपको पता है कि माइक्रो कंट्रोलर जो है वो आपके इस तरीके से रिमोट्स में यूज किया जाता है। तो ये जो प्रोग्राम है, ये जो प्रोग्राम है उसको स्टोर करते हैं रोम के अंदर। प्रोग्राम मतलब जैसे मैंने यहाँ पे अलग-अलग फीचर्स है कि अगर मुझे लेट्स से हीट करना है या मुझे कूल पे जाना है या मुझे कोई भी अगर लेट्स सपोज किसी भी टेंपरेचर को सेट करना है, प्लस करना, माइनस करना, जो भी फंक्शन यहाँ पे वर्क कर रहा है, ये सारी फंक्शनैलिटी हमने कहां पे सेव कर दी, रोम के अंदर। क्यों? क्योंकि रोम क्या होती है परमानेंट, एक बार आपने डेटा डाल दिया तो उसको चेंज नहीं कर सकते बाय डिफॉल्ट। और ऑब्वियसली आप चाहते हो इसको चेंज करना, अब आपको पता है कि मिनिमम टेंपरेचर इसमें 16 से नीचे नहीं जा सकता, तो आप अपनी मर्जी से इसको चेंज नहीं कर सकते कि यार नहीं मेरे को तो 10 का चाहिए तो मैं आप माइनस 10 नहीं, ऐसा कुछ भी इसमें नहीं कर सकते। तो फिक्स हो गया। और दूसरा क्या होता है रोम का फायदा कि ये नॉन वोलेटाइल होती है। अगर आपने पावर सप्लाई ऑफ भी कर दिया, आपने लेट्स से इसमें से अगर आप सेल निकाल भी दो तब भी प्रोग्राम आपके एज इट इज सेव रहेंगे। और दूसरा आ जाता है आपका रैम। रैम क्या होता है वोलेटाइल, मतलब कहने का कि इसमें हम डेटा को सेव करते हैं। जैसे अभी मैंने टेंपरेचर रखा है 24, अब मैं चाहता हूं कि कल को 26, परसों चाहता हूं मैं 28, हो सकता है उसके नेक्स्ट डे में नहीं इजी ऑन करना चाहता। तो ये चीजें फिक्स नहीं है, आप डेटा को कभी भी चेंज कर सकते हो, तो वो आपका रैम के अंदर जो है वो डेटा सेव रहता है। तो दैट्स व्हाई बोथ मेमोरीज आर यूज्ड और इनका साइज है 128 बाइट एंड 4 KB। हां फर्दर आप एक्सटेंड कर सकते हो मोबाइल्स की तरह, जैसे इंटरनल मेमोरी आती है, अगर आप एक्सटर्नल कार्ड लगाना चाहते हो लगा सकते हो, तो इसमें भी 64 KB तक आप रोम को एक्सटेंड कर सकते हो, करना चाहते हो। दैट्स व्हाई जो एड्रेस लाइन है, जो एड्रेस जिसके ऊपर ट्रांसफर होता है, जो एड्रेस लाइन है वो इसके अंदर होती है 16 बिट की, क्योंकि एड्रेस लाइन अगर 16 बिट की है तो आप कह सकते हो 2⁻16 वैल्यूज तक हम लोग सेव कर सकते हैं। 2⁻16 क्या होता है 64 KB। कैसे 2⁻6 into 2⁻10 कर सकते हो। 2⁻10 क्या होता है किलो, 2⁻6 क्या होता है 64। तो 64 किलो बाइट की आप मैक्सिमम मेमोरी को इसके साथ अटैच कर सकते हो। बट बाय डिफॉल्ट 4 KB आता है और रैम जो है वो 128 बाइट की आती है। और अगर हम इसमें बात करें टाइमर एंड IO की, तो यहाँ पे जो IO इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स होते हैं एक्चुअल में, कि अगर आपने इनपुट आउटपुट किसी भी डिवाइस को कनेक्ट करना है तो हमारे पास 4 पोर्ट्स, यहाँ पे याद रखना टोटल कितने हैं 4 पोर्ट्स होते हैं और हर एक पोर्ट जो है वो 8 बिट का होता है। हर एक पोर्ट आपका 8 बिट का पोर्ट जो है वो मतलब ऐसा डिवाइस जिसके अंदर 8 बिट है तो आप 8 बिट जो है वो डायरेक्टली इसके साथ कनेक्ट कर सकते हो। भाई एग्जांपल के तौर पे जैसे ये अब इसके अंदर मेरा ये कीपैड है, ये कीपैड को ऑब्वियसली इस चिप के साथ कनेक्ट किया होगा, तो ये कीपैड को चिप के साथ कैसे कनेक्ट करोगे, मतलब इस पोर्ट में आप इसकी कनेक्टिविटी कर दो। वैसे ही अगर लेट्स सपोज कोई LED है, उस LED के साथ आपने आउटपुट लेना तो आप उसको आउटपुट के थ्रू, आउटपुट पोर्ट के थ्रू उसको वैल्यू दे सकते हो। तो ये बेसिकली इनपुट आउटपुट का फायदा है। टाइमर की बात करें तो 8051 हैज 216 बिट अब टाइमर्स का अब आपको पता है यार, यही एग्जांपल यार, जैसे मैंने बोल दिया कि आधे घंटे बाद मेरे को एसी जो है वो ऑफ चाहिए तो ऑटोमेटिकली हो जाता है ना, ये 1 घंटे बाद चाहिए, तो ये सारी चीजें जो है वो कौन करता है सेट, टाइमर के थ्रू आप इसको मेंटेन कर सकते हो। तो यहाँ पे ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। और लास्ट में आ जाता है 8 बिट डेटा लाइन। डेटा लाइन का मतलब क्या हो गया कि आपके पास दो होती है, जो बस में एक होती है डेटा और दूसरा आपका एड्रेस। तो एड्रेस जो है वो मैक्सिमम 16 बिट और जो डेटा है वो आपका 8 बिट। तो ऑब्वियसली यार जो आपका प्रोसेसर वो एक बार में 8 बिट को डेटा को ऐड करता है, मल्टीप्लाई करता है, जो भी आप करना चाहते हो, तो वो चीज आपकी डेटा के थ्रू ही ट्रांसफर होती है। तो इस वजह से ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम या फिर कॉलेज एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, नोट कर लेना। थैंक यू। 8051 माइक्रो कंट्रोलर की 40 पिन को अगर शॉर्ट्स में देखना हो तो सिंपल सा फंडा है। चार तो इसके अंदर इनपुट आउटपुट पोर्ट्स हैं जिनके थ्रू आप एक्सटर्नल डिवाइसेस लाइक मेमोरी हो गया, सेंसर्स, स्विचेस, LEDs ये सारे कनेक्ट कर सकते हो। हर एक पोर्ट 8 बिट है तो 8 का 32 पिन तो ही होगी। बाकी की बची हुई 8 पिन में हमारे पास +5 वोल्टेज पावर सप्लाई देने के लिए VCC, VSS आपकी ग्राउंड सिग्नल हो गया। यहां पे अगर बात करें 12 मेगाहर्ट्ज की अगर फ्रीक्वेंसी जनरेट करनी है तो क्रिस्टल ऑसिलेटर के थ्रू की जाती है, 2 पिन इसके लिए होगी। रीसेट करना है माइक्रो कंट्रोलर को 0 0 पे तो आप रीसेट कर सकते हो। ALE एड्रेस लैच इनेबल कि अगर आपके पास एक्सटर्नल मेमोरी से आप एड्रेस दे रहे हो या एड्रेस ले रहे हो या डेटा ले रहे हो तो अगर उनको डिस्टिंग्विश करना तो उसके लिए आता है EAN PSEN, ये दोनों अगर एक्सटर्नल रोम कनेक्ट की हुई है, वैसे तो इंटरनल रोम होती है, एक्सटर्नल रोम कनेक्ट हुई है तो उसके थ्रू अगर मुझे कुछ भी लेना है, प्रोग्राम लेना है भेजना तो उसके लिए यूज की जाती है। वैसे पोर्ट 3 की अदर फंक्शनैलिटीज भी है, उसके लिए आपको फुल वीडियो देखनी पड़ेगी। 52 LPA, 48 LPA, 72 LPA, 19 LPA. These are offer letters my students received. Dear students, welcome to Great Measures। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कंडीशनल ब्रांचिंग इन 8085। तो अगर हम कंडीशनल ब्रांचिंग की बात करें तो हमें पता है कि कांसेप्ट क्या कहता है कि अगर तो कंडीशन ट्रू हुई तो हम जंप करके किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे जाएंगे, अदरवाइज हम नॉर्मली एग्जीक्यूशन करेंगे अपना सीक्वेंशियली जैसे चलता है। तो अगर हम बात करें कंडीशन कौन सी है, कहां से आती है कंडीशन, तो यहां पे फ्लैग्स जो है जो हमने पढ़े ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, अगर आपने नहीं पढ़ा तो ऊपर लिंक पे आपको दिखा रहा होगा वहां पे कि फ्लैग्स जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लैग्स होते हैं। जनरली हमारे पास 5 तरीके से फ्लैग होते हैं। एक होता है हमारे पास जीरो फ्लैग, एक होता है कैरी फ्लैग, एक होता है पैरिटी, एक साइन और एक ऑक्सिलरी। अब इसमें से ऑक्सिलरी वाला जो है वो यूज नहीं होता, बट बाकी के चारों फ्लैग्स की कंडीशन के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि जंप करना है या नहीं करना। तो बाकी के कौन से चार बचे, कैरी फ्लैग, जीरो फ्लैग, पैरिटी एंड साइन। और यहां पे फिर वही बात है, दो चीजें आ गई। यहां पे सबसे पहले क्या कहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जेसी, जेसी का मतलब क्या है, जंप टू द एड्रेस। यहां पे हम क्या कहते हैं जेसी और साथ में एड्रेस, जैसे मैंने एड्रेस दे दिया 2021 तो इसका मतलब क्या हो गया जंप करो 2021 पे। लेकिन कब, हम जैसे जेएनपी में अनकंडीशनल में तो वो जंप करेगा, लेकिन यहां पे कब करेगा, अगर मैं लिख दूं जेसी 2021 इसका मतलब क्या है जंप टू द एड्रेस इफ कैरी फ्लैग इज 1। मतलब अगर आपने ये लिख दिया और अगर आपने देखा कि कैरी फ्लैग की वैल्यू क्या है 1 तब तो ये जंप करेगा, लेकिन अगर कैरी फ्लैग की वैल्यू है 0 तो ये जंप नहीं करेगा, तब ये सीक्वेंशियली चलेगा। बस ये सिंपल सा कांसेप्ट है। उसके बाद आपका आ जाता है भाई जेएनसी, ये क्या है जंप टू द एड्रेस इफ द कैरी फ्लैग इज 0। अगर 0 है तब जंप करना, अगर 1 है तो जंप नहीं करना। और ऐसे ही आपके पास जेजेड वो 0 फ्लैग के ऊपर आ जाता है, अगर 1 है तो जंप करो। ये कह रहा है कि अगर 0 है तब जंप करो। ये कह रहा है कि अगर मेरे पास पैरिटी फ्लैग इज 1 मतलब वही इवन पैरिटी है, नंबर 1 अगर इवन है तब जंप करो, अगर नंबर 1 ऑड
है इसमें तब जंप करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ये आ जाता है जी अगर आपका रिजल्ट माइनस में आ रहा है, मतलब साइन फ्लैग वैल्यू 1 होती है तभी माइनस, तो तब जंप करना, अदरवाइज नहीं करना। और ये कहता है कि जब आपका रिजल्ट पॉजिटिव है, मतलब साइन वैल्यू जब साइन फ्लैग वैल्यू 0 है तब जंप करो, अदरवाइज मत करो। ये सिंपल सा कांसेप्ट है। और यहां पे अगर आपसे पूछ ले कि ये सारी इंस्ट्रक्शंस का साइज कितना है, तो ये सारी इंस्ट्रक्शंस का साइज है 3 बाइट। कैसे? ये देखो, ये सारी जो JC JNC ये सारी एक्चुअल में आप कोड्स के अंदर डिफाइंड है। ये सारी जो है वो इंटेल 8085 का जो आपको शीट है उसके अंदर ऑलरेडी डिफाइंड है, और ये सारी 1 बाइट स्पेस लेती है, ठीक है, क्योंकि इनको हेक्साडेसिमल कोड दिया हुआ है 1 बाइट का, ठीक है। तो यहां पे 1 बाइट तो है, लेकिन उसके साथ जो एड्रेस एरिया हमें पता है कि एड्रेस जो है 8085 में जो मेमोरी है मेरी 16 बिट की एड्रेस बस है, मतलब एक एड्रेस अगर 16 बिट का है तो यानी 2 बाइट कह सकते हो आप। तो 1 बाइट ये स्पेस ले रहा है, 2 ये ले रहा है, तो टोटल जो है वो 3 बाइट जो है वो ये सारी 3 बाइट स्पेस ही में जो है वो मेमोरी के अंदर लेती है, ठीक है। अब यहां पे एग्जांपल के तौर पे जैसे सिंपल एग्जांपल मैं यहां पे आपको बताता हूं, ये सारे पॉइंट नोट कर लेना। लेट्स सपोज हमारे पास इस तरीके से आ जाए MBI, जैसे फॉर एग्जांपल मैं मूव इमीडिएट कर रहा हूं और यहां पे A05H, ठीक है, कुछ इस तरीके से मैंने दे दिया और यहां पे मेंशन कर दिया लूप। जल्दी हमें पता है कि लूप इफ एल्स उन्हीं की स्टेटमेंट में हम लोग क्या करते हैं, जंप करते हैं। तो लूप में मैंने लिख दिया लेट्स सपोज यहां पे DCR डिक्रीमेंट कर दिया A की वैल्यू को, और यहां पे लास्ट में लिख दिया JNZ, ठीक है, मतलब जंप इफ नॉन जीरो, तो यहां पे क्या लिख दिया लूप। तो जल्दी होगा क्या, ये सिंपल सा है कि यहां पे मैंने जो है वो इसमें लिखा है, ये असेंबली लेवल लैंग्वेज में आपको यहां पे मेंशन किया, तो सबसे पहले बता आपको ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी, तो इसका मतलब क्या, मूव करो इमीडिएटली 05 वैल्यू A के अंदर। तो A क्या है मेरा एक्यूमुलेटर, एक रजिस्टर एक्यूमुलेटर, उसके अंदर 05 वैल्यू हेक्साडेसिमल वैल्यू है 05, वो आ गई, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या आएगा, तो इस इंस्ट्रक्शन में क्या है लूप, जैसे ये वाली जो आप मेमोरी में डालोगे, तो मेमोरी में लेट्स सपोज 2001 लोकेशन में मेरी MBI आ गई, ठीक है, 2002 लोकेशन MBI A इसमें आ गई, 2002 में मेरा एड्रेस आ गया 05, ठीक है। तो पहले इसको एग्जीक्यूट किया, फिर इसको, तो इसको पता लगे एक्यूमुलेटर में वैल्यू डाल दो। उसके बाद गया है 2003 में, तो 2003 में क्या है DCR, और ये क्या है एक तरह से लूप वैल्यू है। अब यहां पे होगा क्या, डिक्रीमेंट A की वैल्यू को क्या करेंगे डिक्रीमेंट। तो ये कह रहा है अगर इसमें पूछ ले आपसे कि कितनी बार लूप एग्जीक्यूट होगा, तो देखो सबसे पहले लूप के अंदर गया, मतलब एक बार मेरा लूप जो है वो एग्जीक्यूट हो गया, एक बार लूप एग्जीक्यूट हो गया, अंदर गए डिक्रीमेंट किया A की वैल्यू को, तो A की वैल्यू जो है वो 04 हो जाएगी, ठीक है, डिक्रीमेंट हो गई वैल्यू। डिक्रीमेंट होने के बाद ये गया JNZ, अब JNZ मतलब क्या है, जंप इफ नॉन जीरो। यहां पे अगर बात करें क्या वैल्यू मेरे आउटपुट जो है वो 0 के बराबर आ रही है, नहीं, ये वैल्यू जो है वो 0 के बराबर नहीं आ रही, तो यहां पे एक तरह से जो 0 फ्लैग होगा वो 0 फ्लैग जो है वो 1 कब होता है, जब आंसर 0 आता है, लेकिन यहां पे आंसर 0 तो नहीं है, तो यानी मेरा ये फ्लैग 0, तो ये जंप करेगा, ये एक्चुअल में क्या करेगा, यहां पे जंप इफ नॉन जीरो। तो देखो मेरा नॉन जीरो आ रहा है, तो ये जंप करेगा कहां पे, लूप, मतलब दोबारा फिर लूप के अंदर गए, फिर डिक्रीमेंट किया, एक बार लूप में चल गया, दोबारा फिर चल गया, लो जी एक बार फिर चल गया मेरा लूप, ठीक है, 2 बार चल गया, और फिर उसके बाद यहां पे फिर डिक्रीमेंट कर दिया वैल्यू, जैसे डिक्रीमेंट की फिर देखेगा क्या मेरा रिजल्ट जो है वो नॉन जीरो है, यस मेरा रिजल्ट जो है वो नॉन जीरो है, तो फिर लूप के अंदर गया, लो जी डिक्रीमेंट किया A की वैल्यू को, और यहां पे लूप जो है वो मेरा 3 बार चल गया, डिक्रीमेंट करने के बाद फिर देखा रिजल्ट जो है जंप इफ नॉन जीरो, जंप देखो यहां पे नॉन जीरो वैल्यू है, यस नॉन जीरो है, तो जंप करके कहां पे लूप पे चले जाओ, मतलब इस एड्रेस पे दोबारा, जहां पे भी एड्रेस है ये वाला जो एड्रेस है उस पे चले जाओ, फिर डिक्रीमेंट करो, डिक्रीमेंट किया तो वैल्यू क्या होगी 01, लूप एक बार और चल गया, फिर क्या होगा जंप इफ नॉन जीरो, तो देखो वैल्यू क्या है नॉन जीरो, अभी भी 0 नहीं हुई, वैल्यू क्या है नॉन जीरो, अभी भी जो मेरा 0 फ्लैग है वो 0 दिखा रहा है, तो फिर जंप करेगा, फिर डिक्रीमेंट किया, डिक्रीमेंट कर दिया, यहां पे लूप एक बार और चल गया और डिक्रीमेंट कर दी, वैल्यू क्या होगी 0। अब देखो नीचे आएगा, ये स्टेटमेंट ने तो डिक्रीमेंट कर दी, लूप 5 बार चल गया, अभी लूप के अंदर ही है JNZ लूप, मतलब जंप इफ नॉन जीरो, तो वैल्यू क्या है नॉन जीरो है, नहीं, अब वैल्यू मेरी 0 के बराबर है, तो यहां पे जो मेरा Z फ्लैग है, जो 0 फ्लैग है वो 1 हो जाएगा, 1 हो गया, तो ये ट्रू नहीं हुआ, मतलब एक तरह से यहां पे जंप इफ नॉन जीरो पर ये तो 0 हो गया, तो यानी लूप से बाहर चला जाएगा, लूप से बाहर आ जाएगा। तो देखो आपका लूप जो है वो कितनी बार एग्जीक्यूट हुआ, 5 टाइम्स आपका लूप जो है वो एग्जीक्यूट हुआ। तो इस तरीके से जो हम नॉर्मल जैसे सी प्रोग्रामिंग में करते हैं कांसेप्ट वही है, लेकिन असेंबली लेवल लैंग्वेज में किस तरीके से एग्जीक्यूट होती है वो आपको पता लग गया। थैंक यू। रांची का कंडीशन अगर क्या कहता है 8051 माइक्रोकंट्रोलर की 40 पिन को अगर शॉर्ट्स में देखना हो तो सिंपल सा फंडा है, चार तो इसके अंदर इनपुट आउटपुट पोर्ट्स हैं जिनके थ्रू आप एक्सटर्नल डिवाइसेस लाइक मेमोरी हो गया, सेंसर्स, स्विचेस, एलईडी सारे कनेक्ट कर सकते हो। हर एक पोर्ट 8 बिट है, तो 8 का 32 पिन तो ये होगी, बाकी की बची हुई 8 पिन में हमारे पास +5 वोल्टेज पावर सप्लाई। अभी टाइम कितना हो रहा है वेट में देख लो पहले, और टाइम हो रहा है 6:47, और एक जो गेट्स में वाली प्लेलिस्ट थी वो मेरी कंप्लीट हो चुकी है और समझ आया थोड़ा बहुत। मेनली जो मुझे सबसे अच्छे तरीके से समझ आया वो फ्लैग वाला अच्छा था, फ्लैग रजिस्टर, और बाकी के भी थोड़े बहुत समझ आई, बाकी नहीं भी आए थोड़े बहुत, पर वो देखना अभी 5 मिनट इंजीनियरिंग का देखूँगा। मेनली मुझे खुद नींद आ गया, तो मैं उनकी गलती नहीं बताऊँगा, मैं खुद नहीं समझ रहा था जो भी, पर हाँ 5 मिनट इंजीनियरिंग की आप वीडियो देखनी है। और मैं सोच रहा था लाइव स्ट्रीम करने के लिए, तो बताना जैसा भी हो, लाइव स्ट्रीम वैसे मैं करने की सोच रहा हूँ, पर वही होता है ना कि अभी ज़्यादा कुछ पता नहीं था, तो मैंने इसको इनिशिएट नहीं किया लाइव स्ट्रीम से। मैं उनसे पहले रिकॉर्ड कर लेते, फिर उसे अपलोड करते, फिर जैसा भी होगा। तो बाय, स्टे ट्यून, देखते कुछ और अच्छा हो, बाकी क्या होगा मेरा खुद का नहीं पता, नौकरी जब एक मिले।